एक इलीगल चिमेरा लैब के अंदर कुछ साइंटिस्ट्स एक शॉकिंग डिस्कवरी करते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर, जो एक पावरफुल एस रैंक चिमेरा है और जिसे नंबर 17 कहा जाता है, अब धीरे धीरे अपनी फंक्शनैलिटी खो रहा है। उन्हें लगता है कि अब इसका कोई यूज नहीं बचा, तो वो इसे डीमन रेल्म में फेंक देते हैं कुछ हंटर्स के साथ, ये कहकर कि इसे उनकी प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन वापसी बिल्कुल फॉरबिडन है। जैसे ही डीमन रेल्म के अंदर एंट्री होती है, वहां अनगिनत मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, लेकिन नंबर 17 उन्हें बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि हंटर्स सुरक्षित रहें। मिशन खत्म होते ही जब गेट बंद होने लगता है, वो हंटर्स उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं जैसे पहले से प्लान किया गया था। अब बिना किसी ऑर्डर के और बॉडी धीरे धीरे फेल होने लगती है, तभी 17 की ह्यूमन मेमोरीज वापस आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वो एक ऑर्फिन था जिसे किडनैपिंग के बाद लैब में लाया गया और 500 से ज़्यादा मॉन्स्टर सेल्स उसके अंदर इंजेक्ट किए गए थे ताकि वो चिमेरा बन सके। जब उसकी लाइफ खत्म होने लगती है, उसका कोर एक मैसिव एक्सप्लोजन रिलीज करता है और फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट होता है। नंबर 17 मरता नहीं बल्कि रीबॉर्न होता है, लेकिन इस बार वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि अपना ओरिजिनल ह्यूमन फॉर्म पा लेता है। वो हैरान रह जाता है ये सोचकर कि आखिर अभी अभी क्या हुआ। उसे जल्दी ही एहसास होता है कि उसके अंदर के मॉन्स्टर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं, यानी वो अब पूरी तरह ह्यूमन नहीं रहा। उसे समझ आता है कि लैब अब उससे छुटकारा पा चुकी है, इसलिए कोई उसे वापस लेने नहीं आया। जब वो अपने शरीर को देखता है तो नोटिस करता है कि उसके रिस्ट पर बना एक्सपेरिमेंट नंबर अब गायब है। उसे लगता है कि शायद वो फायर टाइप मॉन्स्टर की एबिलिटी की वजह से वापस जीवित हुआ है जो उसके अंदर थी। उस मॉन्स्टर की खासियत ये थी कि जब तक कोर डिस्ट्रॉय ना हो, वो 3 बार तक रिवाइव हो सकता है। पर एक पुरानी बात थी कि फीनिक्स जैसे मॉन्स्टर सेल्स कभी ह्यूमन सेल्स के साथ फ्यूज नहीं करते, यानी उसका केस वाकई स्पेशल है। अब उसे एहसास होता है कि लैब का हर कंट्रोल जो उस पर था अब खत्म हो चुका है, और जब उसका नंबर 17 वाला जीवन खत्म हो गया है तो वो सोचता है कि अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह नई लाइफ शुरू करेगा। वो खुद के लिए एक नया नाम सोचता है, शियोन डान। थोड़ी देर वो रिवेंज के बारे में भी सोचता है, लेकिन फिर आइडिया छोड़ देता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि किससे बदला लेना है। फिर भी उसे भरोसा है कि एक दिन वो अपने टारगेट से जरूर टकराएगा। जब शियोन को एहसास होता है कि उसका बॉडी पूरी तरह नेकेड है, तो वो सोचता है कि ह्यूमन लाइफ की पहली जरूरत तो कपड़े हैं। वो डीमन रेल्म में घूमना शुरू करता है और थोड़ी देर में एक नदी पाता है जो उसे काम की लगती है। वो आसपास देखता है और उसे एक मरा हुआ बर्ड मॉन्स्टर दिखाई देता है जो जहर से मरा था। शियोन को लेदर की जरूरत थी, तो उसने सोचा कि बर्ड की स्किन काम आ सकती है। वो अपना आर्म ट्रांसफॉर्म करके ब्लेड में बदलता है और लैब में सीखी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बर्ड को स्किन करना शुरू करता है। जैसे ही वो ब्लेड बर्ड की स्किन में डालता है, हवा में एक तीखी पॉइजन की स्मेल फैल जाती है, लेकिन शियोन बिना रुके काम करता रहता है। आखिरकार वो बर्ड की स्किन पूरी तरह निकाल लेता है। अब उसके पास एक बड़ा हाइड है जिससे वो कपड़ा बना सकता है, लेकिन वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि हाइड बहुत सख्त है और प्रॉपर्ली ट्रीटेड नहीं है। उसे याद आता है कि वो खुद इसे टैन कर सकता है। वो हाइड को पाउंड करना शुरू करता है जब तक वो सॉफ्ट नहीं हो जाता। उसे अपनी मेहनत पर गर्व महसूस होता है और वो हाइड को काटकर अपनी साइज के मुताबिक शेप देने लगता है। इसी बीच वो नोटिस करता है कि बर्ड के बॉडी से थोड़ी बहुत पॉइजन अभी भी बाकी है, लेकिन वो लेजी फील करता है और छोड़ देता है। तभी पीछे से उसे बर्ड की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो पलटता है और शॉक में आ जाता है। वो बर्ड जो अभी कुछ देर पहले मर चुका था, अब फिर से जिंदा है। शियोन ऑब्जर्व करता है कि वो बर्ड उसकी बातों पर रिएक्ट कर रहा है, जैसे वो उसकी बात समझ पा रहा हो। वो और ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी क्लियरली डेड बॉडी अब कैसे जिंदा है। वो ज्यादा सोचता नहीं, बस समझता है कि शायद ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। शियोन अब जानता था कि वो जिस बर्ड मॉन्स्टर को मिला था वो इमॉर्टल में से एक है। उसे एहसास होता है कि उसका पुराना वर्जन बिना सोचे उसे मार देता, लेकिन अब जब वो बर्ड इतना कमजोर है कि हिल भी नहीं सकता, तो उसे मारने की कोई रीजन नहीं दिखती। शियोन को लगता है कि वो दोनों लकी हैं, दोनों को सेकंड लाइफ जीने का मौका मिला है। वो बर्ड से कहता है कि जैसे वो अपनी नई जिंदगी अच्छे से जीने वाला है, वैसे ही तू भी जी। वो वहां से चलता है और कैजुअली कहता है कि अगर किस्मत में हुआ तो शायद हम फिर मिले। अब जब उसके कपड़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, तो शियोन सोचता है कि अगला स्टेप होगा अपने लिए घर बनाना। वो जगह ढूंढने निकलता है और सबसे पहले उसे एक केव मिलती है जहां एक विशाल सेंटीपीड मॉन्स्टर रहता है। लेकिन शियोन को अंधेरी जगहों से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो वहां से निकलने का फैसला करता है। हाँ, जाने से पहले वो उस मॉन्स्टर का सिर जरूर उतार देता है। वो आगे बढ़ता है और पहुंचता है बर्फ से ढके पहाड़ों में। रास्ते में कुछ आइस मॉन्स्टर्स मिलते हैं, लेकिन शियोन उन्हें बहुत आसानी से खत्म कर देता है। फिर वो सोचता है कि स्नोई माउंटेन्स में रहना बेकार है क्योंकि वहां फूड ढूंढना मुश्किल होगा। काफी देर तक परफेक्ट जगह खोजने के बाद आखिरकार उसे ऐसी जगह मिलती है जो उसे पसंद आती है। वहां एक सुंदर लेक है, हरी वेजिटेशन है और चारों तरफ पहाड़ हैं जो उस जगह को घेरते हैं। वो लेक को चेक करता है और देखता है कि उसमें बहुत सारी मछलियां हैं जिन्हें वो खाना बना सकता है। वो मुस्कुराता है और समझ जाता है कि यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत की जगह होगी। दूसरी तरफ डीमन रेल्म में एक मैकेनिकल टाइप चिमेरा भी अचानक एंट्री करता है, लेकिन शियोन अपनी दुनिया में बिजी है। अब वो घर बनाने की तैयारी में लग जाता है। वो एक सूटेबल जगह चुनता है और अपना आर्म लंबी तेज ब्लेड्स में बदल लेता है। बस एक स्विंग में वो कई पेड़ गिरा देता है और उन्हें नीटली अरेंज करता है। फिर वो फाउंडेशन रखता है और देखता है कि जमीन अनइवन है, तो वो पूरी जगह को साफ करके बराबर कर देता है।
इसके बाद वो पेड़ों के बड़े ट्रंक्स उठाकर चारों कोनों पर गाड़ता है जो उसके घर के मेन पोस्ट्स बनते हैं। वो वुडन प्लैंक्स लगाकर फ्लोर तैयार करता है और फिर बारी आती है वॉल्स की। उसके पास नेल्स नहीं होते, इसलिए वो स्नेल टाइप मॉन्स्टर्स का स्लाइम इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि स्लाइम बहुत सॉलिड होता है, लेकिन ये वाटरप्रूफ है या नहीं इसका उसे अंदाजा नहीं। फिनिशिंग टच के लिए वो सिल्कवर्म लार्वा से मिलने वाला कोकून सिल्क इस्तेमाल करता है। जब घर पूरा बन जाता है तो श्योन खुश तो होता है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ मिसिंग है। वो सोचता है कि नॉर्मल ह्यूमन घर में ऐसा क्या होता है जो उसके घर में नहीं है। वो गार्डन या डॉग रखने का आइडिया सोचता है, लेकिन फिर खुद ही मना कर देता है क्योंकि डीमन रेल में डॉग पालना इम्पॉसिबल है। फिर उसे आइडिया आता है कि वेजिटेबल गार्डन बनाया जाए, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि डीमन रेल में कौन सा पौधा उग सकता है। तभी उसे याद आता है कि पास में जो स्नोई माउंटेन है वहां एक खास प्लांट उगता है, मैंड्रोरा। श्योन बिना देर किए मैंड्रोरा के हैबिटेट की ओर निकल पड़ता है। वो वही स्नोई माउंटेन होती है जहां डिमोनिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता है, मोटी बर्फ देखकर उसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जब उसे किडनैप करके लैब में भेजा गया था। दर्द भरे वो पल उसे याद आते हैं, लेकिन साथ ही वो मानता है कि चिमेरा बनने के कुछ फायदे भी हैं। अब उसे न ठंड लगती है न भूख सताती है। थोड़ी देर में उसे मैंड्रोरा का प्लांटेशन दिखता है। वो समझता है कि ये प्लांट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, जरा सा भी स्ट्रेस या एनवायरनमेंट चेंज इन्हें मार सकता है। ये कुछ सनफिश मॉन्स्टर्स जैसे होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं। वो सोचता है कि अगर उसे इन्हें ट्रांसप्लांट करना है तो छोटे और यंग प्लांट्स चुनने होंगे जो नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकें। सबसे पहले वो प्लांट्स को जड़ से निकालता है और साथ ही सोचता है कि आगे इन्हें कैसे ग्रो करेगा ताकि वो डीमन रेल्म की हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकें। शियोन अपने कान ढक लेता है क्योंकि उसे याद है कि मैंड्रेकोरा प्लांट्स डिस्टर्ब होने पर बहुत तेज चिल्लाते हैं। वो धीरे से एक मैंड्रेकोरा प्लांट को खींचता है, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत प्लांट एकदम चुप रहता है। शियोन सोचता है शायद ये एक बार का चांस है और वो दूसरा प्लांट खींचता है, पर रिजल्ट फिर वही रहता है। असल में सारे मैंड्रेकोरा आराम से सो रहे होते हैं, जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शियोन कुछ और प्लांट्स निकालता है, लेकिन कोई भी स्क्रीम नहीं करता जैसा उसने सोचा था। तब उसे समझ आता है कि शायद वो स्क्रीम सिर्फ तब होता है जब ये प्लांट्स इंसानों द्वारा आर्टिफिशियली ग्रो किए जाते हैं। क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में डिमोनिक एनर्जी बहुत कम होती है, वहां के मैंड्रेकोरा हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। इसलिए जब उन्हें जबरदस्ती खींचा जाता है तो वो जोर से चिल्लाते हैं और फिर मर जाते हैं। लेकिन डीमन रेल्म में डिमोनिक एनर्जी बहुत हाई होती है, इसलिए यहाँ के मैंड्रेकोरा को चिल रहने में कोई दिक्कत नहीं होती। शियोन को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि फिर ये प्लांट्स उससे भाग क्यों नहीं रहे, उन्हें तो डरना चाहिए था। तभी उसे याद आता है कि उसके शरीर में भी मैंड्रेकोरा सेल्स हैं, शायद इसी वजह से ये उसे अपना ही समझ रहे हैं। उसे लगता है कि ये तो उसके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इससे उसे इन्हें संभालने में कोई स्ट्रेस नहीं होगा। अब शियोन सोचने लगता है कि अगर वो इन्हें ग्रो करे तो इससे क्या क्या फायदा मिल सकता है, जैसे मैंड्रेकोरा टी बनाना या इनके फ्रूट्स से स्नैक्स तैयार करना। लेकिन उसे पता है कि अगर वो इनके फ्रूट्स जबरदस्ती तोड़ेगा तो वो पॉइजनस बन जाएंगे। इसलिए वो डिसाइड करता है कि उसे इन प्लांट्स का भरोसा जीतने का तरीका निकालना होगा। तभी अचानक उसे आसपास किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। वो सेंसेस लगाकर देखता है तो उसे हंटर्स की मूवमेंट दिखाई देती है। क्यूरियोसिटी में वो सोचता है कि इतनी डेंजरस स्नोई माउंटेन्स में ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। दूसरी तरफ दो हंटर्स अपने ग्रुप से छूटकर बी रैंक रैबिट टाइप मॉन्स्टर्स के एक बड़े झुंड से घिरे हुए हैं। दोनों बस अपनी बैरियर की वजह से अभी तक जिंदा हैं, लेकिन वो भी टूटने वाली है। दोनों अपने डिसीजन पर रिग्रेट करने लगते हैं कि उन्होंने सारे जॉब्स छोड़कर हंटर बनना ही क्यों चुना। जैसे ही वो मरने वाले होते हैं, अचानक आसमान से कुछ नीचे गिरता है और उनके सामने जमीन पर जोर से इंपैक्ट करता है। चारों तरफ डस्ट फैल जाती है और सबकी नजर उस जगह पर टिक जाती है, रैबिट्स की भी और हंटर्स की भी। जब धूल साफ होती है तो वो शॉक में देख पाते हैं कि उनके सामने एक आदमी खड़ा है, वही हमारा मेन कैरेक्टर शियोन। शियोन तुरंत समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स स्नो बनीज हैं। जैसे ही रैबिट्स उसके बॉडी से निकल रही ऑरा को महसूस करते हैं, वो पैनिक में आकर पल भर में गायब हो जाते हैं। दोनों हंटर्स हैरान रह जाते हैं कि बी रैंक मॉन्स्टर्स सिर्फ शियोन को देखकर भाग गए। वो शियोन का धन्यवाद करते हैं और खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं। शियोन भी अपना नाम बताता है, लेकिन दोनों उसके अजीब नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा नाम कभी नहीं सुना था। शियोन उनसे कैजुअली पूछता है कि वो डीमन रेल्म में क्यों आए हैं, क्योंकि उसे साफ दिख रहा होता है कि ये लो रैंक हंटर्स हैं। वो दोनों मान लेते हैं कि वो पैसों के लिए आए थे। उन्हें एक टास्क मिला था जिसमें कायमेरा को जिंदा पकड़ने का रिवॉर्ड रखा गया था, जो बहुत टेम्पटिंग था। जैसे ही वो लोग कायमेरा शब्द बोलते हैं, शियोन थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। उसे लगता है कि शायद वो उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हंटर्स बताते हैं कि जिस कायमेरा की बात हो रही है वो मैकेनिकल टाइप है जो लैब से भागा है, तो शियोन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि वो मैकेनिकल टाइप नहीं है। अब शियोन प्लान करता है कि किसी तरह गेट क्रिस्टल लेकर वापस अपने नए घर लौट जाए। वो दोनों हंटर से पूछता है कि उनका गियर कहाँ है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उनके पास क्रिस्टल्स तो होंगे। लेकिन हंटर्स बताते हैं कि उनके साथियों ने उन्हें धोखा देकर सारा गियर लेकर भाग गए। फिर वो शियोन से पूछते हैं कि क्या उसका ह्यूमन वर्ल्ड लौटने का कोई प्लान है, क्योंकि उनकी हालत अब लिमिट पर है। वो बताते हैं कि डीमन रेल्म की डिमोनिक एनर्जी धीरे धीरे इंसानों को मार देती है, लेकिन शियोन पर इसका कोई असर नहीं होता क्योंकि वो अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा। उसके अंदर अभी भी वो मॉन्स्टर सेल्स जीवित हैं जो उसे इस एनर्जी से बचा रहे हैं। जैसे ही हालात फिर से बिगड़ने लगते हैं, वो दोनों हंटर्स डर के मारे शियोन से अपनी जान बचाने की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन तभी शियोन अपनी सेंसेस से उन गद्दार हंटर्स की लोकेशन पकड़ लेता है जिन्होंने अपने साथियों को धोखा दिया था। बिना वक्त गवाए वो हवा में उड़ता है और सीधा उनकी दिशा में निकल पड़ता है। पीछे रह गए दोनों हंटर्स लिटरली डर के मारे कांपने लगते हैं क्योंकि उनका सेवियर अचानक गायब हो गया था।
उधर दूसरी तरफ वो गद्दार हंटर्स मैकेनिकल काइमेरा को कॉर्नर कर चुके होते हैं और उसे खत्म करने की पूरी तैयारी में रहते हैं। जैसे ही वो उस पर हमला करने आगे बढ़ते हैं, काइमेरा अचानक गुस्से में बैटल मोड एक्टिवेट कर देता है और पूरी ताकत से लड़ने को तैयार हो जाता है। इसी बीच शियोन उस जगह पहुंचता है जहां उसे काइमेरा की लास्ट प्रेजेंस महसूस हुई थी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे सिर्फ खून के धब्बे और कुछ हंटर गियर मिलता है। ध्यान से देखने पर उसे बच्चे के पैरों के निशान और जानवरों के पंजों के निशान एक साथ दिखते हैं। इससे शियोन को समझ आता है कि काइमेरा फाइट के दौरान अपना फॉर्म बदल रहा था। वो समझता है कि चूंकि वो लिक्विड मेटल से बना था, इसीलिए उसका शेप बदलना बिल्कुल नॉर्मल था। उस रेयर मेटल की वजह से उसे छोटा बनाया गया था, किसी बच्चे या डॉग के साइज का। शियोन को देखकर सच में इंप्रेस होता है कि उस छोटे काइमेरा ने 5 बी रैंक हंटर्स को टक्कर दी थी। उधर जो 2 हंटर्स पहले बचे थे, उनकी हालत अब ऑलमोस्ट खत्म होने जैसी थी। उनमें से एक का तो बेबी भी आने वाला था। जब उन्हें लगता है कि अब उनका अंत निश्चित है, तभी शियोन वहां पहुंचता है उनके सारे गियर को अपनी पीठ पर लेकर। दोनों उसे देखकर फौरन हेल्प मांगते हैं। शियोन पहले तो इग्नोर करने वाला होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि इनके पास अब गेट क्रिस्टल्स नहीं है, यानी अगर वो कुछ नहीं करेगा तो दोनों मर जाएंगे। तभी उनमें से एक हंटर 2 मिलियन कैश निकालकर कहता है कि अगर शियोन के पास गेट स्टोन है तो वो उसे खरीदने को तैयार है। शियोन उस पैसे की रकम देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो गेट स्टोन की जरूरत नहीं, लेकिन इतनी बड़ी रकम को ठुकराना भी आसान नहीं था। वो सोचता है कि शायद ह्यूमन वर्ल्ड में लौटने पर ये पैसे काम आएंगे। आखिरकार वो पैसे ले लेता है और उनके लिए गेट खोल लेता है। जाने से पहले हंटर झुककर उसका धन्यवाद करता है और वादा करता है कि वो इस फेवर को कभी नहीं भूलेगा। जैसे ही वो अपने एग्जॉस्टेड दोस्त को पकड़कर जाने लगता है, शियोन कैजुअली कह देता है कि गेट स्टोन्स तो पहले सिर्फ 2 लाख में मिलते थे। उस पर हंटर मुस्कुराकर जवाब देता है कि अब तो जमाना बदल गया है और कीमतें बहुत पहले बढ़ चुकी हैं। वो शियोन से पूछता है कि उसे इस बात में इतनी दिलचस्पी क्यों है, तो शियोन कहता है कि उसे थोड़ा गिल्ट हो रहा है कि उसने उनसे इतना ज़्यादा पैसा ले लिया। उस गिल्ट से छुटकारा पाने के लिए वो सोचता है कि उन्हें कुछ वापस देना चाहिए। शियोन आगे बढ़कर थके हुए हंटर के कंधे पर हाथ रखता है और उसके शरीर में माना ट्रांसफर करने लगता है। दोनों हंटर्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये टेक्निक बहुत डेंजरस होती है। यहाँ तक कि ए रैंक हंटर्स भी इसे करने से डरते हैं, क्योंकि अगर दोनों के माना आपस में टकरा गए तो शरीर के माना होल्स फट सकते हैं और मौत हो सकती है। दोनों को यकीन होता है कि शियोन फेल करेगा और वो मर जाएंगे, लेकिन सबकी हैरानी के लिए शियोन इसे परफेक्टली कर दिखाता है। उसने डिमोनिक एनर्जी को पूरी तरह प्यूरिफाई कर दिया था। दोनों हंटर्स एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि अब उनका अंत पक्का है। शियोन मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए। दोनों हंटर फिर से उसका शुक्रिया अदा करते हैं, अब ये सोचते हुए कि आखिर उसका माना इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। उनके जाने के बाद शियोन अपने घर लौट आता है और उसे खुशी होती है कि उसकी ट्रिप अच्छी रही। जैसे ही वो पहुंचता है, वो देखता है कि उसके मंड्रावरा प्लांट्स जाग चुके हैं। अब उसे लगता है कि इन्हें जमीन में लगाने का सही समय है। वो जमीन पर एक अच्छी जगह चुनता है और वहां मंड्रावरा प्लांट्स लगा देता है, लेकिन उसे लगता है कि वो खुश नहीं है। शियोन थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। फिर वो आइडिया लगाता है और इन्हें थोड़ा माना दे देता है ताकि इनका मूड ठीक हो जाए। और जैसा उसने सोचा था, प्लांट्स की एनर्जी बदल जाती है, वो खिल उठते हैं। शियोन को अब लहत महसूस होती है कि वो सही रास्ते पर है। लेकिन पास ही झाड़ियों के पीछे वो मैकेनिकल काइमेरा छिपा हुआ है, जो धीरे धीरे सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, जबकि शियोन को अब तक उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। शियोन को काइमेरा की एनर्जी महसूस होती है, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि वो इंतजार करता है कि काइमेरा खुद उसके पास आए। वो अपने घर में कदम रखता है और हंटर से मिले सारे सामान को बाहर निकालता है। कैश, पोर्टेबल बर्नर, 8 गेट स्टोन्स, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े और स्लीपिंग बैग्स। ये सब देखकर वो खुश होता है, क्योंकि ये वही चीजें थी जो उसकी जरूरत थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बैग में रामेन भी था। उसे याद आता है कि उसने आखिरी बार रामेन तब खाया था जब वो ऑर्फेनेज में था। अब उसे बहुत भूख लगी है, तो वो खुद के लिए रामेन बनाने का फैसला करता है। रामेन पैक पे लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो एक पॉट उठाता है और पानी लेने के लिए बाहर निकलता है। तभी अचानक पानी से एक मछली उछलकर उस पर हमला करती है। चियोन को रामेन में कुछ और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी, तो वो झट से उस मछली को मार देता है और पॉट में डाल देता है। फिर वो आसपास से कुछ वाइल्ड एग्स और कुछ हर्ब्स ढूंढता है जो प्याज जैसे काम आ जाएं, और सब कुछ रामेन में डाल देता है। उधर मैकेनिकल काइमेरा झाड़ियों के पीछे से ये सब देख रहा होता है और उसका पेट भूख से गुड़गुड़ाने लगता है। चियोन गैस जलाता है और रामेन बनाना शुरू करता है, लेकिन रामेन की भयानक स्मेल से मंड्रावरा प्लांट्स ऑलमोस्ट बेहोश होने लगते हैं। भले ही खाना बहुत बुरा महक रहा था, लेकिन काइमेरा को उसमें गहरी दिलचस्पी थी। खाने तक पहुंचने के लिए उसे एक आइडिया आता है। वो खुद को एक डॉग में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। उसे पता है कि ह्यूमंस को डॉग्स पसंद होते हैं और घायल जानवरों के लिए उनके अंदर सिंपैथी भी होती है। वो चियोन के पास एक प्यारे से डॉग की तरह आता है, लेकिन चियोन तुरंत समझ जाता है कि ये वही मैकेनिकल काइमेरा है। वो हालात का अंदाजा लगाता है और समझता है कि ये काइमेरा अभी बहुत छोटा है, अभी सीख रहा है। चियोन सोचता है कि आखिर ये काइमेरा लैब से भागकर डीमन रेम तक पहुंचा कैसे, लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि काइमेरा लड़ाई नहीं करना चाहता बल्कि कनेक्ट करना चाहता है, तो वो उसे अपने बनाए हुए भयानक दिखने वाले रामेन का ऑफर करता है। दोनों साथ बैठकर रामेन खाते हैं और इस पल से चियोन को ऑर्फेनेज के दिन याद आ जाते हैं, जब वो अपने बाकी दोस्तों के साथ ऐसे ही रामेन खाता था। खाना खत्म होने के बाद चियोन उसे कहता है कि अब वो जा सकता है, क्योंकि उसे सफाई करनी है। डॉग पीछे मुड़कर जाने लगता है, तभी चियोन कैजुअली कह देता है कि वो पहले अपने बाएं पैर में लंगड़ाकर चल रहा था। काइमेरा रुक जाता है, शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि उसकी पहचान खुल गई है। वो तुरंत अपने पैर का लिम्ब बदल देता है और चलता रहता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी देर बाद चियोन डिसाइड करता है कि अब लॉन्ड्री करनी चाहिए। वो हंटर से मिले कुछ कपड़े निकालता है और सोचता है कि लेदर वाले कपड़े हमेशा नहीं पहन सकता, क्योंकि वो कोई केवमैन तो है नहीं। वो एक पत्थर पर शर्ट रखता है और लॉन्ड्री करने के अपने पुराने इंस्ट्रक्शंस को याद करता है।
फिर वो एक छोटी सी लकड़ी उठाता है और धीरे से शर्ट पर मारता है, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए वो हल्का सा वार भी पत्थर और शर्ट दोनों को तोड़ देता है। चियोन को समझ आता है कि ताकतवर होना हमेशा ब्लेसिंग नहीं होता, कभी कभी बहुत परेशान करने वाला भी होता है। वो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन महसूस करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसके पास एक और शर्ट है। वो दूसरी शर्ट धोने की कोशिश करता है और इस बार थोड़ा ज्यादा सावधानी रखता है। इसी दौरान उसे रियलाइज होता है कि मैकेनिकल कैमरा अब भी उसे बहुत दूर से देख रहा है। वो लगातार अपना डिस्गाइज बदल रहा है, कभी जानवर, कभी कोई और चीज, बस चियोन की हर मूव को ऑब्जर्व कर रहा है। अब तक जो कुछ चियोन ने देखा उससे वो कंक्लूड करता है कि ये कैमरा 5 साल से भी छोटा है। उसकी मैकेनिकल वॉइस भी थोड़ी अजीब है, लेकिन चियोन सोचता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि छोटे कैमरास के अंदर नॉलेज जबरदस्ती इंप्लांट की जाती है। काफी स्ट्रगल के बाद आखिरकार चियोन अपनी लॉन्ड्री पूरी कर लेता है और उसे देखकर खुश होता है कि कपड़े साफ आ गए हैं। लेकिन जब वो शर्ट उठाता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो उसके साइज की नहीं है, बहुत छोटी है। फिर भी वो सोचता है कि इसे फेंकेगा नहीं, बस ऐसे ही सूखने के लिए टांग देगा, एक ट्रॉफी की तरह जो उसे इस नए वर्ल्ड में उसकी शुरुआत की याद दिलाएगी। चियोन का अगला काम था मैंड्रियोरस की चेकिंग करना। जैसे ही उसने अपने कपड़े को रस्सी पर सूखने के लिए टांगा, मैकेनिकल काइमेरा ने वो शर्ट उठा ली और पहन ली, बस इसलिए क्योंकि उसने इंसानों को ऐसा करते देखा था। उसने प्राउडली कहा कि अब ये शर्ट उसकी है, और उसे और कूल दिखाने के लिए उसने खुद को एक खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की में बदल लिया। चियोन जब मैंड्रियोरस को देखने गया तो उसने देखा कि वो कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। उनके पत्ते मुरझा गए थे और जड़ें भी सूखी लग रही थीं। वो हैरान था क्योंकि उसने तो खेत बनाते वक्त सारी जंगली घास निकाल दी थी। फिर वो ज्यादा ध्यान से देखने लगा और उसे पता चला कि मिट्टी के नीचे पैरासाइट छिपे हुए हैं जो मैंड्रियोरस का सारा न्यूट्रिशन खा रहे हैं। उसे अफसोस हुआ कि उसने ध्यान से चेक नहीं किया, वरना पौधे लगभग मर ही गए होते। चियोन ने फैसला किया कि अब उसे एक प्रॉपर गार्डन बनाना होगा जो उसके घर के जितना बड़ा हो। तभी अचानक वो लड़की यानी मैकेनिकल काइमेरा वहां आ गई और मुस्कुराते हुए उसे हेलो बोली। चियोन एक पल को चौंक गया क्योंकि अब वो छोटी लड़की के रूप में थी और बात भी कर रही थी। लड़की ने पूछा कि क्या ये जो पीछे स्ट्रक्चर है वो उसका घर है? चियोन ने कहा हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या वो इस जगह का नेटिव है? चियोन को यह सवाल सुनकर शरारत सूझी तो उसने थोड़ा मजाक करने का सोचा। वो बोला, हाँ मैं यहाँ का नेटिव हूँ, तो बताओ तुम किस ट्राइब से आई हो? लड़की कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली कि वो वाटरफॉल के पार वाले इलाके से आई है जो बहुत दूर है। उसने कहा कि वो इतनी दूर है कि चियोन वहां कभी नहीं पहुंच सकता। चियोन ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वो कोकोनट ट्राइब से है जो वाटरफॉल के पास रहती है? लड़की ने तुरंत हाँ बोल दिया, बोली हाँ मैं कोकोनट ट्राइब से हूँ। फिर चियोन ने कहा कि जो कपड़े उसने पहने हैं वो तो उसी के हैं। लड़की बोली, हमारे ट्राइब में जो चीज़ हमें मिल जाती है वो हमारी हो जाती है। चियोन हंसते हुए बोला, ठीक है रख लो। फिर उसने पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है? लड़की ने बताया कि उसे उसके ट्राइब से निकाल दिया गया है और इसलिए वो एक फेवर मांगना चाहती है। उसने कहा कि वो उसके घर में रहना चाहती है और बहुत विनती की कि वो मान जाए। चियोन ने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया और पूछा कि रहने का मतलब क्या है। लड़की बोली, ये जगह सेफ लगती है और वो बस यहीं कुछ समय रहना चाहती है। चियोन समझ गया कि उसे बस एक ठिकाना चाहिए, तो उसने कहा ठीक है रह सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी वर्थ साबित करनी होगी। लड़की बोली, बताओ क्या करना है? चियोन ने कहा कि उसे खेत तैयार करने में मदद चाहिए क्योंकि वो मैंड्रियोरस के लिए नया गार्डन बनाना चाहता है। लड़की ने बिना देर किए उसे स्टेक छीन ली और बोली कि वो अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से यूज करना जानती है। फिर उसने जमीन को जोतना शुरू कर दिया और चियोन हैरान रह गया क्योंकि लड़की अपनी ताकत छिपाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रही थी। चियोन को समझ आया कि ये लड़की अभी इंसानों की तरह बिहेव करना नहीं जानती क्योंकि वो लैब में पली है, नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं है। अचानक चियोन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की कुछ पल के लिए रुक गई क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था। फिर उसने आसपास देखे हुए फूलों को देखकर कहा कि उसका नाम केम नारी होगा। चियोन समझ गया कि उसने ये नाम वहीं से निकाला है, लेकिन वो बहस करने के मूड में नहीं था, बस मुस्कुरा दिया। कुछ देर में उसने पूरा गार्डन तैयार कर दिया और चियोन ने पत्थर की बाउंड्री बना दी। उसने मैंड्रियोरस को वहां लगाया और वो खुश लगने लगे। चियोन ने देखा कि केम नारी की आंखों में आंसू हैं तो उसने पूछा क्या हुआ। वो बोली कि मैंड्रियोरस, और देखकर उसे अपने दोस्तों की याद आ गई। ये सुनकर चियोन एक पल के लिए हैरान रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लैब के अंदर बनाए गए क्रीचर्स के अंदर भी ऐसे इमोशन होंगे। चियोन और नारी अपने डेली कामों में बिजी थे, तभी अचानक चियोन को हवा में एक अजीब सी ऑरा महसूस हुई। उसे समझ आया कि कहीं पास में मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। नारी ने तुरंत कहा कि उसने थोड़ी देर पहले एक छोटे से चिक मॉन्स्टर को देखा था और अब जो ऑरा आ रही है उसे लग रहा है कि वही चिक किसी ने अटैक कर दिया है। चियोन पहले तो शांत रहा, पर उसने देखा कि नारी का चेहरा बेचैनी से भर गया है। वो खुद भी हैरान था क्योंकि नारी जैसी मैकेनिकल काइमेरा के अंदर इतनी इमोशन दिखना अनकॉमन था। फिर भी नारी के अंदर एक अर्ज थी उस मॉन्स्टर को बचाने की, लेकिन लैब के कमांड उसके दिमाग में इतने गहरे बैठे थे कि वो उसे ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। उसके अंदर फ्री विल लगभग थी ही नहीं। चियोन ने बात को समझा और सॉफ्टली बोला कि अगर वो चाहे तो वो दोनों मिलकर उस चिक को बचा सकते हैं। बस इतना कहना था कि नारी के अंदर जैसे कोई स्विच ऑन हो गया। वो तेजी से भागी और सीधा वहां पहुंच गई जहां कुछ मॉन्स्टर्स उस छोटे से चिक पर हमला कर रहे थे। गुस्से में भरी नारी ने बिना सोचे उन सब पर हमला कर दिया और बोली कि कमजोर को सताना बंद करो। ये देखकर चियोन को उसकी पास्ट मेमोरीज याद आ गई। दरअसल लैब में जब नारी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी तब उसके बाकी साथी उसे बहुत परेशान करते थे। वो हमेशा हर काम पूरी लगन से करती थी, इसलिए बाकी काइमेरा किड्स उसे जेलस होकर टॉर्चर करते थे। वो उसे मारते थे, चिढ़ाते थे और अकेला छोड़ देते थे। शायद इसी वजह से नारी को बुलिंग से नफरत है। अपने गुस्से और पुराने दर्द के असर में नारी ने सारे मॉन्स्टर्स को बिना किसी दया के पीट दिया। कुछ देर बाद जब चियोन मैंड्रियोरस को देख रहा था तभी नारी वापस लौटी। उसके हाथ में वो व्हाइट चिक था, लेकिन वो बेहोश पड़ा था।
चियोन कुछ कहने ही वाला था कि उसे महसूस हुआ कि ये वही इमॉर्टल टाइप मॉन्स्टर है जिससे उसने पहले उसकी हाइड ली थी। नारी की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली कि कृपया इसे बचा लो। चियोन ने सिर हिलाया और चिक के शरीर पर हाथ रखा, फिर उसमें मैना ट्रांसफर करने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई घातक चोट नहीं है, बस एनर्जी की कमी है। जब वो ऐसा कर रहा था उसने समझा कि ये वही बर्ड है, बस अब किसी वजह से इसका शरीर छोटा हो गया है। शायद इसका रीजनरेशन प्रोसेस उससे थोड़ा अलग है। जब उसने मैना दे दिया तो नारी ने पूछा कि क्या अब ये ठीक हो जाएगा। चियोन बोला कि इसे बस भूख लगी थी, अब जब इसे मैना मिला है तो धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। लेकिन नारी ने कहा कि वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। उसने चियोन से पूछा कि क्या वो इसे अपने साथ रख सकती है। उसने वादा किया कि वो इसे खुद खिलाएगी और ट्रेन करेगी। चियोन ने हंसते हुए कहा कि ये छोटा सा चिट आगे चलकर बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन सकता है। लेकिन नारी बोली, कोई बात नहीं, मैं इसे थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी। चियोन को समझ आ गया कि इस बार बहस करने का कोई फायदा नहीं, तो उसने कहा ठीक है, तुम रख लो, वैसे भी अगर ये यार्ड में रहेगा तो गार्ड की तरह काम करेगा। थोड़ी देर बाद वो चिक मॉन्स्टर होश में आया। जैसे ही उसने आंखें खोली उसने चियोन को पहचान लिया। नारी तो खुशी से झूम उठी कि उसका नया पेट जाग गया है, लेकिन वो बर्ड उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटी सी लड़की डीमन रेल में क्या कर रही है और वो खुद इतने छोटे रूप में क्यों है। जब नारी उसकी ओर बढ़ी तो वो उसे गू गू जैसी आवाज निकालकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। नारी को लगा कि वो प्यारी सी आवाज निकाल रहा है, लेकिन चियोन को असली मतलब समझ आया। वो बर्ड तो डर के मारे मदद के लिए चिल्ला रहा था। चियोन इस बात से हैरान रह गया कि वो उस बर्ड की बातें सुन और समझ सकता है। नारी अपने नए पेट को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। उसने उसे नहलाया और बोली कि इसका नाम भी रखना होगा। वो सोचने लगी और बोली, क्यों ना इसका नाम गू रख दें, क्योंकि ये गू गू की आवाज निकालता है। बेचारा गू अंदर ही अंदर गुस्से से भर गया कि ये लोग मुझे कितना बेकार नाम दे रहे हैं। फिर भी गू ने खुद को संभाला और खड़ा हुआ, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी जोर से आवाज निकाली, नारी को लगा कि वो रो रहा है और उसे और पानी चाहिए। उसने तुरंत एक और बाल्टी पानी उड़ाल दी, जिससे गू की हालत और खराब हो गई। चियोन बस पास खड़ा ये सब देखकर सिर पकड़कर हंस रहा था। गू अब टेबल पर पड़ा था, बुरी तरह परेशान, क्योंकि नारी लगातार उस पर पानी डाल रही थी। वो बार बार अपने छोटे से पंख हिलाते हुए जैसे कह रहा था, बस करो अब और नहीं, लेकिन नारी उसकी बात समझ ही नहीं पा रही थी। तभी चियोन ने बीच में आकर कहा, नारी अब बस करो, इतनी पानी की जरूरत नहीं है। नारी ने तुरंत रुकते हुए सोचा कि शायद गू को पानी नहीं बल्कि खाना चाहिए। वो बोली, ओह तो इसे भूख लगी है, और फिर बाहर निकल गई खाना ढूंढने के लिए। इधर चियोन कुछ और सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब उन्हें एक प्रॉपर स्टोरेज स्पेस की जरूरत है जहां वो चीजें रख सके। उसने जंगल से कुछ पेड़ चुने ताकि उन्हें काटकर लकड़ी बना सके, लेकिन जैसे ही उसने एक्स चलाई, पेड़ हल्के से छूने पर ही टूट गया। चियोन हैरान रह गया। उसने तो पूरी तरह इंस्ट्रक्शन फॉलो किए थे, फिर भी लकड़ी इतनी वीक क्यों थी। गू ने उसकी हालत देखकर कहा, तुम गलत पेड़ काट रहे हो। चियोन बोला, गलत मतलब? गू ने सिर हिलाया और बोला, हर ट्री की टेक्सचर अलग अलग होती है, ये सॉफ्टवुड है इसलिए इतनी आसानी से टूट गई। चियोन की आंखें चौड़ी रह गईं। मतलब पेड़ों की हार्डनेस भी अलग अलग होती है? गू ने अपनी छोटी सी चोंच से जैसे फेस पाम किया, तुम्हें ये भी नहीं पता? अनबिलीवेबल। चियोन ने हंसते हुए पूछा, तो कौन सा वुड सबसे स्ट्रांग होता है? गू ने जवाब दिया, रेड कलर का वुड सबसे हार्ड होता है। उसी वक्त गू को अचानक रियलाइजेशन हुआ कि चियोन उसकी बात समझ पा रहा है। वो थोड़ा सस्पिशियस हुआ और टेलीपैथिक लिंक बनाने की कोशिश की ताकि चियोन के दिमाग में झांक सके, लेकिन चियोन ने तुरंत उस मेंटल ब्रिज को ब्लॉक कर दिया। गू ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे कैसे समझ पा रहे हो? चियोन बोला, मुझे बस ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी आवाज सीधा मेरे दिमाग में शब्द बनकर आ रही है। फिर उसने कहा, असल में मुझे ज्यादा अजीब ये लग रहा है कि तुम जैसे मॉन्स्टर इंसानी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं। गू थोड़ा चुप हुआ, फिर धीरे से बोला, मैं इंटेलिजेंस टाइप मॉन्स्टर हूं, हम रेयर होते हैं, बहुत लो प्रोबेबिलिटी में जन्म लेते हैं। चियोन ने सिर हिलाया और कहा, मैंने इसके बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं। चियोन ने मुस्कुराकर कहा, हम पहले भी मिल चुके हैं, है ना? गू ने इनकार नहीं किया, हाँ, जब तुमने मेरी बॉडी से वो पॉइजन वाली हाइड हटाई थी तब तुमने मेरी जान बचाई थी। गू ने बताया कि तब से उसने सोचा था कि जब भी वो दोबारा चियोन से मिलेगा वो उसकी मदद जरूर करेगा, कम से कम एक बार के लिए। चियोन को अब समझ आया कि गू की इमोर्टैलिटी कोर बची रही क्योंकि उसने उसके शरीर से पॉइजन निकाल दिया था। चियोन ने पूछा कि तो क्या तुम मदद के लिए तैयार हो? गू ने कहा, हाँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रेड ट्रीज की जगह दिखाऊंगा। दोनों निकलने ही वाले थे कि अचानक नारी दौड़ती हुई आई। उसके पीछे एक हंटर था। वो फायर टाइप अटैक कर रहा था और नारी डर के मारे रोती हुई भाग रही थी। हंटर खुद थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे एक छोटी लड़की पर हमला करना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसका करियर और जान दोनों दांव पर थे। उसे मैकेनिकल काइमेरा को पकड़ना ही था। नारी गिर गई और हंटर ने एक बड़ा फ्लेम अटैक छोड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंचता, चियोन ने बीच में आकर अपनी एनर्जी से उसे ब्लॉक कर लिया। चियोन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसके कंधे पर गू बैठा था और दोनों की ऑरा से हवा भारी लगने लगी। गू ने कहा, पहले नारी को बचाते हैं, फिर मैं तुम्हें रेड ट्रीज दिखाऊंगा। चियोन ने देखा कि नारी पूरी तरह डर गई थी क्योंकि उसे आग से बहुत डर लगता था। उसने सारे फ्लेम्स बुझा दिए। गू भी गुस्से में था कि कोई बच्चे को तंग कर रहा है। वहीं हंटर को गुस्सा था कि कोई अननोन आदमी उसके काम में दखल दे रहा है। चियोन ने ठंडे लहजे में कहा, ज्यादा बोल मत, काम कर या हट जा। हंटर का गुस्सा भट पड़ा। उसने पूरे शरीर से और फायर पावर छोड़ी, लेकिन चियोन ने एक सिंपल मूव किया।
उसने पीछे की हिल पर एनर्जी ब्लास्ट मारी, जिससे पहाड़ की रेत और पत्थर टूटकर हंटर के ऊपर गिर गए। हंटर समझ ही नहीं पाया और देखते ही देखते वो रेत के ढेर में दब गया। चियोन ने नारी की तरफ देखा और कहा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी डर लगे बस अपनी सांसों को स्टेडी रखना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। चियान सोच रहा था कि अब इस हंटर के साथ क्या करना चाहिए। उसने नीचे झुककर उसका सिर पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने खींचा, हंटर के सिर से बालों का पूरा गुच्छा उसके हाथ में रह गया। क्या ये तो विग है? चियान की आंखें चौड़ी रह गईं, और जब उसने नीचे देखा तो सामने एक पूरा चमकता हुआ गंजा सिर था। पूरा ग्रुप हैरान रह गया। कोई इतना यंग और ऑलरेडी बॉल्ड? नारी तो जो कुछ मिनट पहले तक रो रही थी, अब हंसी से लोटपोट हो गई। वो हंसते हुए बोली, मिस्टर बॉल्डी। चियान ने हल्की सी मुस्कान दबाते हुए कहा, बस करो नारी, किसी की अपीयरेंस का मजाक नहीं उड़ा दे। लेकिन अंदर से वो खुद भी हंसी रोक नहीं पा रहा था। अब उसने हालात को थोड़ा गंभीरता से देखा। उसने सोचा, हंटर की स्ट्रेंथ और नारी की पावर में इतना फर्क नहीं है, फिर नारी डर क्यों गई? इस बात को समझने के लिए उसने टेलीपैथी का इस्तेमाल किया ताकि वो उसके मेमोरीज देख सके। जैसे ही उसने फोकस किया, उसे समझ आया कि नारी के अंदर अब भी उस ईविल साइंटिस्ट की यादें हैं जिसने उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। वो अब भी उस ट्रॉमा से डर रही थी। चियान ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत स्ट्रांग हो नारी, डरना नॉर्मल है। उसे पता था कि ये डर एक दिन में नहीं जाएगा, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब सवाल था, इस मिस्टर बॉल्डी को क्या किया जाए? तभी नारी की आंखों में शरारती चमक आई और वो बोली, मेरे पास आइडिया है। थोड़ी देर बाद हंटर की आंखें खुली तो उसने खुद को वाटरफॉल के पास हवा में लटका पाया। उसके शरीर से मोटी रस्सी बंधी थी जो एक बड़े पत्थर से जुड़ी हुई थी। उसने नीचे देखा, सैकड़ों फीट नीचे पानी गिर रहा था। मैं यहां कैसे आया? वो चिल्लाया। दूर नारी पेट पकड़कर हंस रही थी और चियान सिर पकड़कर बोला, नारी, किसी का मजाक उठाना ठीक नहीं है। चियान ने फिर पॉट उठाया और बोला, चलो रैमेन बनाते हैं। नारी की आंखें चमक उठी। सच में? तुम्हारा फिश रैमेन तो दुनिया में बेस्ट है। चियान ने टीजिंग टोन में पूछा, अच्छा तो तुम्हारे कोकोनट ट्राइब में भी फिश रैमेन खाया जाता है? नारी बोली, हाँ हाँ बिल्कुल। वहीं हंटर अपनी हालत समझने की कोशिश कर रहा था। उसने चियान को गौर से देखा और अंदाजा लगाया कि ये कोई हाई रैंक वॉरियर है, शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल। चियान पानी भरने में लगा हुआ था और नारी इधर उधर से मछलियां पकड़ रही थी। चियान ने कहा, नारी बस एक फिश चाहिए, बाकी छोड़ दो। वो बोली, ठीक है, और एक बड़ी फिश को पॉट में डाल दिया। हंटर हैरानी से उन्हें देख रहा था। इतना सारा पानी 3 पैकेट रैमेन के लिए? वो खुद को रोक नहीं पाया और चिल्लाया, रुको, रैमेन ऐसे नहीं बनाते, मुझे छोड़ो, मैं बनाता हूं। चियान ने शोल्डर्स उचकाते हुए कहा, ठीक है बनाओ, और रस्सी काट दी। हंटर नीचे गिरा और जैसे तैसे उठकर रैमेन बनाने लगा। उसे दोनों की प्रेजेंस से इतना प्रेशर महसूस हो रहा था कि पसीना झरनों की तरह बह रहा था। उसने मन ही मन कहा, अगर रैमेन खराब हुआ तो मैं आज यहीं मरा समझो। उसने स्टैंडर्ड तरीका अपनाया, 3 पैकेट नूडल्स, सॉस और पानी। वो सोच रहा था, पानी कितना डालूं? सिक्स्थ सेंस प्लीज गाइड मी। उसने नूडल डाल दिए और टाइम मेजर करने के लिए अपने हार्ट बीट गिनने लगा। 200 धड़कनें, अब परफेक्ट। वो तेजी से नूडल स्टर करने लगा, टेक्निक्स लगाई और मन ही मन बोला, काश थोड़ी कीमची होती, पर डीमन रेल में कहाँ मिलेगी। आखिरकार रैमेन तैयार हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, हो गया। चियान और नारी पास आए। नारी ने सबसे पहले देखा और कहा, वाह, ये नूडल्स तो बिल्कुल अलग लग रहे हैं। जैसे ही सबने चियान का बनाया हुआ खाना टेस्ट किया, सब लिटरली शॉक में आ गए। उन्होंने बस 1 स्पून भरा ही था कि टेस्ट ने सबको फूड गैस्मिक स्टेट में पहुंचा दिया। मतलब इतना स्वादिष्ट रामन किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। नारी तो एक्साइटमेंट में टेबल से कूद गई और चिल्लाई कि चियान, ये तो इंसेनली टेस्टी है। गू भी कंप्लीटली स्टर्न था और बोला, क्या इंसान रोज इतना अच्छा खाना खाते हैं? चियान मुस्कुराया और बोला कि मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन चलो पहले रामन खत्म करते हैं। थोड़ी देर में सबने खाना खत्म कर लिया, लेकिन अंदर से सब यही चाहते थे कि वो रामन कभी खत्म ना हो। इतने में वो हंटर थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि उन्हें रामन पसंद आया या नहीं। चियान सीधा पूछता है, बताओ तुम्हें असल में क्या चाहिए? हंटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चियान ने कहा कि इतना स्वादिष्ट खाना मैं फ्री में नहीं खा सकता, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वो हंटर, जिसका नाम नमकिस था, तुरंत जमीन पर झुक गया और बोला, मुझे सिखाओ कि तुम्हारी तरह स्ट्रांग कैसे बनूं। चियान को झटका लगा, मुझे क्यों, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूं। नमकिस बोला, लेकिन तुम सबसे पावरफुल हंटर हो जिसे मैंने कभी देखा है। फिर किसुक ने बताया कि उसने देखा है कि चियान ने डीमन रेल में अपना घर बना लिया है, मतलब अब वो वहीं सेटल हो गया है। किसुक बोला कि अगर उसे साथ रखोगे तो उसका फायदा यह है कि वो अच्छा कुक भी है और ह्यूमन रेलम से चीजें लाकर तुम्हें दे भी सकता है। किसुक बहुत डेस्परेट था ट्रेनिंग के लिए, ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। फिर चियान ने पूछा, क्या तुमने नारी पर बाउंटी की वजह से हमला किया था? हंटर हैरान रह गया कि चियान ने मैकेनिकल क्रीचर को नाम दे दिया है। चियान ने उसके कान में विस्पर करके बोला, बस फ्लो के साथ चलो, नारी कोकोनट ट्राइब की है। किसुक बोला कि उसने नारी पर किसी पर्सनल रीजन से अटैक किया था, बाउंटी के लिए नहीं। उसने कहा कि अगर वो हंटर प्रमोशन टेस्ट पास कर ले तो उसे और कुछ नहीं चाहिए। चियान ने उसका रिक्वेस्ट मान लिया क्योंकि उसने उसके लिए इतना अच्छा खाना बनाया था। उसने कहा कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले एक स्पारिंग मैच करते हैं। किसुक बहुत खुश हुआ, लेकिन नारी बीच में आ गया और बोली कि वो खुद स्पार करना चाहती है। चियान ने पूछा, तुम्हें भरोसा है? नारी ने याद दिलाया कि तुम ही तो कहते हो कि डरावनी चीजों को बेहोश कर देना चाहिए। डिटर्मिनेशन से भरी वो बोली कि वो किसुक की आग को भी बुझाना चाहती है। फिर चियान ने एक काला पत्थर दिखाया और किसुक से कहा, क्या इसे तोड़ सकते हो? यह पत्थर था ब्लैक आयरन स्टोन, जो डायमंड से भी कई गुना हार्ड होता है।
किसुक हक्का बक्का रह गया और एक्सक्यूजेस देने लगा कि वो इसे क्यों नहीं तोड़ सकता। तभी नारी ने सीधा जाकर उस पत्थर को तोड़ डाला और बोली, चलो अब स्पार शुरू करो। फिर सीन बदलता है किसुक के बैक स्टोरी पर। वो बचपन से ही अवेकेंड हंटर था, मतलब बॉर्न प्रोडिजी। उसने अपनी एबिलिटीज सिर्फ 8 साल की उम्र में पाली थी, जबकि आम लोग 10 या उससे ज्यादा उम्र में अवेकन होते हैं। मेहनती होने के कारण वो बहुत तेजी से ग्रो करता गया और 20 साल की उम्र से पहले ही बी रैंक प्लस हंटर बन गया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके बाल झड़ने लगे हैं। 20s के शुरुआत में ही उसके सिर के बाल कम होने लगे और मिड 20s में उसका हेयरलाइन पूरी तरह एम शेप का हो गया। वो हर फार्मेसी के चक्कर लगाने लगा कोई इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन फार्मासिस्ट ने उसे साफ कहा कि ट्रांसप्लांट छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। किज़क कभी एक हैंडसम और टैलेंटेड बंदा था, लेकिन बाल झड़ने की प्रॉब्लम ने उसकी पूरी शाइन छीन ली थी। धीरे धीरे वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसका हंटर के रूप में ग्रोथ भी रुक गया। एक दिन उसे टीवी पर एक रिसर्च प्रोग्राम दिखा, जिसे डॉक्टर हैन मोंगडू नाम के साइंटिस्ट ने हैनबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट में होस्ट किया था। डॉक्टर बता रहे थे कि उन्होंने गलती से एक रेयर लिक्विड अपने सिर पर गिरा लिया और सरप्राइजिंगली उनके सारे बाल फिर से उगाए। लोग ये भी कहते हैं कि वो करीब 90 साल के हैं, लेकिन फिर भी उनके सिर पर फुल घने बाल हैं। ये सुनकर किज़क, जो अब तक सोफे पर पड़ा लाइफ से हार चुका था, एकदम उठ बैठा। जब किसी ने डॉक्टर से पूछा कि उस रेयर लिक्विड का बाकी हिस्सा क्या हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि वो उसे एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं और उससे बड़ा साइंस प्राइज जीतने का प्लान है। ये सुनकर किज़क ऑलमोस्ट बेहोश हो गया, क्योंकि डॉक्टर के पास दुनिया के काम आने वाला बॉल्डनेस क्योर बनाने का मौका था, लेकिन वो किसी मशीन बनाने में लगा था। कुछ दिन बाद न्यूज में आया कि हैनबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म डेमन रेल्म में भाग गया है। वहां कोई लॉ नहीं था, इसलिए किज़क ने सोचा कि वो खुद डेमन रेल्म जाकर उस मशीन को ढूंढेगा और उसमें मौजूद लिक्विड अपने सिर पर डालकर फिर से बाल उगाएगा। अब जब वो डेमन रेल्म में नारी के साथ स्पारिंग कर रहा है तो हालत खस्ता है। वो शॉक में है कि नारी उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक भी हिट नहीं लगा पा रहा। चियान भी डिसअपॉइंटेड है और उसे कहता है कि वो बहुत कमजोर है, लेकिन किज़क हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने मास्टर से कहा कि वो और मेहनत करेगा। इसी बीच चियान ने गू की दी हुई टिप के थैंक्स से रेडवुड का इस्तेमाल करके एक स्टोरेज कैबिनेट बना लिया। गू को वो क्रिएशन बहुत पसंद आया और उसने कहा कि ये कैबिनेट सालों तक चलेगा। सब अपने अपने काम में बिजी थे और किज़क लगातार प्रैक्टिस कर रहा था। नारी के हाथों पिटने के बावजूद उसे शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसने आखिरकार अपना विग उतार दिया था। गो को किज़क की फायर कंट्रोल की एबिलिटी देखकर थोड़ा इंप्रेस हुआ, लेकिन फिर भी वो डिसअपॉइंटेड था कि वो एक बच्चे को भी नहीं हरा पा रहा। चियान ने कहा कि नारी कोई आम बच्ची नहीं है, इसलिए ये समझ में आता है। किज़क ने हार नहीं मानी और नारी से एक और स्पारिंग सेशन मांगा। इस बार उसने आग को तलवार की शेप में बदलकर उस पर हमला किया और एक हिट लगाने में सफल हुआ, लेकिन नारी ने अपना शरीर लिक्विड फॉर्म में बदल लिया और किज़क हैरान रह गया। उस शॉक के चलते वो नारी के काउंटर अटैक के लिए पूरी तरह खुल गया। नारी ने अपने नॉर्मल रूप में वापस आकर उसे इतनी जोर से किक मारी कि वो पास की हिल में जा टकराया और दीवार में बड़ा क्रैक पड़ गया। नारी ने कॉन्फिडेंटली कहा कि अब उसे आग से कोई डर नहीं लगता और ये सब चियान की वजह से है। जमीन पर पड़े हुए किज़क को लगा कि शायद वो अब बी रैंक की लिमिट तक पहुंच चुका है और अब उसके पास दिखाने लायक कोई स्किल नहीं बची। लेकिन उसके अंदर एक खास बात थी, वो हार नहीं मानता था। इसलिए वो फिर से खड़ा हो गया और चेहरे पर एक्साइटमेंट के साथ नारी से एक और सेशन की मांग की। तभी उसे अचानक नोज ब्लीड होने लगा। चियान ने पूछा कि वो डेमन रेल में कितने दिन से है। किज़क ने कहा 9 दिन। चियान ने समझाया कि अगर वो अपनी करंट रैंक पर और रुका तो शायद जिंदा नहीं रहेगा। किज़क ने थोड़ी झिझक के साथ वापस जाने का फैसला किया, हालांकि उसका मन नहीं था। तब चियान ने उससे कहा कि उसमें ए रैंक हंटर बनने की पूरी पोटेंशियल है और उसे मेहनत जारी रखनी चाहिए। ये सुनकर किज़क शॉक में आ गया, लेकिन अब उसके अंदर खुद पर कोई भरोसा नहीं बचा था, क्योंकि उसने बहुत कुछ खो दिया था। किज़क पिछले 6 साल से लगातार ए रैंक एग्जाम में फेल हो रहा था। लोगों के बीच ये कहा जाता है कि अगर कोई इंसान 3 साल तक एक ही रैंक एग्जाम पास नहीं कर पाता तो वो बस एक लॉस्ट कॉज बन जाता है, और किज़क का 6 बार फेल होना तो बिल्कुल अनहर्ड था। चियान ने उसे समझाया कि वो कर सकता है, क्योंकि उसका मोनोहोल अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। उसने किज़क को सलाह दी कि जब वो वापस जाए तो अपने अंदर की डेमोनिक एनर्जी को जरूर प्योरीफाई करे। किज़क ने उसका शुक्रिया अदा किया और भरोसा दिलाया कि वो पूरी मेहनत करेगा। जब वो वापस जाने की तैयारी कर रहा था तो उसने चियान से पूछा कि उसे कुछ चाहिए क्या, क्योंकि उसे लगा कि उसका रामन खत्म हो गया है। चियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस रामन ही चाहिए और कुछ नहीं। नारी ने उसे सेफ जर्नी की शुभकामनाएं दी। किज़क ने नारी से कहा कि वो ट्रेनिंग जारी रखे, क्योंकि अगली बार वो उनकी फाइट जरूर जीतेगा। रवाना होने से पहले किज़क ने पूछा कि किसी ने उसका विग देखा है, लेकिन चियान ने कहा कि नहीं, उसने नहीं देखा। जब और कुछ नहीं बचा तो किज़क फाइनली चला गया। उसके जाते ही गू ने चियान का ध्यान इस बात की तरफ खींचा कि किज़क कभी उन्हें धोखा भी दे सकता है। चियान ने पूछा कि गू को क्या लगता है, क्योंकि वो लोगों के मन को पढ़ सकता है। उसने कहा कि उसे लगता है किज़क सच में स्ट्रांग बनना चाहता है और वो झूठ नहीं बोल रहा। चियान को ये बात पसंद आई कि वो ईमानदार है। तभी नारी ने पूछा कि क्या चियान गू की बात समझ सकता है। उसने हाँ कहा और फिर नारी को घर के अंदर ले गया ताकि वो उसे वो नया कैबिनेट दिखा सके जो उसने खुद बनाया था। नारी को वो काफी अच्छा लगा, लेकिन उसने कहा कि घर थोड़ा डार्क लग रहा है। चियान ने उसकी बात मान ली और सोचा कि अगर खिड़कियां बना ली जाएं तो रोशनी अंदर आ जाएगी। उसने अपनी एबिलिटी से दीवारों में विंडो स्पेस बना दिया और नारी एक्साइटमेंट से झूम उठी। उसे वैसे भी ब्राइट जगह पसंद थी। चियान ने कहा कि रात के लिए हमें लाइट की जरूरत होगी ताकि अंधेरा ना रहे। उसने बताया कि एक स्टोन होता है जिसे ग्लो स्टोन कहते हैं, जो अंधेरे में लाइट देता है। कुछ ग्लो स्टोन्स लगाकर घर को उजाला किया जा सकता है। गू ने पूछा कि क्या उसे पता है कि वो पत्थर कहाँ मिलते हैं। चियान ने कहा हाँ, वो वॉल्केनिक रीजन में मिलते हैं, लेकिन वो जगह बहुत डेंजरस है और हंटर्स वहां जाने से डरते हैं। गू ने कहा कि वही उसका होम टाउन है, पर यह कहते वक्त वो थोड़ा सैड दिखा। चियान को हैरानी हुई, क्योंकि उसे लगा कि घर लौटने की बात पर गू खुश होगा। नारी ने पूछा कि गू क्या कह रहा है, तो चियान ने बताया कि वो किसी बात से अपसेट है।
क्योंकि गू उस जगह को लेकर परेशान था, इसलिए चियान ने कहा कि वो अकेला जाएगा और बाकी दोनों घर पर रह सकते हैं। नारी ने मना कर दिया और बोली कि वो भी साथ जाएगी क्योंकि अब उसे आग से डर नहीं लगता। चियान उसकी हिम्मत देखकर खुश हुआ और बोला कि उसने बहुत जल्दी अपना डर जीत लिया। फिर चियान ने गू से पूछा कि क्या वो भी जाएगा। गू ने थोड़ा झिझकते हुए हाँ कहा, क्योंकि वहां उसका कुछ अधूरा काम बाकी था। जब सब साथ जाने पर राजी हो गए तो चियान ने बताया कि वो गू के लिए कुछ खास इक्विपमेंट बनाएगा जो वॉल्केनिक रीजन में काम आएगा। उधर मेंडिया प्लांटेशन में लोग किज़क का विक चुराकर खेल रहे थे। वॉल्केनिक रीजन को ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि वहां की वॉल्केनिक ऐश त्वचा को जला देती है, हवा में फैली डेमोनिक एनर्जी एक सांस में मार देती है और जहरीली गैस वहां फैली रहती है। यही वजह है कि ये जगह ह्यूमन वर्ल्ड के लिए लगभग अननोन है। जब उनकी टीम वहां पहुंचती है तो नारी लिटरल सेंस में आग के साथ खेलने लगती है। वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी क्योंकि आखिर वो मैकेनिकल लाइफ फॉर्म थी। लेकिन गू की नजर अब चियान पर थी और वो सोच रहा था कि आखिर वो क्या है। चियान ने कामली कहा कि वो एक कैमरा हंटर है। ये सुनकर गू हैरान रह गया। गू जानता था कि कैमरा हंटर्स हमेशा इंसानी रूप में नहीं रहते। चियान ने कहा कि वो पहले से ऐसा ही था, लेकिन जब वो रीजनरेट हुआ तो उसका रूप बदल गया। फिर उसने गू से पूछा कि क्या उसे उनके साथ रहना ठीक लगता है, क्योंकि आखिर वो एक मॉन्स्टर है और शायद हंटर के साथ रहना उसके लिए कंफर्टेबल ना हो। गू ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसे अच्छा लगता है कि अब उसके पास कोई है जिससे वो बात कर सकता है। इतने में नारी आ गई और शिकायत करने लगी कि वो गू की आवाज नहीं सुन पाती, जिससे चियान सुन लेता है। चियान ने समझाया कि गू बस उसके ओरिजिन के बारे में पूछ रहा था। नारी ने जल्दी से जवाब दिया कि वो तो नेटिव है, लेकिन गू के चेहरे से साफ था कि उसे सच्चाई का अंदाजा है। तीनों गर्म और उबलती जमीन पर आगे बढ़ते रहे। चियान ने कहा कि ल्यूमिनस स्टोन्स हमें लावा स्प्राउट्स के पास मिलेंगे। कुछ देर बाद वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां सामने ही वो चमकते पत्थर दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर एक मेल फायर टॉर्च दिखाई दिया जो रो रहा था। सामने एक डेड फीमेल फायर टॉर्च पड़ी थी जिसकी वजह से वो दुखी था। पता चला कि वो फीमेल अपने एग्स लेकर जा रही थी जब उसकी मौत हो गई। गू ने बताया कि सिर्फ फीमेल्स ही एग्स लेकर जाती हैं और अब जब वो मर चुकी है तो सारे एग्स भी शायद मर जाएंगे। ऊपर से क्रेटर के अंदर इतनी ज्यादा हीट थी कि कोई भी एग सर्वाइव नहीं कर सकता था। नारी को उस बेचारे टॉर्च पर दया आ गई और चियान ने कुछ करने का फैसला किया। वो उसके पास कूद गया, जबकि गू उसे चेतावनी दे रहा था कि पास मत जाना क्योंकि टॉड बहुत गुस्से में है। जैसा सोचा था, टॉड ने उस पर फायर ब्रेथ छोड़ी, लेकिन चियान ने उसे सिर्फ एक उंगली से रोक दिया। पल भर में चियान उसके सिर के पास पहुंच गया और एक हल्का टैप किया। असल में चियान ने उसके सिर पर हल्का पैरालिटिक पॉइजन लगाया था, जिससे टॉड कुछ देर के लिए हिल नहीं पाया। चियान जानता था कि यह असर ज्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि फायर टॉड जहर के खिलाफ काफी रेजिस्टेंट होते हैं। ऊपर से नारी चिल्लाई कि क्या वो ठीक है। चियान ने कहा कि हाँ, क्योंकि उसके शरीर में खुद फायर टॉड के सेल्स हैं। उसने कहा कि मरी हुई टॉड के लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जिंदा वाले को बचाया जा सकता है। चियान ने सारे एग्स इकट्ठे करके मेल टॉड की पीठ पर रखे और उन्हें कपड़े से अच्छी तरह बांध दिया ताकि वो गिरे नहीं। जब टॉड को होश आया तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर एग्स हैं। वो अपनी मरी हुई साथी के पास गया, कुछ पल रुका और फिर दूर छलांग लगा दी। जाने से पहले उसने पीछे मुड़कर नारी की ओर देखा। नारी ने मुस्कुराकर कहा कि शायद वो उन्हें धन्यवाद कह रहा था। अब जब टॉड की मदद हो गई तो चियान ने नारी को नीचे आने के लिए कहा ताकि वो स्टोन इकट्ठे कर सकें। नारी खुशी से पत्थर उठाने लगी, लेकिन चियान ने चेतावनी दी कि अगर उसने गिरा दिया तो उसके पैर जल जाएंगे। नारी हंसते हुए बोली कि ये पत्थर उसकी ताकत के सामने कुछ नहीं है। उधर गू को पत्थर उठाने में बहुत दिक्कत हो रही थी और वो अपने छोटे शरीर को कोस रहा था। चियान ने कहा कि वो अपना काम निपटा ले जबकि वो पत्थरों की देखभाल करेगा। चियान ने कहा कि शायद गू अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट्स लेकर आया है। गू ने तुरंत कहा कि मॉन्स्टर्स के कोई दोस्त नहीं होते, वो बस गिफ्ट्स छोड़कर वापस जाना चाहता है, किसी से मिलना नहीं। चियान को उसकी बात से प्रभावित हुआ और बोला कि उसे अपने साथियों की याद आती है, इसका मतलब वो एक इंटेलिजेंट मॉन्स्टर है। गू ने सिर झुकाकर कहा कि उसे याद नहीं आती, बस अफसोस है कि जब वो गया था तब गुड बाय नहीं कह सका। चियान ने फिर पूछा कि आखिर वो अपना ग्रुप क्यों छोड़कर गया। गू ने कहा कि वहां कुछ अच्छी बातें भी थी, लेकिन गू ने बताया कि उसकी इंटेलिजेंस जागने के साथ बहुत सी अच्छी बातें आई, लेकिन कुछ बुरी भी। उसने कहा कि अगर उसने लैंग्वेज नहीं सीखी होती तो शायद आज वो जो खालीपन महसूस कर रहा है वो कभी नहीं होता। उसे अपनी पैक से अलग और सुपीरियर महसूस होता था क्योंकि अब वो किसी से ठीक से जुड़ नहीं पा रहा था। इसी वजह से उसने अपनी पैक छोड़ दी। उसकी पैक को तो ये तक पता नहीं कि वो चला गया है, लेकिन उसे उनसे कोई गिला नहीं क्योंकि उनमें अपनापन जैसी कोई भावना थी ही नहीं। उधर जब नारी पत्थर निकाल रही थी तो उसे एक अजीब सा एग मिला जो साफ तौर पर किसी मॉन्स्टर का था, लेकिन किसका ये कोई नहीं जानता था। तभी गू फिसलते फिसलते बचा और उसके हाथ से पत्थर लगभग गिर गया, जिससे अंडे पर हल्की सी दरार पड़ गई। चियान को चिंता हुई कि अब बच्चा शायद कमजोर पैदा हो क्योंकि अंडे से खुद बाहर निकलना उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। नारी को अंडे पर दया आई और उसने कहा कि इसे अपने साथ ले चलना चाहिए वरना ये पक जाएगा, लेकिन गू इसके खिलाफ था क्योंकि उसे डर था कि उसमें से कौन सा मॉन्स्टर निकलेगा ये कोई नहीं जानता था। चियान ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला कि उसके पास एक सेफ जगह है जहां वो अंडे को नेस्ट बना सकता है। वैसे भी उसे ये जानने की जिज्ञासा थी कि अंदर आखिर है क्या। काफी सोचने के बाद उसने तय किया कि अंडे को घर ले जाएंगे। गू ने फिर मना किया और कहा कि उसने ऐसा एक पहले कभी नहीं देखा। तब चियान ने गिल्ट ट्रिक इस्तेमाल की और बोला कि अरे अंडे में दरार तो तूने ही डाली थी जब पत्थर गिरा था। गू ने मान लिया कि गलती उसी की है, लेकिन उसने याद दिलाया कि नारी को इससे खतरा हो सकता है। चियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब वो साथ है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं। गू ने थोड़ी देर सोचा और आखिर मान गया कि अंडा साथ ले चलते हैं। इसके बाद सबने मिलकर स्टोन माइनिंग पूरी की और आखिरकार घर लौट आए। घर पहुंचकर देखा तो किज़क वापस आ चुका था। चियान हैरान था कि वो इतनी जल्दी लौट आया। किज़क ने कहा कि वो चियान का सामान उठा सकता है क्योंकि अब वो स्ट्रांग हो गया है। चियान ने हंसते हुए उसे बैग दे दिया, लेकिन जैसे ही किज़क ने बैग उठाया वो एकदम नीचे गिरा, मानो किसी ने उसे थॉर का हैमर थमा दिया हो। तभी चियान ने देखा कि उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। उसने पूछा कि ये क्या हुआ। उधर वॉल्केनिक रीजन में गू ने अपने साथियों के लिए रामेन पैकेट्स छोड़ दिए थे।
चियान ने सोचा कि शायद किज़क को कहीं मारा गया है, लेकिन ये बात उसे अजीब लगी क्योंकि वो ऐसा बंदा नहीं लगता जो पिट जाए। किज़क ने सफाई दी कि उसकी ऑरा इसलिए कम लग रही है क्योंकि वो तो रोज नारी से पिटता है। चियान को यकीन नहीं हुआ कि आदमी इस बात पर प्राउड है। सवालों से बचने के लिए किज़क भाग गया और बोला कि वो सबके लिए खाना बनाने जा रहा है। थोड़ी देर बाद नारी आई और देखा कि चियान स्टोन्स पर कुछ काम कर रहा था। उसने पूछा कि वो क्या बना रहा है। चियान ने बताया कि वो ग्लो स्टोन्स को काटकर लैंप बना रहा है और उन्हें सीलिंग पर टांगेगा ताकि रात में रोशनी रहे। नारी ने उसकी तारीफ की कि वो कितना स्मार्ट है और हर चीज डिटेल में एक्सप्लेन करता है। उसने ये भी कहा कि चियान का दिल उसके पिता जैसा ही अच्छा है। चियान ने इस मौके का फायदा उठाकर पूछा कि क्या वो कोकोनट ट्राइब वाले अपने डैडी की बात कर रही है। नारी ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उसी वक्त गू और मैंड्रियोरा के बीच झगड़ा शुरू हो गया क्योंकि गू को लगा कि उन्होंने उसकी टेरिटरी में घुसपैठ की है। इधर किज़क ने अपनी स्पेशल डिश तैयार कर ली थी, टोफू पॉकेट्स। उन सबको बुलाया और बोला कि आओ टेस्ट करो। चियान भी खाने में इंटरेस्टेड था, लेकिन उसने किज़क से पहले पूछा कि उसके चेहरे का हाल ऐसा कैसे हो गया। किज़क ने बताया कि वो हंटर एसोसिएशन गया था प्रमोशन एग्जाम के लिए अप्लाई करने, लेकिन वहां उसकी मुलाकात कुछ ए रैंक हंटर्स से हुई। उन्होंने उसे चिढ़ाया कि वो पिछले 7 सालों से एग्जाम में फेल हो रहा है। बात बढ़ी और फिर लड़ाई हो गई। इससे पहले कि वो अपनी कहानी पूरी करता, बाकी सबने खाना खत्म कर लिया और बोले कि उन्हें और चाहिए। किज़क ने कहा कि वो लोग उसे लूजर बोल रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे कि अब भी एग्जाम नहीं पास कर पाया। फिर वो उसके बालों का मजाक उड़ाने लगे और यही सुनकर वो आपा खो बैठा और उनसे लड़ पड़ा। चियान ने पूछा कि वो पूरी तरह बॉल्ड है या फिर खुद शेव करता है। किज़क ने कहा कि डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए कि उसके बाल क्यों झड़ गए। ये अब तक एक मेडिकल मिस्ट्री है। चियान ने फिर पूछा कि अगला प्रमोशन एग्जाम कब है, तो किज़क बोला 90 डेज में। चियान ने कहा कि अब वक्त बहुत कम है, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग शुरू करनी चाहिए। किज़क बहुत एक्साइटेड हो गया और बोला कि वो जो भी कहेगा वो करेगा। लेकिन जब चियान ने कहा कि उसका पहला काम होगा नारी से बर्तन धोने का काम ले लेना, तो किज़क के चेहरे के भाव उड़ गए। वो तो उम्मीद कर रहा था कि उसे कोई कूल ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन यहाँ तो बर्तन धोने की बात निकली। चियान ने कहा कि उसे ग्लो स्टोन्स भी साफ करने हैं ताकि उन पर जमी वोल्केनिक ऐश निकल जाए। किज़क हैरान रह गया और बोला कि ये कैसा ट्रेनिंग है। चियान ने हंसते हुए कहा कि अगर वो ये नहीं करना चाहता तो वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बेकार रह सकता है। फिर चियान ने नारी की तरफ देखा और बोला कि उन्हें थोड़ी डाइजेशन के लिए फिशिंग करनी चाहिए। नारी तो सुनते ही एक्साइटेड हो गई। किज़क को लगा कि चियान ने उसे बर्तन धोने को सिर्फ किसी हिडन वजह से कहा है, इसलिए वो बिना और सवाल किए बर्तन धोने लगा। वो खुद को मोटिवेट करता हुआ बोला कि आखिर वो बी क्लास तक अपनी मेहनत से पहुंचा है, तो ये छोटा सा काम क्या बड़ी बात है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी नारी और चियान के पीछे भाग गया और नदी किनारे पहुंच गया। जब नारी और चियान मछली पकड़ रहे थे, किज़क अब भी पानी में स्ट्रगल कर रहा था। दरअसल उसकी पावर एक्वेटिक जानवरों पर काम नहीं करती थी। चियान ने सिर पकड़ लिया और बोला कि अपने माना का यूज करना सीखो। किज़क बोला कि वो कोशिश करता है लेकिन कभी काम नहीं बनता। तभी चियान ने एक ग्लोस्टोन उठाई और बोला कि इसे पकड़ो। जैसे ही किज़क ने उसे पकड़ा, पत्थर उसके हाथ से गिर गया। तभी उसे एहसास हुआ कि इस पत्थर में डिमोनिक एनर्जी है और वो उसे संभाल नहीं पा रहा है। चियान ने समझाया कि कुछ ग्लोस्टोन्स में कंडेंस्ड डिमोनिक एनर्जी होती है जो डीमन रेल्म की कच्ची और खतरनाक एनर्जी है। उसे इसे बाहर निकालने के लिए रिफाइंड माना का इस्तेमाल करना होगा। चियान ने कहा कि उसके अंदर बहुत माना है, लेकिन वो उसे कंट्रोल करना नहीं जानता। उसने उसके सीने पर हल्के से हाथ रखा और पूछा कि क्या अब एनर्जी का रास्ता खुल गया है। किज़क ने महसूस किया कि उसके शरीर में माना तेजी से घूम रहा है। चियान ने कहा कि अब उस रास्ते को फॉलो करो और ग्लोस्टोन उठाने की कोशिश करो। किज़क ने कॉन्सेंट्रेट किया और थोड़ी मेहनत के बाद वो पत्थर उठाने में कामयाब हो गया। उसे तब समझ आया कि बर्तन धोना और पत्थर साफ करना असल में ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। वो खुश होकर बोला कि चियान का प्लान वाकई कमाल का था। चियान ने मुस्कुराकर कहा कि अब वो अपने माना को कंट्रोल करते हुए बाकी बर्तन भी साफ करता रहे। पूरी सिचुएशन समझते हुए किज़क ने चियान से कहा कि वो उसकी हर बात मानेगा और पूरी मेहनत करेगा। चियान उसकी डिटर्मिनेशन देखकर खुश हुआ क्योंकि अंदर से उसे भरोसा था कि किज़क वाकई कुछ कर दिखाएगा। रात को चियान ने ग्लोस्टोन को सीलिंग पर टांगा और वो एक खूबसूरत लैंप बन गया। बाकी सब सो चुके थे, सिर्फ गू जाग रहा था क्योंकि वो दिन में पहले ही सो गया था। अब उसके शरीर में नींद का नामो निशान नहीं था। तभी उसने देखा कि नारी नींद में से उठी जैसे कोई ज़ॉम्बी चल रही हो और घर से बाहर निकल गई। गू चुपचाप दूरी से देखता रहा कि वो क्या कर रही है। नारी नदी किनारे पहुंची और अपने कपड़े धोने लगी। उसके कपड़े गंदे थे, इसलिए शायद वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। गू ने सोचा कि शायद उसके पास और कपड़े नहीं हैं, इसलिए उसे रात में ही लॉन्ड्री करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद नारी पानी से बाहर आई। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी क्योंकि उसके कपड़े अब साफ हो गए थे। वो अपनी छोटी सी जीत पर खुश हो रही थी। तभी चियान भी बाहर आया जैसे वो बस फ्रेश एयर लेने निकला हो। नारी ने पूछा कि वो बाहर क्या कर रहा है, तो उसने हंसते हुए कहा कि वो गू के साथ वॉक पर निकला है। फिर उसने नारी से पूछा कि क्या वो भी वॉक पर है, तो वो थोड़ी नर्वस होकर बोली हाँ, बस थोड़ा घूमने आई थी। चियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि रुको जरा, और उसने उसकी कमर पर एक बेल्ट और फूल लगाया। नारी को ये बहुत पसंद आया क्योंकि इससे वो और कूल लग रही थी। अचानक जंगल की तरफ से कोई अजीब सी आवाज आई जिससे नारी डर गई, लेकिन चियान ने हंसकर कहा कि डरने की जरूरत नहीं, वो बस एक ग्रास हॉपर है। दोनों वापस घर की तरफ चलने लगे। रास्ते में चियान ने पूछा कि उसे और कुछ चाहिए, जैसे कपड़े या जूते। नारी ने कहा कि वो बहुत खुश है उन चीजों से जो चियान ने पहले ही दे दी हैं। अगले दिन चियान डीमन रेल्म से बाहर आया, एक अच्छा आउटफिट पहने लेकिन बिना जूतों के। वो नारी के लिए शॉपिंग करने आया था। राह चलते लोग उसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल इंसान हो।
चियान नारी को डीमन रेल्म से बाहर नहीं ला सकता था क्योंकि उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी थी और वो अभी ट्रॉमा से गुजर रही थी। चियान ने सोचा भी नहीं था कि वो एक बच्चे के कपड़ों की वजह से ह्यूमन रेल्म तक पहुंच जाएगा। जब वो किसी क्लोथिंग स्टोर की तलाश में इधर उधर देख रहा था, तभी एक रफ दिखने वाला लड़का उसके पास आया और बोला कि वो उसे कपड़ों की दुकान तक ले जा सकता है, बस 10,000 रुपीज में। चियान समझ गया कि ये लड़का स्मार्ट है, लेकिन वो बोला कि उसके पास छोटे नोट्स नहीं है, वो पेमेंट दुकान पर पहुंचकर करेगा। लड़का हंसा और बोला कि एक हंटर के पास 10,000 रुपीज भी नहीं, लगता है तू रूकी है जिसे किसी ने ठग लिया है। फिर भी उसने कहा कि वो उसे दुकान तक ले जाएगा क्योंकि उसके पास पैसे तो लगते हैं। चलते हुए उसने अपना नाम बताया, बोंगू। रास्ते में चियान ने देखा कि आसपास पुलिस पेट्रोल कार्स हैं, तो उसे लगा कि ये स्लम अब पहले से सुरक्षित हो गया है। बोंगू बोला कि उसे देखकर लगता है कि तू नया अवेकंड है क्योंकि तू बिना किसी इक्विपमेंट के गेट से बाहर आया है। बोंगू को लगा कि शायद चियान को किसी ने लूट लिया, लेकिन उसने उसे एडवाइस की कि कभी हार मत मानना। चियान ने मुस्कुराकर सोचा कि ये लड़का अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है। बोंगू बोला, मैं बच्चा नहीं हूं, मैं 17 साल का हूं। अचानक उन्होंने आगे कुछ थग्स देखे। बोंगू ने फौरन कहा कि उस डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल मत जाना, वो सबसे डेंजरस जगह है। उसने बताया कि पहले स्पेस गैंग डिस्ट्रिक्ट 11 में थी, लेकिन अब उन्होंने अपना इलाका बढ़ाकर डिस्ट्रिक्ट 13 तक कर लिया है। बोंगू ने कहा कि अब वहां पुलिस भी नहीं जाती। तभी उसने बताया कि वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट 12 में खड़े हैं। ये सुनकर चियान थोड़ा डर गया क्योंकि उसे चिंता होने लगी कि कहीं वो ऑर्फनेज भी तो उसी इलाके के पास नहीं था। चैन को चिंता थी कि वो जिस ऑर्फनेज में डिस्ट्रिक्ट 13 में रहता था, कहीं वो अब भी वही तो नहीं है। उधर एक बच्चों के कपड़ों की दुकान में दुकान की मालकिन पाक पहले से पछता रही थी कि उसने स्लम में बच्चों की दुकान क्यों खोली। वो सोच रही थी कि अब बिजनेस बदल देना चाहिए। तभी चियन दुकान में दाखिल हुआ। बोंगू और पाक के बीच थोड़ी मजेदार नोकझोंक हुई। बोंगू ने बताया कि चियन कपड़े खरीदने आया है। पाक गुस्से में आकर बोंगू के गाल पकड़ लेती है और कहती है कि वो बार बार ऐसे कंगाल हंटर्स को उसके दुकान में क्यों लाता है। वो बताती है कि पहले से ही बहुत सारे लोग उस पर पैसे उधार लिए बैठे हैं। असल में पाक ने खुद बोंगू से कहा था कि वो बेचारे हंटर्स को दुकान लाया करे क्योंकि वो उसे अपने मरे हुए भाई की याद दिलाते हैं, लेकिन अब उसे डर था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। जब दोनों एक दूसरे से बहस में उलझे थे, तब चियन कपड़े देख रहा था। अचानक वो बीच में बोल पड़ा कि उसे कपड़े खरीदने हैं। उसने जेब से एक 10 मिलियन वॉन का नोट निकाला और कहा कि यही उसके पास सब कुछ है। जैसे ही पाक और बोंगू ने वो नोट देखा, उनका बर्ताव एकदम बदल गया। पाक ने मुस्कुराते हुए उसे सपनों की दुकान जैसा फील देने लगी और बोंगू स्नैक्स और ड्रिंक लेकर आया। अब पाक बड़े प्यार से अपने सारे कपड़े दिखाने लगी। चियन ने बताया कि उसे कपड़े अपने लिए और एक मिडिल एज लड़की के लिए चाहिए। पाक खुश होकर अंदर भागी और दुकान के सबसे सुंदर कपड़े निकाल लाई। दिन के आखिर में चियन ने दुकान के लगभग सारे कपड़े खरीद लिए। पाक खुश थी और सोच रही थी कि काश हर दिन ऐसा होता। उसने कहा कि वो डिलीवरी करवा देगी, लेकिन चियन ने मना कर दिया और बोला कि वो खुद ले जाएगा। फिर उसने बोंगू को 100,000 वॉन दिए और कहा कि उसे उससे एक और काम करवाना है। दुकान से बाहर निकलने के बाद बोंगू बिना कुछ बोले चुपचाप उसे एक इन तक लेकर गया। उसने बताया कि ये जगह बिल्कुल सेफ है क्योंकि पास में पुलिस स्टेशन है और ओनर बहुत अच्छा इंसान है। चियन ने कहा कि वो अंदर जाकर देखता है और बोंगू को बाहर रुकने को कहा। बोंगू बाहर खड़ा सोचने लगा कि चियन ने उसे इतने पैसे क्यों दिए और उसके लिए कपड़े भी खरीदे। उसे शक हुआ कि कहीं चियन बच्चों को फंसाने वाला आदमी तो नहीं, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि शायद चियन सच में अच्छा इंसान है। थोड़ी देर में चियन बाहर आया और बोला कि बोंगू सही था, इनका मालिक वाकई अच्छा है। फिर उसने बोंगू के हाथ में एक चाबी रखी और बोला, मुझे पता है कि तुम सड़कों पर रह रहे हो, अब ये कमरा तुम्हारा है। चियन ने पूरे 1 साल का किराया और खाना पीना सब पहले ही भर दिया था। उसने कहा, अब ठीक से खाना और आराम करना। इतना कहकर वो वहां से चला गया। जब वो डीमन रेल्म के गेट तक पहुंचा तो बोंगू खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, तुम्हारा कोई हिडन मोटिव तो नहीं? आज ही मिले हो और इतना सब क्यों किया? चियन मुस्कुराया और बोला, कभी मैं भी तुम्हारी तरह था, बहुत समय पहले। तुम्हें देखकर वो दिन याद आ गए। ये कहकर वो डीमन रेल्म में चला गया। जब वो वापस लौटा तो नारी बहुत परेशान थी क्योंकि वो बिना कुछ बोले बाहर चला गया था। चियन ने हंसते हुए कहा कि वो नारी के लिए गिफ्ट्स लेने गया था। उसने बैग उसके सामने रखा और उसमें ढेर सारे सुंदर कपड़े थे। नारी की आंखें चमक उठी, वो बहुत खुश हुई। चियन ने कहा, जा इन्हें पहनकर देख। और फिर खुलासा हुआ कि चियन ने वो कपड़े असल में किसियों के कपड़ों में से बोरो किए थे। गू थोड़ा नाराज था क्योंकि चियन इंसानों की दुनिया गया था, लेकिन उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। बाद में चियन बैठकर कपड़े फोल्ड करने लगा जबकि नारी नए कपड़े ट्राई कर रही थी। चियन खुश था कि नारी इतनी एक्साइटेड है और उन कपड़ों में बहुत क्यूट लग रही थी। कई कपड़े ट्राई करने के बाद नारी को एक कपड़ा सबसे ज्यादा पसंद आया, जिस पर बीच में एक चूजे की ड्राइंग थी। वो हंसकर बोली कि ये गू जैसा दिखता है। गू हैरान रह गया कि उसे एक सुस्त से चिकन ड्राइंग से कंपेयर किया जा रहा है। चियन ने नारी से कहा कि अब बाकी कपड़े वो खुद फोल्ड करे। नारी खुशी से मान गई। तभी गू बोला कि घर में इतने कपड़ों के लिए जगह ही नहीं है। चियन बोला कि उसने सोच लिया है, अब वो घर को एक्सपैंड करेगा ताकि नारी के लिए एक वॉक इन क्लोजेट और बिल्ट इन वार्डरोब बना सके। गू ने कहा कि उसके लिए तो पेड़ काटने पड़ेंगे, लेकिन चियन बोला कि उसे इस काम के लिए परफेक्ट इंसान पता है। फिर उसने कियो को समन किया और बोला कि उसके लिए एक नया स्पेशल ट्रेनिंग है। कियो बहुत खुश हुआ और बोला कि उसने अपनी ट्रेनिंग आउटफिट साफ कर ली है, जो कि चियन की फटी पुरानी ड्रेस थी। कियो ने कहा कि वो कपड़ा जहर में भीगा हुआ था और उसे पता नहीं था, लगभग मर ही गया था उसे छूकर। उसे लगा कि चियन ने जानबूझकर कपड़े पर जहर छोड़ा ताकि खुद को मजबूत बना सके, लेकिन असल में चियन बस उसे धोने में आलसी था।
फिर चियन ने हंसते हुए कहा, अब तुम इसे पहन लो, यह तुम्हारी परफेक्ट ट्रेनिंग यूनिफॉर्म है। उसने कहा कि अब तुम ये पहनकर जंगल में जाकर लकड़ी काटो। बीच में गू ने कहा कि वो खुद देखेगा कौन से पेड़ काटने हैं। कियो डर गया कि तब वो शायद ये कपड़े पहनकर ही मर जाएगा और अब उसे लकड़ी भी काटनी है। तभी घर के अंदर से नारी की आवाज आई। वो चिल्लाई कि अंडे में कुछ गड़बड़ है। सब भागकर अंदर गए। चियन ने देखा कि अंडा बहुत जोर जोर से हिल रहा है। उसे लगा कि अब वो फूटने वाला है। कियो डर गया कि कहीं उसमें से कोई डिजास्टर लेवल का मॉन्स्टर न निकल आए, लेकिन नारी बोली कि नहीं, उसमें से कोई प्यारा क्रिएचर निकलेगा। दोनों बहस ही कर रहे थे कि तभी अंडे में से नुकीले पंजे बाहर निकले। सबकी नजरें वहीं टिक गई। थोड़ी देर में अंडा पूरी तरह फूट गया और सब हैरान रह गए क्योंकि वो क्रिएचर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका शरीर सांप जैसा था, लेकिन पैर किसी पक्षी जैसे थे। वो टेबल से कूदकर सीधा कियो के चेहरे पर चढ़ गया और बेचारा डर के मारे लगभग बेहोश ही हो गया। बाद में कियो जंगल में लकड़ी काट रहा था और उसके सर पर गू बैठा उसे सुपरवाइज करने। जहरीले कपड़ों की वजह से वो बहुत मुश्किल में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चियन कैसे उस कपड़े में आराम से घूमता था। उधर चियन आराम से कपड़े फोल्ड कर रहा था जब नारी उस क्रिएचर को गोद में लेकर आई। उसने कहा कि वो बहुत प्यारा और आज्ञाकारी लग रहा है। चियन बोला कि शायद वो नारी से वफादार है क्योंकि उसे पता है कि नारी ने ही उसकी जान बचाई थी। अब सवाल था उसका नाम क्या रखा जाए। चियन ने कहा इसे सासा बुलाते हैं क्योंकि ये आधा स्नेक जैसा है। नारी मुस्कुराई और बोली कि नाम तो अच्छा है। तभी सासा अचानक उछलकर भाग गया और जंगल की तरफ चला गया। नारी और चियन हंसने लगे क्योंकि उसे देखना मजेदार था। चियन ने गू से कहा कि उसने ऐसा क्रिएचर पहले कभी नहीं देखा। गू ने भी माना कि यह किसी नई प्रजाति जैसा लग रहा है। गू ने बताया कि यह क्रिएचर बहुत रेयर स्पीशीज है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि यह मॉन्स्टर वॉल्केनिक रीजन से आया है। इसलिए उसने कहा कि उन्हें मैंड्रियोरास पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वॉल्केनिक जोन के मॉन्स्टर्स के लिए प्लांट टाइप क्रिएचर्स एक तरह की डेलिकेसी होते हैं। वो कोई भी पौधा देखकर उसे खा लेते हैं क्योंकि वहां पौधे बहुत कम होते हैं। इसके अलावा उन्हें ऐसे पौधे ज्यादा पसंद होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग डेमोनिक एनर्जी भरी हो। इसलिए गू को पूरा यकीन था कि यह नया मॉन्स्टर मैंड्रियोरास को खोदकर खाने की कोशिश करेगा। जैसा गू ने कहा था वैसा ही हुआ। सासा सीधे मैंड्रियोरास के फील्ड की तरफ गया और वहां दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। नारी बीच में जाकर रोकना चाहती थी, लेकिन चियन ने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि दोनों मॉन्स्टर्स हैं, एक दूसरे से भिड़ना इनके नेचर में है। चियन को लगता था कि सासा अभी छोटा है, इसलिए वो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। तभी सासा ने सबसे छोटे मैंड्रियोरा पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा मैंड्रियोरा उसके सामने आ गया। मैंड्रियोरा ने तुरंत डिफेंसिव फिर काउंटर अटैक पोजीशन ली और जैसा उम्मीद थी दूसरा मैंड्रियोरा अटैक करता है, मगर सासा ने अपनी पूंछ से वो अटैक ब्लॉक कर दिया और ऐसे देख रहा था जैसे मुस्कुरा रहा हो। फिर तीसरा मैंड्रियोरा मौके का फायदा उठाकर सासा को पकड़ लेता है। आखिर में मैंड्रियोरास मिलकर सासा की अच्छी पिटाई कर देते हैं और बेचारा सासा रोते हुए भाग जाता है। चियन ने हंसते हुए कहा कि पहले राउंड में मैंड्रियोरास जीते। फिर सब अपने अपने काम में लग गए। 2 दिन बाद कियो ने घर का एक्सटेंशन पूरा कर दिया। काम खत्म होते ही उसने वो जहरीले आउटफिट खुशी के आंसुओं के साथ उतार फेंक दिया। उसे डर था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं किया, लेकिन चियन ने उसकी खूब तारीफ की और कहा कि उसने उम्मीद से बेहतर काम किया है। नारी भी खुश थी क्योंकि नए हिस्से में फूलों की खुशबू थी। ये गू की वजह से था जिसने सुगंधित लकड़ी चुनी थी। चियन बोला कि अब सारे कपड़े भी अच्छी खुशबू देंगे। जब कियो को पता चला कि चियन ने उस नए मॉन्स्टर का नाम सासा रखा है तो उसने कहा कि उसके पास इससे अच्छा नाम है। चियन ने कहा बताओ तो सही। तो कियो बोला स्नेक चिक। सबने उसे देख लिया जैसे उसने दुनिया का सबसे बेवकूफी भरा नाम रखा हो। नारी ने भी अपना नाम सुझाया, लेकिन वो भी किसी काम का नहीं था। गू ने भी कहा कि वो असली नाम बताना चाहता है जो उसने पहले कहा था। चियन ने कहा ठीक है बताओ। गू ने पारत गर्व से कहा मेरा असली नाम है रॉकी माउंटेन हूफ। चियन ने गहरी सांस ली और कहा कि वो सच में डल ब्रेन्स के बीच में रह रहा है। आखिर में सबने फैसला किया कि सासा नाम ही सही रहेगा। घर का काम खत्म होते ही गू ने पूछा कि अब आगे क्या प्लान है। चियन ने बताया कि उसने इंसानों की दुनिया में रहते हुए सोचा था कि उन्हें घर के चारों ओर एक मजबूत फेंस बनानी चाहिए ताकि कोई मॉन्स्टर या इंसान अंदर ना आ सके जब वो घर पर ना हो। कियो ने घर को देखा और बोला कि ऐसा डरावना घर देखकर वैसे भी कोई पास नहीं आएगा। चियन ने हंसते हुए कहा फिर भी अगर कोई एस क्लास मॉन्स्टर या रोग हंटर आया तो। गू ने कहा कि फेंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें डेंस डिमोनिक एनर्जी हो और वैसा मटेरियल उन्हें कोस्टल एरिया में मिलेगा। वहां एक येलोइश क्वार्ट्स होगा है जो ब्लैक स्टोन से भी ज्यादा हार्ड है। चियन ने कल्पना की कि अगर उस फेंस पर ग्लो स्टोन्स लगाए जाएं तो वो कितनी सुंदर लगेगी। नारी और गू दोनों एक्साइटेड थे कि अब उन्हें कोस्टल एरिया जाना है, लेकिन बेचारा कियो डर के मारे परेशान था। उसे बस इतना पता था कि यह नया सफर आसान नहीं होने वाला। चियन को अचानक नाक से खून आने लगता है, जिसका मतलब था कि उसे वापस ह्यूमन वर्ल्ड जाना पड़ेगा। कियो यानी किस्सा किस बात से बहुत खुश हो गया क्योंकि टाइम बिल्कुल सही था। उसने तुरंत कहा कि उसे डिमोनिक एनर्जी के लिए दवा लानी होगी। चियन ने हामी भरी और बोला कि वो मैंड्रियोरास का ध्यान रखे अगर वो लोग देर से लौटे। कियो ने चियन को चेतावनी दी कि कोस्टल रीजन बहुत डेंजरस जगह है, खासकर ए रैंक और उससे नीचे के हंटर्स के लिए। वहां 2 डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स राज करते हैं। यह सुनकर चियन चौंक गया। कियो ने समझाया कि रिपोर्ट के मुताबिक वो दोनों किमेरा हंटर्स हैं जो बहुत साल पहले लैब से भाग गए थे। उनके सिर पक्षियों जैसे हैं लेकिन शरीर इंसानी है। इसी बीच कुछ हंटर्स उन्हीं मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने एक डायरेक्ट ट्रैकिंग हिट मारा जिससे वो मॉन्स्टर्स पलट गए। सबको लगा कि वो भाग रहे हैं और उन्होंने पीछा करने की प्लानिंग की, लेकिन उनमें से एक ने कहा कि तब तक इंतजार करो जब तक वो अपने शेल्टर तक नहीं। वे सब हैरान थे कि इतने सालों, पूरे 60 साल बाद भी वो मॉन्स्टर जिंदा हैं। उन्हें यकीन था कि वो काइमेरा अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुके हैं। हंटर्स नहीं चाहते थे कि ये क्रीचर्स उस महान उपलब्धि को बदनाम करें जो काइमेरा हंटर्स की क्रिएशन के साथ जुड़ी थी।
तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो क्रीचर भाग नहीं रहा, बल्कि सीधा उन पर हमला करने आ रहा है। टीम लीडर ने तुरंत सबको आदेश दिया कि बैरियर लगाओ, लेकिन मॉन्स्टर ने बैरियर को एक ही वार में तोड़ दिया। अब उन्हें समझ आया कि उन्होंने उसकी ताकत को बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो मॉन्स्टर फिर से झपटा और लगभग हंटर्स को खत्म ही करने वाला था कि तभी अचानक नारी वहां पहुंच गई। उसने एक जबरदस्त पंच मारा और बोली, अपने साइज के लोगों से लड़ो। मॉन्स्टर ने फौरन समझ लिया कि नारी खुद भी एक काइमेरा है और वो पीछे हट गया ताकि हालात को समझ सके। नारी ने चियन से कहा कि वो मॉन्स्टर हंटर्स को परेशान कर रहा था, लेकिन चियन बोला, मुझे लगता है बात उल्टी है। तभी हंटर्स को पता चला कि मैकेनिकल काइमेरा उनके आसपास है। अब चियन को एहसास हुआ कि नारी के शरीर में अभी भी ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है और फिर उसे वो पक्षी सिर वाला आदमी कुछ जाना पहचाना लगा। चियन ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे हम तो रूममेट्स थे, बस तेरी टैग नंबर याद नहीं आ रही। वो बर्ड हेड काइमेरा कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला कि उसे उसकी खुशबू से पहचान आ गई, तू नंबर 17 है। दरअसल वो क्रीचर नंबर 33 था, वही जो 66 साल पहले टीडीए लैब के पास के जंगल में भाग रहा था। उसके कंधे पर एक छोटी लड़की थी जिसका नाम था जिया। वो दोनों जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। भागते भागते उनका सामना छोटे चियन से हुआ। चियन ने कहा कि सुना है तेरे साइड इफेक्ट्स बढ़ गए हैं, अगर 3 दिन में वापस नहीं आया तो डेटोनेशन स्पेल एक्टिव हो जाएगा और तुम मर जाएगा। फिर उसने बताया कि उसकी बहन जिया का टर्मिनेशन अभी तय नहीं हुआ है, इसीलिए उसने नंबर 33 को सलाह दी कि वो लैब वापस चला जाए जहां उसे साइड इफेक्ट्स को रोकने के लिए सप्रेसेंट्स मिल सकते हैं। नंबर 33 ने ठंडे लहजे में कहा, तू कभी नहीं समझ पाएगा कि हम कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि तेरे अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे कि सबकी तरह उन पर भी असर होने लगा था। नंबर 30 ने अपनी बहन को नीचे लिटाया और जियोन से कहा कि उसे अब बस एक ही चीज चाहिए, आजादी से जीना, और ये पाने के लिए वो चियोन से लड़ने के लिए भी तैयार है। तभी चियोन अचानक डीमन रेल्म का एक गेट खोल देता है। नंबर 33 शॉक रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि चियोन के पास गेट स्टोन भी है। असल में डीमन रेल्म में जाने के बाद उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहे, या तो उनके ह्यूमन सेल्स डिमोनिक एनर्जी से जहर खा जाए या फिर उनके मॉन्स्टर सेल्स उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके एक्टिवेट हो जाए। चियोन ने नंबर 33 को बताया कि अगर वो सच में आजादी चाहता है तो डीमन रेल्म ही उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जैसे ही वो डीमन रेल्म क्रॉस करेंगे लैब का डेटोनेशन स्पेल काम नहीं करेगा। नंबर 33 ने चियोन से पूछा कि क्या डीमन रेल्म में सर्वाइव करने का कोई तरीका है। चियोन ने कहा कि उसे अपने ह्यूमन बॉडी और माइंड को डिमोनिक एनर्जी से बचाने के लिए बहुत सारा मैना इकट्ठा करना होगा। वो मानता है कि ये उसके लिए इजी नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है। नंबर 33 ने कहा कि उसे नहीं पता चियोन उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसकी हेल्प जरूर लेगा। डीमन रेल्म में कदम रखने से पहले नंबर 33 ने कहा कि वो 4 साल से रूममेट्स हैं, लेकिन अब तक एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। तभी वो अपना नाम बताता है, युबाम। अब प्रेजेंट में चियोन हंटर्स को माइंड कंट्रोल में डाल देता है ताकि उनकी मेमोरीज इरेज हो जाए। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, वो उन्हें जाने देता है। असल में चियोन के शरीर में ऑब्लिवियन हर्ब के सेल्स ट्रांसप्लांट किए गए थे जो हिप्नोसिस और मेमोरी लॉस पैदा करते हैं। युबाम को यकीन ही नहीं होता कि चियोन के अंदर कितनी चीजें इंजेक्ट की गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। चियोन ने बताया कि उसके जाने के बाद बहुत कुछ हुआ। तभी नारी चियोन के कपड़े खींचते हुए पूछती है कि क्या वो युबाम को पहले से जानता है। चूंकि वो लोग नेटिव गेम खेल रहे हैं, चियोन ने कहा कि युबाम स्पैरो ट्राइब से है। ये सुनकर युबाम खुद शॉक हो जाता है। फिर चियोन टीजिंग मोड में नारी से पूछता है कि क्या स्पैरो ट्राइब और कोकोनट ट्राइब एलाइज हैं। नारी तुरंत जवाब देती है कि हाँ, वे एलाइज हैं। ये सब सुनकर युबाम पूरा कंफ्यूज रह जाता है। तभी नारी झुककर चियोन से माफी मांगती है कि उसने उस पर अटैक किया क्योंकि उसे लगा वो बैड पर्सन है। फिर वो तुरंत कंप्लेन करने लगती है कि उसे बहुत भूख लगी है। चियोन युबाम से पूछता है कि क्या उसके घर में कुछ खाने को है। युबाम अभी भी पूरे सीन से कंफ्यूज है क्योंकि वो मान नहीं पा रहा कि चियोन एक बेटी पाल रहा है। थोड़ी देर बाद वो सबको अपने घर ले जाता है जो एक असली बर्ड नेस्ट की तरह बना हुआ है। चियोन उसकी तारीफ करता है कि उसने घर बहुत अच्छे से बनाया है। युबाम ग्रिल्ड क्लैम्स लेकर आता है जिसमें उसने डीमन बटरनट भी डाला होता है। देखने में ही वो डिश माउथ वाटरिंग लग रही थी। जैसे ही गू और नारी ने उसे टेस्ट किया, वो लोग लिटरल फूड हेवन में पहुंच गए। चियोन भी मानता है कि खाना सच में बहुत डिलिशियस है, खासकर वो रेड मॉस है जो युबाम ने डाला था। युबाम गर्व से बताता है कि रेड मॉस एक ऑल पर्पस सीजनिंग है। वो बस ये कहने ही वाला था कि धीरे धीरे खाओ। तभी नारी फिर से चिल्ला उठती है, और चाहिए। युबाम ऑलमोस्ट हार्ट अटैक से गिर जाता है क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए थे। नारी को खाना इतना पसंद आया कि उसने खुद ऑफर दिया कि वो जाकर क्लैम्स पकड़ लाएगी ताकि युबाम वही डिश फिर से बना सके। युबाम ने कहा कि वहां थोड़ा डेंजरस हो सकता है, लेकिन नारी बोली कि वो बहुत सारे क्लैम्स पकड़ेगी ताकि दिल भर के खा सके। जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तब बड़े लोग बैठकर पुराने समय और युबाम के जाने के बाद की बातें करने लगते हैं। युबाम ये सुनकर काफी इंप्रेस्ड हो जाता है कि चियोन असल में इमॉर्टल सेल्स की वजह से वापस जिंदा हो गया। फिर चियोन से पूछता है कि क्या वो दोबारा लैब लौटने का प्लान कर रहा है। चियोन मुस्कुराते हुए कहता है कि कभी कभी उसका मन करता है, लेकिन फिलहाल उसे लगता है कि उसकी लाइफ अब काफी अच्छी है, इसलिए उसे किसी चीज की जल्दी नहीं है। फिर चियोन युबाम से पूछता है कि क्या वो भी रिवेंज लेने का सोच रहा है। युबाम बताता है कि भले चियोन के बॉडी से सारे स्पेल्स उसके मरने और वापस आने के बाद गायब हो गए हों, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके अंदर अब भी डेटोनेशन स्पेल मौजूद है। उसे पूरा यकीन है कि अगर वो वापस ह्यूमन वर्ल्ड में लौटे तो वो फट जाएंगे। चियोन नोटिस करता है कि युबाम अपने पंखों को कंट्रोल कर सकता है, तो वो पूछता है कि उसका सिर कभी नॉर्मल हुआ या नहीं।
युबाम कहता है कि वो चाहे तो अपनी हेड शेप वापस नॉर्मल कर सकता है, लेकिन वो जानबूझकर इसे ऐसा ही रखता है क्योंकि उसकी सिस्टर का चेहरा बदल गया है। अगर वो नॉर्मल दिखेगा तो उसकी सिस्टर को बुरा लगेगा। तभी चियोन थोड़ा सीरियस होकर पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके पास बस 1 महीना बचा है जीने के लिए। युबाम को यह सुनकर शॉक नहीं लगता क्योंकि उसे पहले से पता था। वो बताता है कि जब वो डीमन रेल्म में पहली बार आया था तब उसे जिंदा रहने के लिए मैना इकट्ठा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाद में उसका मैना और डिमोनिक एनर्जी बराबर होने लगी, जिससे वो कुछ समय के लिए शांत और स्टेबल हो गया। फिर वो बताता है कि कुछ समय पहले एक बहुत बुरी घटना हुई। जिया का मैनोलोल उलझ गया और उसकी डिमोनिक एनर्जी कंट्रोल से बाहर जाने लगी। युबाम ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में उसका खुद का मैनोलोल भी डैमेज हो गया। तब से वो किसी तरह मैनेज कर रहा है, जबकि जिया ज्यादातर सोई रहती है क्योंकि वो ऐसे फल खाती है जिनमें स्लीपिंग पॉइजन होता है। चियोन तुरंत समझ जाता है कि जिया जानबूझकर खुद को कोमा जैसी हालत में रखती है ताकि उसकी बॉडी में डिमोनिक एनर्जी धीरे फैले और वो ज्यादा नुकसान न करे। तभी उसे याद आता है कि मैंड्रियोला से एक पोशन बनता है जो मैनोलोल को हील कर सकता है। चियोन को समझ आता है कि युबाम को ये बात पता ही नहीं थी, इसलिए उसने कभी कोशिश नहीं की। उधर जिया एक गुफा में छिपी हुई बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है। जब युबाम को पता चलता है कि वो और उसकी बहन दोनों बच सकते हैं तो वो डिसबिलीफ में रह जाता है। चियोन उसे दोष नहीं देता क्योंकि वो खुद भी ये बातें इसलिए जानता है क्योंकि उसने लैब में 15 साल की उम्र से फार्माकोलॉजी पढ़ी थी। चियोन बताता है कि उसे बस रिफाइंड वाटर पीना होगा जो मैनालोल से लिया गया हो और जिसमें मैंड्रियोला की बची हुई रूट्स मिली हों। पहले उसे लगता था कि वो लेफ्ट ओवर रूट्स बेकार हैं, लेकिन दरअसल वो उन्होंने जमीन के नीचे डिमोनिक एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली होती है और उनसे नए पौधे उगाते हैं जो एनर्जी मल्टीप्लाई करते रहते हैं। यही वजह है कि उन रूट से बना रिफाइंड वाटर मैनालोल को रिजेनरेट करने में बहुत असरदार होता है। चियोन कहता है कि उसे कभी लगा नहीं था कि ये चीज उसके काम आएगी, लेकिन अब वो थैंकफुल है कि उसने मैंड्रियोला को खुद ग्रो किया हुआ है। फिर वो युबाम से कहता है कि वो कुछ मैंड्रियोला लाने के लिए ह्यूमन रेल्म वापस जाएगा। युबाम हैरान रह जाता है कि चियोन उसके लिए इतना रिस्क लेने को तैयार है, लेकिन चियोन समझाता है कि युबाम कर्ज की वजह से ह्यूमन रेल्म नहीं जा सकता, इसलिए उसे ही जाना होगा। वो युबाम से कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता वो नारी और गू का ख्याल रखे। चियोन बताता है कि रिफाइंड वाटर बनाने वाला अल्केमिस्ट पेमेंट मांगेगा, तो वो पूछता है कि युबाम के पास पैसे हैं। युबाम कहता है कि पैसे तो नहीं है, लेकिन उसने हंटर से कई रेयर चीजें इकट्ठी की हैं। चियोन वो सारी चीजें ले लेता है और कहता है कि ये उसके काम के लिए काफी होंगी। फिर वो ह्यूमन रेल्म की ओर निकलता है और बोंगू से मिलता है। उसे बताता है कि उसे एक अल्केमिस्ट चाहिए। किस्मत से बोंगू अब एक रिस्पेक्टेड गाइड बन चुका था और वो चियोन की बात ध्यान से सुनता है। बोंगू बताता है कि स्लम्स में अल्केमी की एक नई ब्रांच खुली है और वो चियोन को वहीं ले जाना प्लान करता है क्योंकि वही उनकी बेस्ट चांस है जो वो ढूंढ रहे हैं। रास्ते में चियोन नोटिस करता है कि बोंगू के हाथों और पैरों में सैंडबैग्स बंधे हुए हैं। वो पूछता है कि ये सब क्यों पहन रखा है। बोंगू हंसते हुए कहता है कि वो अपनी स्टैमिना बढ़ा रहा है ताकि वो भी चियोन की तरह स्ट्रांग बन सके। चियोन यह सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। बोंगू बताता है कि उसे पहले ही समझ में आ गया था कि चियोन कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं बल्कि एक इनक्रेडिबल हंटर है, क्योंकि वो अकेला ही बिना किसी हथियार के डीमन रेल्म में चला जाता है। कुछ देर में वो दोनों एल्केमी शॉप पहुंचते हैं। बोंगू बताता है कि यहाँ नया ब्रांच मैनेजर हाल ही में आया है और सुना है कि वो बहुत स्किल्ड है और उसका स्वभाव भी अच्छा है। तभी दोनों की नजर उस मैनेजर पर पड़ती है जो थोड़ी दूरी पर लोन शाह का कॉल रिसीव कर रहा होता है। बोंगू बताता है कि उस मैनेजर ने पहले गोल्ड सिटी ब्रांच में पूरे 20 साल काम किया था, लेकिन उसे डिमोट करके स्लम्स भेज दिया गया और उसकी सैलरी भी काफी कम कर दी गई। चियोन को लगता है कि उसने जरूर कुछ गलती की होगी, तभी उसे डाउनग्रेड किया गया। फिर बोंगू समझाता है कि असल में उस मैनेजर का नाम किम है और उसके हायर अप्स लोग स्लम्स के लिए भेजे जाने वाले पैसों में से चोरी कर रहे थे। जब किम ने यह बात रिपोर्ट की तो उसी को ट्रबल मेकर बोल के निकाल दिया गया और अब वो स्लम्स ब्रांच में काम करता है। तभी किम की नजर बोंगू पर पड़ती है और उसका उदास चेहरा अचानक ब्राइट हो जाता है। बोंगू उसे बताता है कि चियोन को एक एल्केमिस्ट चाहिए। चियोन अपनी एबिलिटी से किम का पावर लेवल सेंस करता है और साफ समझ जाता है कि वो वाकई स्किल्ड है। पेयरिंग खत्म होते ही बोंगू कहता है कि उसे अब ट्रेनिंग के लिए जाना होगा और वो निकल जाता है। एल्केमी ऑफिस के अंदर एक अटेंडेंट लो सेल्स को लेकर कंप्लेन कर रहा होता है। तभी चियोन और किम अंदर आते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चियोन सीधा मुद्दे पर आ जाता है। वो पूछता है कि क्या किम मैंड्रियोला से रिफाइंड मैना वाटर बना सकता है, क्योंकि वो एक ए रैंक एल्केमिस्ट है। चियोन बताता है कि उसे करीब 2 लीटर रिफाइंड वाटर चाहिए। किम पहले तो हैरान हो जाता है और सोचता है कि चियोन बकवास कर रहा है, क्योंकि स्लम्स में मैंड्रियोला मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो ये भी सोचता है कि चियोन को उसकी रैंक कैसे पता चली। वो ऑफर ठुकराने ही वाला होता है कि तभी चियोन अपनी पॉकेट से छोटी मैंड्रियोला रूट्स निकालता है जो डेंस डिमोनिक एनर्जी से भरी होती हैं। किम लिटरली शॉक में आ जाता है। रूट्स इतनी फ्रेश लग रही थी जैसे अभी अभी जमीन से निकाली गई हों। चियोन बताता है कि वो किम को पेमेंट कोस्टल रीजन की रेयर चीजों से करेगा। वो एक बैग देता है और कहता है कि अंदर की चीजों की अप्रेजल कर ले। किम बैग खोलता है और जैसे ही अंदर झांकता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसमें एस रैंक्ड ब्लैक पर्ल्स थे जिन्हें हेडक्वार्टर्स तक ने कभी नहीं देखा था। साथ में जायंट क्लैम्स और रेड मॉस भी थे। चियोन पूछता है कि क्या ये सब मैन्युफैक्चरिंग फी के लिए काफी है। किम कहता है कि ये तो जरूरत से कहीं ज्यादा है। इतना मटेरियल तो पूरी बिल्डिंग खरीदने के लिए भी काफी होगा। अटेंडेंट कहता है कि इतनी हाई वैल्यू चीजों की अप्रेजल के लिए स्पेशल इक्विपमेंट लाना पड़ेगा और वो बाहर निकल जाता है। जब अटेंडेंट चला जाता है चियोन की नजर कमरे के एक कोने में रखी ट्यूब पर पड़ती है जिसमें मैंड्रियोला का प्लांट रखा हुआ है। वो किम से पूछता है कि जब वो कह रहा था कि उनके पास मैंड्रियोला नहीं है तो ये क्या है। किम बताता है कि वो मैंड्रियोला 10 साल पहले मर चुकी है, इसलिए उसमें कोई मेडिसिनल पावर नहीं बची। वो उसे बस इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि उसे मैंड्रियोला पर रिसर्च करने में इंटरेस्ट है। चियोन मुस्कुराकर कहता है कि वो मैंड्रियोला मरी नहीं है, बस डोमेंट है। किम चौंक जाता है।
तभी चियोन अपने हाथ से उस पर मैना डालता है और सबकी आंखों के सामने मैंड्रियोला हल्की हल्की हिलने लगती है। मैंड्रियोला की डिमोनिक एनर्जी हिलने लगती है और किम अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। वो खुद उसे कई बार मैना दे चुका था, लेकिन उसने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। तभी अचानक किम का ईविल बॉस एन कमरे में घुस आता है। आते ही वो किम और उसकी बेकार सी ऑफिस का मजाक उड़ाने लगता है। किम हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो स्लम्स में क्या करने आया है। एन मुस्कुराकर बताता है कि उसे रिपोर्ट मिली थी कि लैब में कुछ कीमती चीज आई है, इसलिए वो खुद देखने चला आया। किम को शक होने लगता है कि कहीं उसके असिस्टेंट ने ही एन को इन्फॉर्म तो नहीं किया। एन फिर अपने सबॉर्डिनेट्स के बारे में बात करता है जो जुड़वा हैं और एबिलिटी यूजर्स हैं, और फिर चियोन की तरफ मुड़कर खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मैं हूं आंजी जैंग, एल्केमी एसोसिएशन का डायरेक्टर। आंजी चियोन को गोल्ड सिटी चलने का ऑफर देता है और कहता है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेगा। वो आगे कहता है कि वो उसे एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट देगा जो उसे किम से कभी नहीं मिलेगा। चियोन थोड़ी देर तक उसे घूरता है और फिर हंसकर पूछता है, तेरी नाक पर जो वॉट है, कहीं तेरा रिश्ता एन बगडियो से तो नहीं? एन जोर से हंसने लगता है और बताता है कि बगडियो उसका दादा है। बस ये सुनना था कि चियोंग के चेहरे का भाव तुरंत बदल जाता है। उसे साफ साफ बगडियो और इस आदमी के बीच की गिरी हुई सिमिलैरिटी दिख जाती है। बगडियो वही साइंटिस्ट था जिसने उसे काइमेरा बना दिया था, एक ऐसा गंदा इंसान जिसे बच्चों की तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नाक पर भी बिल्कुल ऐसा ही वॉट था जैसे उसके पोते की नाक पर है। गुस्से में चियोंग अपनी ऑरा छोड़ देता है, इतनी जबरदस्त कि एन घुटनों के बल गिर जाता है। चियोंग ठंडे स्वर में कहता है कि उसे बहुत अफसोस है कि उसका दादा और ये दोनों एक जैसे निकले, लालची और पावर के भूखे। एन पूरी तरह कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चियोंग ऐसा क्यों कर रहा है। तब चियोंग कहता है कि उसके पास बस एक सवाल है जिससे तय होगा कि एन जिएगा या मरेगा। उसकी आंखों में आग थी जब उसने पूछा, क्या टीडीए लैबोरेटरी अब भी मौजूद है? एन गड़बड़ाते हुए कहता है कि उसे नहीं पता वो क्या बात कर रहा है। चियोंग फिर पूछता है, तुझे सच में कुछ याद नहीं कैमरा रिसर्च लैब के बारे में जहां बगडियो सीनियर रिसर्चर था? किम एक टेबल के पीछे छिपा हुआ यह सब सुन रहा था और शॉक में था कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वही बगडियो जिसने पीस प्राइज जीता था एक इलीगल लैब में काम करता था। एन जो अभी भी जमीन पर था, चियोंग पर चिल्लाकर कहता है कि अपने पिता का नाम खराब मत करो। उन्होंने यूनिवर्सिटी में अगली जनरेशन को तैयार करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी थी। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने अपनी पूरी दौलत गेट विक्टिम्स के परिवारों को दान कर दी, इसलिए उन्हें पीस प्राइज मिला। चियोंग के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आ जाती है। उसे समझ आता है कि बगडियो ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए पब्लिक रिपेंटेंस किया था ताकि लोगों को लगे कि वो कोई संत बन गया है, लेकिन उसने अनगिनत लोगों की जिंदगियां बर्बाद की थी। चियोंग सोचता है कि वो जिंदा होगा क्योंकि उसने अवेकनिंग नहीं की थी, लेकिन वो बहुत जल्दी मर गया। वो फिर पूछता है, क्या वो विंडो से गिरकर मरा था? ये सुनकर एन सन रह जाता है क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। वो डरते हुए पूछता है कि उसे ये कैसे पता? चियोंग ठंडे स्वर में कहता है, क्योंकि उसे मैंने ही धक्का दिया था। वो बताता है कि बगडियो बच्चों को उठाकर काइमेरा एक्सपेरिमेंट्स करता था और उन्हें डीमन गेट्स में फेंकने की धमकी देता था, लेकिन उससे पहले चियोंग ने ही उसे विंडो से धक्का दे दिया। चियोंग फिर शांत होकर कहता है कि वो एन को सिर्फ एक मौका दे रहा है। वो चाहता है कि एन वापस जाए और टीडीए रिसर्च लैब की पूरी जानकारी निकाले। वो चेतावनी देता है, मैं खुद तुझे ढूंढने आऊंगा जब वक्त आएगा। चियोंग को यकीन नहीं होता कि उसे बगडियो की ब्लड लाइन स्लम्स में मिल जाएगी। उसके दिमाग में बचपन की यादें चमक उठती हैं जब उसे 9 साल की उम्र में उन दर्दनाक एक्सपेरिमेंट से गुजारा गया था। 20 साल की उम्र तक उसके शरीर में मॉन्स्टर के निशान दिखने लगे थे। उसके बाद क्या हुआ उसे ठीक से याद नहीं, बस इतना कि वो एक पपेट बन गया था जो बस आदेश मानता था, सोच नहीं सकता था। उसे अब एहसास होता है कि शायद लैब का नाम अब बदल चुका है। थोड़ी देर बाद किम अपने लैब से वापस आता है। किम वो रिफाइंड वाटर लेकर आता है जो चियोंग ने मांगा था। किम की स्पीड देखकर चियोंग इंप्रेस्ड हो जाता है क्योंकि वो खुद एक ए रैंक एल्केमिस्ट है और फिर भी इतने कम समय में काम पूरा कर लिया। किम मुस्कुराकर बताता है कि इंग्रेडिएंट्स इतने अच्छे थे कि पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथली चला गया। तभी चियोंग अचानक पूछता है, किम क्या तुम मेरे साथ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहोगे? मैं तुम्हें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स भी दे दूंगा। किम ये सुनकर शॉक में रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि चियोंग उसे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट और इतने महंगे इंग्रेडिएंट्स एक साथ ऑफर कर रहा है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। चियोंग हैरान होता है कि वो इतना इमोशनल क्यों हो गया। किम थोड़ा हंसकर कहता है कि वो भी स्लम से ही था। उसके पेरेंट्स ने जब वो छोटा था एक बहुत बड़ा प्राइवेट लोन लिया था। उसने कसम खाई थी कि वो उसे चुका देगा, लेकिन कितनी भी मेहनत की वो कभी उस जगह से ऊपर नहीं उठ पाया। फिर कहता है, जो तुमने अभी किया है वो मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी मदद है। मैं सोच भी नहीं पा रहा कि मैं इसे कैसे रीपे करूं। चियोंग थोड़ा मुस्कुराकर कहता है कि मुझे रीपेमेंट नहीं चाहिए, बस हम दोनों साथ में काम करते रहें, बस इतना ही काफी है। उसे पता है कि फ्यूचर में भी उसे किम की मदद की जरूरत पड़ेगी। अब काम पूरा हो चुका था तो चियोंग सोचता है कि वापस जाने का समय आ गया है, लेकिन उसके दिल में एक डर था कि कहीं उसकी गैर हाजिरी में कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। और वही होता है, जब वो लौटता है तो देखता है कि जिया पूरी तरह कंट्रोल खो चुकी है और उसने यूबॉम्ब को बुरी तरह पीटा है। लेकिन यूबॉम्ब हार नहीं मानता। वो बच्चों की सुरक्षा का वादा निभा रहा था। आखिरकार वो अपनी बहन के खिलाफ लड़ने का फैसला करता है। वो तेजी से दौड़ता है और जिया को गिरा देता है, लेकिन तभी एक अजीब बैरियर उसके चारों ओर बन जाता है। यूबॉम्ब को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि ये बैरियर दरअसल चियोंग ने बनाया है, जेलीफिश शील्ड की तरह, ताकि जिया को रोका जा सके। सब लोग राहत की सांस लेते हैं क्योंकि चियोंग आ चुका है। यूबॉम्ब तुरंत पूछता है, क्या तुम मेडिसिन लाए? चियोंग सिर हिलाता है, हाँ ये रही। वो जिया को एक बोतल देता है और दूसरी यूबॉम्ब को। दोनों दवाई पीते हैं और थोड़ी देर में जिया शांत हो जाती है। रात में जब वो उठती है तो देखती है कि नारी उसके पास सो रही है। जिया को लगता है शायद वो सपना देख रही है, लेकिन जब वो आगे बढ़ती है तो आग के पास बैठा यूबॉम्ब और चियोंग दिखाई देते हैं। चियोंग जैसे ही मुड़ता है जिया उसे देखती है और डर के मारे चीख पड़ती है, तुम कौन हो?
उसकी आवाज से नारी भी जाग जाती है और तुरंत जिया को हक करके उसे शांत करती है। युबॉम मुस्कुराकर कहता है, जिया अपना मोनोहोल देखो। वो जैसे ही देखती है शॉक में रह जाती है। उसका मोनोहोल पूरी तरह हील हो चुका था और उसका चेहरा भी नॉर्मल हो गया था। जिया हैरान होकर पूछती है, युबॉम ये लोग कौन है, तुमने इन्हें घर में कहां से लाया? युबॉम थोड़ा हंसकर कहता है, तुम पहचान नहीं रही हो क्या? यही तो वही च्योंग है जिसे देखने के लिए तुम रोती रहती थी। जिया चुप हो जाती है। उसे थोड़ा समय लगता है लेकिन फिर उसकी आंखों में पहचान की चमक लौट आती है। वो धीरे धीरे कहती है, तुम नंबर 17 हो? चौंग सिर हिलाकर हाँ कहता है। जिया उसके पास दौड़कर आती है लेकिन चौंग यूजुअल ठंडे अंदाज में पूछता है, यहाँ और रेड मॉस बचा है क्या? युबॉम जवाब देता है, नहीं, सब खत्म हो गया। जिया को कोई सरप्राइज नहीं होता। वो जानती है कि चौंग हमेशा कम एम्पैथी वाला इंसान था। फिर भी वो अपना मास्क उतारती है और मुस्कुराकर कहती है, थैंक यू जो कुछ भी तुमने हमारे लिए किया। तभी नारी समुद्र की तरफ इशारा करती है। वो क्या चमक रहा है? जिया बताती है, वो सी फेरी है। वो समझाती है कि ये असल में सी हॉर्सेस हैं जो गहराई में रहते हैं, लेकिन वो युबॉम इन्हें सी फेरी कहते थे क्योंकि जब ये पानी में खेलते हैं तो बिल्कुल फेरीज जैसे लगते हैं। वो बताती हैं कि ये सी हॉर्सेस सिर्फ रात को बाहर आते हैं और सूरज निकलने से पहले वापस चले जाते हैं। जिया कहती है, अगर हम इनका पीछा करें तो हमें येलो ग्लोइंग क्वार्ट्ज मिल सकता है। तभी चौंग के चेहरे पर रियलाइजेशन आता है, ओ नहीं, मैं तो अपना मेन ऑब्जेक्टिव पूरी तरह भूल गया। वो आसमान की तरफ देखकर पूछता है, सूरज कब उगेगा? सूरज कब उगेगा ये सुनकर जिया बताती हैं कि वो बहुत जल्द निकलने वाला है। ये सुनकर चौंग डिसाइड करता है कि उसे अब स्विम के लिए जाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ साइंटिस्ट्स ने मैकेनिकल कैमरा की लास्ट लोकेशन ट्रैक कर ली थी। वो कोस्टल रीजन में थी। सारे साइंटिस्ट्स एक मीटिंग कर रहे थे जब एन ने मोंगडू को कॉल किया और पूछा कि क्या उसे टीडीए लैबोरेटरी के बारे में कुछ पता है। मोंगडू बोलता है कि उसने कभी उस लैब का नाम नहीं सुना, तो एन बताता है कि वो एक इलीगल लैब थी जो बहुत पहले चलती थी। मंगडू उसे समझाने की कोशिश करता है कि हैंडबिट रिसर्च लैब वैसा काम नहीं करती जैसा वो सोच रहा है। वो कहता है कि बगडियो हमेशा उसे सिखाता था कि रिसर्चर को हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। कॉल खत्म होने के बाद मंगडू सोच में पड़ जाता है, आखिर एन को उस इलीगल लैब के बारे में पता कैसे चला। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है और बताता है कि उन्होंने लिक्विड मेटल मैंड्योरा सफलतापूर्वक बना ली है। मंगडू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि मैंड्योराज में किनशिप पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो खुद से मुस्कुराकर कहता है कि अच्छा हुआ उसने थोड़ा लिक्विड मेटल बचा कर रखा था। अब उसे पूरा यकीन है कि मेटल मैंड्योरा नारी को ढूंढ लेगी क्योंकि वो उसकी लाइफ मास्टरपीस है। फिर वो आदेश देता है कि नरी पर लगी बाउंटी को 3 गुना कर दो और सारे 1 लाख हंटर्स को मिशन पर भेजो। अब वो नरी को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहता है। उधर डीमन रेल में युबॉम समुद्र के किनारे खड़ा है और उसे चौंग के साथ क्वार्ट्स को लेकर हुई बातचीत याद आती है। उस वक्त चौंग ने कहा था कि वो उस क्वार्ट्स का इस्तेमाल अपने घर बनाने के लिए करना चाहता है। ये सुनकर युबॉम हैरान रह गया था। युबॉम को महसूस होता है कि चौंग डीमन रेल में थोड़ा एंजॉय भी कर रहा है। फिर चौंग कैजुअली पूछता है, क्या तुम ह्यूमन वर्ल्ड देखना चाहोगे? युबॉम थोड़ा सोचकर कहता है, इतनी क्यूरियोसिटी तो नहीं है, लेकिन ये देखना चाहता हूं कि वहां चीजें अब कैसी हो गई हैं। चौंग मुस्कुराकर कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर का कर्ज हटाने में मदद कर सकता हूं। युबॉम की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सच में? चौंग बताता है कि उसका दोस्त किम, जो अल्केमिस्ट है, काफी स्किल्ड है। वो चाहता है कि किम कर्ज रिमूवल पर रिसर्च करे, लेकिन वो युबॉम से कहता है कि ज्यादा उम्मीद मत रखना। ये सुनकर युबॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से पूछता है, तुम हमेशा हमारी मदद क्यों करते हो? हमने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। चौंग थोड़ी देर चुप रहता है और फिर बोलता है, तुम दोनों को देखकर मुझे लगता है कि शायद सर्वाइवल से भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तुम्हें मदद करके शायद मैं वो आंसर ढूंढ पाऊं। अब चौंग साफ समुद्र के सामने खड़ा है। तभी अचानक उसकी बहन दूर से दिखाई देती है। वो एक रोप उसकी तरफ फेंकती है और चिल्लाती है, खींचो इसे। युबॉम बिना सोचे रोप पकड़ लेता है, लेकिन उसे खींचते ही समझ आता है कि ये चीज बहुत भारी है। वो पूरी ताकत लगाकर खींचता है और आखिरकार वो ऑब्जेक्ट बाहर निकल आता है। सब लोग दंग रह जाते हैं। वो बहुत बड़ी मात्रा में क्वार्ट्स था। युबॉम डिसबिलीफ में बोलता है, ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है? चौंग और नारी दोनों पानी में तैरते हुए क्वार्ट्स निकाल रहे थे और दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग सी फेरीज पैलेस पहुंचते हैं। वो सुंदर रोशनी से चमक रहा था जैसे कोई अंडर वाटर येलो पैलेस हो। नारी मुस्कुराकर कहती है, चियोंग, हमें किसी दिन इस पैलेस को प्रॉपर्ली विजिट करना चाहिए। क्वार्ट्स की इतनी मात्रा देखकर युबॉम पूछता है, इतने सारे पत्थर घर तक कैसे ले जाओगे? चौंग थोड़ा हंसकर बोलता है, उसके बारे में तो अब सोचना पड़ेगा। तभी उसे आसमान में एक अजीब सा बर्ड दिखाई देता है, एक पैरट जैसी दिखने वाली चिड़िया। एक ट्रक और वो जायंट बर्ड एक साथ दिखाई दिए थे। उधर घर पर किशुक अब भी अपनी मैना बिल्ड करने में लगा हुआ था। उसे साफ दिख रहा था कि उसका मोनोहोल अब पहले से बड़ा हो रहा है। वो अपनी प्रोग्रेस देखकर खुश था और सोच रहा था कि शायद उसका ए रैंक हंटर बनने का सपना सच में पूरा हो सकता है। वो अपने सपनों में खोया हुआ था कि अचानक उसके पीछे मेटल मैंड्रेओरा प्रकट हो गई। वो डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस क्रीचर के पीछे 3 डरावने ए रैंक हंटर्स भी खड़े थे। वो हंटर्स उसे पहचान गए। अरे, ये तो वही बॉल्ड हेडेड लड़का है जो प्रमोशन एग्जाम में रोने लगा था। उनमें से एक हंसते हुए बोला। किशुक को तुरंत याद आ गया कि ये वही लोग थे जिन्होंने उसे एग्जाम के वक्त बुरी तरह बुली किया था। वो डर से कांप रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब दिखा। गार्डन में खड़ी तीनों मैंड्रेओराज अब पीछे नहीं हट रही थीं। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जगह पर खड़ी थीं, और सबसे बड़ी बात ये कि वो बहुत फैशनेबल पोज में खड़ी थीं, जैसे किसी मॉडलिंग शो में हो। हंटर्स अब और ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि ये मैंड्रेओराज कितनी कीमती हैं। वर्तमान में वापस आते हैं जहां बेयम नीले साफ समुद्र को घूर रहा है। तभी बर्ड हेड की बहन दूर आसमान में दिखती है। वो हाथ हिलाती है और एक मोटी रस्सी उसकी तरफ फेंकती है और चिल्लाती है कि उसे पकड़कर पूरी ताकत से खींचो। बेयम कंफ्यूज तो है, लेकिन ओबे भी करता है। रस्सी बहुत भारी महसूस होती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। काफी देर मेहनत के बाद वो आखिरकार एक बहुत बड़ा जाल खींच लाता है जिसमें चमकते हुए क्वार्ट्स भरे होते हैं। बेयम तो देखकर ही स्टन रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि रयाक और उसकी छोटी सी बहन ने इतना भारी क्वार्ट्स समुद्र की गहराई से निकाला है। दोनों, नारी और रयाक, पूरे भीगे हुए हंस रहे थे। वे डीप वाटर में माइनिंग करते वक्त एक सी फेरी का
पैलेस तक पहुंच गए थे जो गोल्डन कोरल की तरफ चमक रहा था। नारी उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि उन्हें कोई दिन फिर वहां घूमने आना चाहिए। किनारे पर वापस क्वार्ट्स की क्वांटिटी देखकर बेयम सोचता है कि रयाक ये सारा माल वापस फॉरेस्ट जोन कैसे ले जाएगा। रयाक सिर खुजलाता है और मानता है कि उसने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं था। तभी एक बहुत बड़ा शैडो उन पर पड़ता है और वे ऊपर देखते हैं। वहां एक विशाल पैरेट जैसा वल्चर मॉन्स्टर उड़ रहा होता है। रयाक हैरान है क्योंकि ऐसी बर्ड्स आमतौर पर झुंड में उड़ती हैं। नारी उसके रंगीन फेदर्स को देखकर कहती है कि ये कितनी सुंदर है, लेकिन जिया फटाक से चेतावनी देती है कि पास आने पर उसकी राय बदल जाएगी। जिया बताती है कि ये बर्ड्स पूरे 4 मीटर तक बड़े होते हैं और बहुत ही डेंजरस होते हैं। बीएम एक नजर रयाक की तरफ देखता है और समझ जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रयाक स्मर्क करता है क्योंकि उसे क्वार्ट्स ट्रांसपोर्ट करने का तरीका मिल चुका है। एक फ्लाइंग ट्रक आसमान से खुद आ गया है। रयाक के घर पर वापस सेजुन अभी भी मैना फ्लो बढ़ाने की ट्रेनिंग कर रहा होता है। सेजुन के सामने सारे क्यूट मैंड्रास बहुत शांति से उसे देख रहे थे। सेजुन को महसूस हो रहा था कि उसका मैना होल धीरे धीरे और भी बड़ा हो रहा है। इसका मतलब उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। वो मुस्कुराया क्योंकि उसे सच में लगने लगा था कि उसका पुराना सपना ए रैंक हंटर बनने का शायद अब पूरा हो सकता है। लेकिन तभी उसकी कंसंट्रेशन टूट जाती है जब पीछे से एक अजीब सी मेटालिक दिखने वाली क्रीचर आती है। वो लिक्विड मैंड्रा थी। सेजुन पीछे मुड़ता है और डर से जम ही जाता है। उसके डर और भी बढ़ जाते हैं जब वो देखता है कि मैंड्रा के पीछे 3 ए रैंक हंटर्स खड़े हैं। वो तुरंत सेजुन को उसकी बॉल्ड हेड से पहचान जाते हैं और हंसने लगते हैं। ये वही लोग थे जिन्होंने उसकी प्रमोशन एग्जाम के समय उसे बुली किया था। सेजुन को लगता है कि वो फंस गया है, लेकिन तभी गार्डन में खड़े तीनों मैंड्रास अचानक डिफेंसिव पोजेस ले लेते हैं, जैसे वो उसे बचाने को तैयार हों। हंटर्स की आंखें चमक उठती हैं क्योंकि मैंड्रास बहुत वैल्यूबल होते हैं। उनमें से एक मैंड्रा के पास जाकर उसे ट्रिक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए सबसे बड़ा मैंड्रा उसे इतनी जोर से किक मारता है कि वो कई मीटर दूर उड़ जाता है। उसी वक्त बीएम और उसकी सिस्टर जिया रयाक के घर पहुंचते हैं। दूर से ही उन्हें कियोस महसूस होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वंडरिंग कि इस बार क्या गड़बड़ हुई होगी। वो रयाक से पहले पहुंच गए थे क्योंकि पैरेट वल्चर मॉन्स्टर बहुत स्लो उड़ रहा था और हाफ डेड इसलिए था क्योंकि रयाक ने उसे टेम करने के चक्कर में उसे बहुत मार दिया था। उधर सेजुन ये सब देखकर सोच रहा था कि ये सब अचानक उसके अकेले होने पर ही क्यों हुआ। उसे लगा कि बीएम और जिया शायद डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स हैं जो कोस्टल एरिया में रहते थे, फिर फॉरेस्ट में क्यों आ गए। उसे डर लगा कि कहीं कोस्टल साइड में गए किम, नारी और रयाक के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद उसे उन हंटर्स के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, हंटर्स तो पहले ही आसमान में उड़ रहे थे क्योंकि जिया उनसे लड़ाई कर रही थी। जिया सेजुन के पास आती और पूछती है कि क्या वो रयाक का शेफ है, क्योंकि उनके भाई ने यही बताया था। बॉल्ड हेड देखकर सेजुन डर गया और वहां से भागने लगा। और मजेदार बात यह थी कि लॉन्ग टाइम हेयर में भी सेजुन की 0 फीमेल इंटरेक्शन थी, तो चाहे जिया मॉन्स्टर ही क्यों ना हो, वो सीधा डर गया। लेकिन फिर उसे लगा कि ये लेडी रयाक का नाम कैसे जानती है। तब उसे पता चलता है कि जिया कहती है कि रयाक उसका फ्रेंड है। ये सुनकर सेजुन के होश उड़ गए। वो सोचने लगा कि आखिर रयाक कैसी लाइफ जीता है कि उसके दोस्त डिजास्टर लेवल मॉन्स्टर्स हैं। बेयम तुरंत सेजुन से पूछता है कि ये हंटर लोग कौन है, क्योंकि ये कस्टमर्स की तरह नहीं लग रहे। तभी सेजुन के दिमाग में एक ईवल आइडिया आता है। उसे लगता है कि ये मौका परफेक्ट है खुद को बचाने का। उसके चेहरे पर एक खतरनाक सी स्माइल आ जाती है। एडवेंचरर समझ जाते हैं कि अब उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला। 1 घंटे बाद आसमान से बर्ड और उसके दोस्तों की एपिक लैंडिंग होती है। वो इतनी स्पीड से जमीन पर गिरते हैं कि जमीन फट जाती है। जैसे ही धूल हटती है, दिखता है कि पैरेट वल्चर मॉन्स्टर उनकी सारी कोर्स और किम नारी के क्यूट पेट्स को लेकर आया है। रयाक मुस्कुराकर किम नारी को बुलाता है और कहता है कि घर जैसा कुछ नहीं, लेकिन दूसरी तरफ पैरेट वल्चर मॉन्स्टर दर्द से चीख रहा है क्योंकि उतना वजन उठाकर उसकी जान ही निकल गई थी। पैरेट वल्चर मॉन्स्टर इतनी लंबी फ्लाइट और इतना हेवी लोड उठाकर पूरी तरह थक चुका था। उसका हाल बहुत खराब हो चुका था। तभी रयाक ने उसके सिर पर हल्की सी थपकी दी और बोला कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और अब उसे आराम करना चाहिए। जिया और वायम दोनों ही शॉक थे कि रयाक सच में इस खतरनाक बीस्ट को टेम कर चुका है, लेकिन बर्ड हेड को तो पूरा भरोसा था कि अगर कोई ये कर सकता है तो वो रयाक ही है। अचानक पैरेट वल्चर के फेदर्स के बीच से एक छोटा बॉडी निकलकर जमीन पर लुढ़कता हुआ आता है। वो चक्कर में था क्योंकि वो इतने समय बाद इतनी ऊंचाई पर उड़कर आया था। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो किसी के जूते से टकराता है और सोचता है कि ये क्या है। तभी पता चलता है कि वहां 3 ए रैंक एडवेंचरर्स खड़े थे जो फॉरेस्ट एरिया में आए थे। रायक ने सोचा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। बायम ने भी अंदाजा लगाया कि शायद ये मंडर्स को चुराने आए होंगे, लेकिन फिर भी रायक को कुछ गड़बड़ लग रही थी। ईगल हेड उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हिचक दिख रही थी। जिया समझ गई कि उसे क्या करना चाहिए। वो किम नारी के पास झुककर बैठती है और कहती है कि उसने सुना है वैली बहुत सुंदर है और पूछती है कि क्या नारी उसे अपने घर के आसपास अब दिखाएगी। किम नारी खुशी से उछलती है और बताती है कि उनके घर के पास एक बहुत सुंदर वाटरफॉल भी है। दोनों खुशी से वहां की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में नारी जिया को बताती जाती है कि वो उसे फिश कैच करना भी सिखाएगी। इधर ईगल हेड रायक को बताता है कि ये ए रंग हंटर्स हैंडबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा भेजे गए हैं। रायक को तुरंत समझ आ जाता है क्योंकि पहले भी सीजन मैकेनिकल क्रीचर की तलाश में आया था और वो इंस्टीट्यूट का भरोसेमंद आदमी था। रायक को पहले से शक था कि और लोग आएंगे क्योंकि किम नारी के शरीर पर एक स्पेशल ट्रैकिंग डिवाइस लगा होता है जो डीमन रेल में भी काम करता है। इसी वजह से बच्ची कभी पूरी तरह फ्री नहीं थी। पर फिर भी रायक को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग फॉरेस्ट एरिया में कैसे पहुंच गए, जबकि वो और किम नारी अभी कोस्टल एरिया से लौटे थे। ईगल हेड भी इस पर ज्यादा नहीं सोच पाया था। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपनी जेब से एक छोटा मेटालिक सा ऑब्जेक्ट निकालकर रायक को दिखाता है। ये वही म्यूटेटेड मैंड्रा था जिसे इंस्टीट्यूट ने बनाया था। रायक समझ जाता है कि उन्होंने लिक्विड मेटल को मैंड्रा के साथ मिला दिया था। शायद ये किम नारी को ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। ईगल हेड बताता है कि लिक्विड मेटल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसे बनाया गया था। लेकिन फॉरेस्ट एरिया पहुंचते ही म्यूटेटेड मैंड्रा किम नारी के बजाय अपने ही प्रकार वाले हेल्दी मैंड्रास की तरफ खिंच गया और यही वजह
वजह थी कि हंटर्स भी फॉरेस्ट में आ गए। बायाम ने सुना था कि ये लोग अगली बार कोस्टल एरिया जाने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि वो किम नारी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। रायक को समझ आ गया कि अब उन्हें काउंटर प्लान बनाना पड़ेगा। तभी सभी मैंड्रस एक्साइटेड होकर रायक की तरफ भागते हैं। वो हाथ हिलाकर इशारा करते हैं कि चाहे लिक्विड मेटल वाला मैंड्रा काइमेरा ही क्यों ना हो, वो फिर भी उनका ही भाई है और वो उसकी देखभाल करना चाहते हैं। रायक मुस्कुराते हुए मैंड्रस के पास जाता है और लिक्विड मेटल मैंड्रा को उनके हवाले कर देता है ताकि उसे भी कंपनी मिले। लेकिन छोटा सा मैंड्रा फिर भी क्यूट तरीके से चीखता रहता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। रायक समझ जाता है कि वो सही बोल रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि उन्हें कैसे पता चला कि उसकी पॉकेट में अब भी कुछ है। जैसे वो अपनी पॉकेट से एक और सूटा पतला सा मैंड्रा निकालता है, बायाम हक्का बक्का होकर पूछता है कि इतना स्क्रॉनी क्रीचर उसकी पॉकेट में कैसे घुस गया। दोनों नए मैंड्रास को फिर ट्रिपलेट फैमिली में शामिल कर लिया जाता है और रायक ने ईगल हेड को समझाया कि जो सूखा सा मैंड्रा था उसे एक अल्केमिस्ट पाल रहा था और उसने ही उसे रायक को सौंपा था। फ्लैशबैक में दिखता है कि खुद अल्केमिस्ट ने उसे रायक को दिया था। उसे पूरा भरोसा था कि ये मैंड्रा उसके पास रहने से ज्यादा अच्छे से रायक के पास रहेगा। देते समय वो रो भी रहा था और बोला था कि इसका अच्छी तरह ध्यान रखना। रायक ने भी थोड़ा नर्वस होकर हाँ कर दी थी। यहाँ दिखता है कि बाकी मैंड्रस ने तुरंत अपने नए दोस्तों के लिए जमीन खोदकर घर बना दिए और उन्हें अंदर बुलाया ताकि वो फार्मलैंड की डिमोनिक एनर्जी का मजा ले सकें। दोनों ने मैंड्रस को एक जगह हेवन जैसी लगी। ईगल हेड ये देखकर बोला कि ये लोग तो पूरी तरह पर्वर्स जैसे लग रहे हैं, लेकिन रायक खुश था कि वो हॉस्टाइल नहीं है और इस जगह में आसानी से फिट हो जाएंगे। अचानक रायक को याद आया कि सीजुन कहाँ गया था, क्योंकि उसे अब तक लौट आना चाहिए था। तभी ऊपर से जिया चिल्लाती है। रायक मुड़कर देखता है तो जिया अपने हाथों में किम नारी और सीजुन दोनों को लेकर वापस उड़कर आ रही थी। सीजुन खुशी में रो रहा था कि रायक वापस आ गया और उसे गले लगाने दौड़ा, लेकिन रायक ने उसे तुरंत एक जोरदार थप्पड़ दे दिया, क्योंकि वो शौक था कि सीजुन की हालत आखिर हुई कैसे। जिया बताती है कि सीजुन पानी में अकेले मछलियों के बीच घिरा हुआ था और उसे मछलियां काट रही थी। और सीजुन सफाई देता है कि जब रायक मछलियों को इतनी आसानी से संभाल लेता है तो उसने सोचा कि वो भी कोशिश करे, लेकिन उल्टा हमला झेलना पड़ गया। किम नारी बताती है कि स्पैरो आंटी यानी जिया ने दोनों को स्टाइल में बचाया। सीजुन फिर थोड़ा संभलता और सबको बताता है कि थोड़ा इंतजार करो तो बहुत टेस्टी खाना मिलेगा, लेकिन उसके सामने तो एक जॉइंट क्रीचर खड़ा था। उसे देखकर सीजुन डर गया और सोचने लगा कि कहीं वो पैरेट मॉन्स्टर का खाना तो नहीं बनने वाला है। लेकिन रायक ने सोचा कि ये सब बाद में एक्सप्लेन करेगा, फिलहाल भूख लगी है और खाना बनना जरूरी है। सीजुन को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो तुरंत कुकिंग में लग गया। किम नारी क्यूरियोसिटी में पूछती है कि आज मेन्यू में क्या है। तभी अचानक वो लिक्विड मेटल काइमेरा की तरफ भागती है, क्योंकि वो उसकी तरफ खिंच रही थी। जैसे ही उसकी उंगली काइमेरा के लीफ को टच करती है, कुछ उसकी तरफ कम्युनिकेट होता है और नारी तुरंत उदास हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और शाम हो चुकी है। खाना बनने में बहुत समय लग गया था। ईगल हेड और जिया शॉक थे ये देखकर कि आखिर उनके लिए क्या डिश बनी है। पता चलता है कि ये किमची करी राइस है, जिसे बीफ बोन सूप जितना देर तक सिमर दिया गया और इसे खुद सीजुन ने बनाया था। सीजुन अपने खाना पर बहुत प्राउड था, भले वो दर्शन में सिंपल करी और किमची हो, लेकिन उसने सैल्मन और पोर्क भी मिलाया, साथ ही ढेर सारी सब्जियां चॉप करके डाली। फिर वो 1 घंटे तक लगातार स्टरिंग करता रहा ताकि नीचे का ब्रॉथ जले नहीं। आखिरकार डिश तैयार हो गई और टेबल पर रख दी गई। बर्ड हेड और जिया को उसकी खुशबू से ही पता चल गया था कि खाना कमाल का होगा। रायक ने सोचा कि चलो टेस्ट करते हैं, जबकि सीजुन टेंशन में था कि स्वाद अच्छा निकले। जैसे ही सिबलिंग्स ने एक बाइट लिया, वो सीधा हेवन पहुंच गए। उन्हें सच में ऐसा लगा जैसे ईस्ट और वेस्ट की मीटिंग हो गई हो। स्पाइसी होने के बावजूद उन्हें स्वाद बहुत अच्छा लगा और रायक भी सोचने लगा कि क्या इसमें इंडियन स्पाइसेस डाले हैं। उसे सिबलिंग्स की रिएक्शन किसी कॉमेडी स्किट जैसी लगी, लेकिन तभी उसे दिखा कि किम नारी ने एक भी बाइट नहीं खाया था। लड़की खाना क्यों नहीं खा रही थी, ये सोचकर लड़का उसे पूछ रहा था, लेकिन वो बस मुड़ी और बोली कि उसका मन नहीं है खाने का। फिर अचानक वो उठी और भागते हुए बोली कि वो जल्दी सोने जा रही है। लड़के को अंदाजा था कि शायद वो लिक्विड मेटल काइमेरा की वजह से टेंशन में है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बड़ा होने वाला है। इधर दोनों नए मैंड्रास अपनी जगह खूब मजे में थे, लेकिन सूखा पड़ा हुआ पुराना मैंड्रा अचानक उठ के सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। सीन बदलकर बयाम और जिया पे जाता है, जो बहुत खुश थे और कह रहे थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा खा लिया है। ये तो एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि प्रोफेशनल शेफ की कुकिंग का टेस्ट अलग ही लेवल का होता है। जिया ने हंसकर कहा कि उसे लग रहा है कि वो बर्ड मॉन्स्टर से पिग बन गई है। तभी रियाक अचानक उठकर बोलता है कि डाइजेशन के लिए उन्हें फैंस बनाना चाहिए। भाई बहन ने उसे कहा कि पत्थर काटने का काम उन्हें करने देना, लेकिन उसी वक्त कुछ सीरियस हुआ। जैसे ही रियाक मुड़ा, उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि अचानक एक गेट खुल गया है। गेट के सामने किम नारी थी, जो सोच रही थी कि अगर वो डीमन रेल्म में रही तो सबके लिए डेंजरस होगा। इसलिए वो और मेटल मैंड्रा वापस उसी जगह जाने का सोच रही थी जहां वो पहले थी। उन्हें रियाक की असली ताकत का पता नहीं था। उधर रियाक बहुत नर्वस था और समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। किम नारी रोते हुए अपने अंकल से बोल रही थी कि वो अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो गेट के अंदर जाने वाली है। लेकिन तभी रियाक तेजी से आया और बार बार उस बच्ची का नाम लेकर उसे रोकने लगा। किम नारी रो रही थी और सोच रही थी कि वो आखिर करने क्या जा रही है। पोर्टल घर के अंदर ही खुला था और किम नारी लगभग जाने ही वाली थी, लेकिन रियाक ने उसे याद दिलाया कि कुछ दिन पहले वो खुद बोली थी कि ये घर उसका घर है। ये सुनते ही जैसे ओ डैम का पानी बह गया हो, सब कुछ इमोशनल हो गया। बयाम और जिया को लगा कि बच्चे एक पल में बड़े हो गए। किम नारी मुड़ी और दौड़कर रिया को गले लगा लिया और मेटालिक काइमेरा मैंड्रा को भी जोर से दबोच लिया। रिया को भी समझ आ गया कि अब वो 1 सेकंड भी केयरलेस नहीं हो सकता। सीन बदलता है और दिखता है कि किम नारी डाइनिंग टेबल पर बैठी है, एक बड़ा सा टेस्टी दिखने वाला रामन बोल लेकर। उसकी आंखें रोने की वजह से पूरी सूजी हुई थी, लेकिन वो छोटे छोटे स्लर्प्स लेते हुए रामन खा रही थी। एक बाइट लेते ही उसने सजुन अंकल से कहा कि ये तो पिछली बार से भी ज्यादा टेस्टी है। सजुन मुस्कुराया और बोला कि नाइट स्नैक्स में रामन ही सबसे बेस्ट लगता है। जैसे ही किम नारी बोल खत्म करने लगी, जिया उस पर गुस्सा हुई कि वो इतनी छोटी होकर भाग क्यों रही थी। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर उसने फिर किया तो बड़ी बहन से बहुत डांट पड़ेगी। किम नारी तुरंत बोली कि वो गलत थी और चुपचाप खाने लगी।
तभी उसे पता चला कि रामन बहुत ज्यादा स्पाइसी था और सजुन एकदम क्लच में आया और प्रोबायोटिक्स मिल्क के बॉटल टेबल पे रख दी और बोला कि जब चीजें स्पाइसी हों तो यही सबसे अच्छा लगता है। उसकी मॉम भी यही कहती थी। बयाम ने भी उस मिल्क को पहचान लिया क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट कभी कभी वही मिल्क देता था। सजुन ने सबको बोला कि जितना चाहे खाओ और बाकी भी हैं। जब खाना खत्म हो गया और केमनारी पूरी सेटिस्फाइड थी तो सजुन ने रयाक से पूछा कि क्या वो डिशेस क्लियर कर दे और वो काम भी जो रयाक ने उसे दिया था। इसी बीच बयाम भी उठ गया और सोचने लगा कि आगे क्या करना है। बयाम सोच रहा था कि क्या अब फिर से क्वार्ट्स काटना शुरू किया जाए क्योंकि काम बहुत डिले हो गया था। जिया भी अग्री कर गई और अपने बॉडी को ट्विस्ट करके पूरी तरह स्ट्रेच किया क्योंकि उसने प्रोबायोटिक्स मिल्क की 3 बोतलें खत्म कर ली थी। केमनारी अचानक माफी मांगने लगी कि उसने रयाक को वरी किया जबकि उसने एक और बोतल मिल्क पी थी। रयाक ने भी उसे माफ कर दिया और कहा कि उसने बिल्कुल सही सोचा और उसने कुछ गलत नहीं किया। उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। रयाक को पता था कि जो गलत थे वो शायद वही लोग थे जिन्होंने मैकेनिकल क्रीचर बनाई थी और इतना क्यूट बच्चा यूज करने की कोशिश कर रहे थे। फिर रयाक सीरियस मोड में आया और किमनारी से पूछा कि उसके कोकोनट ट्राइब के फ्रेंड्स कौन थे और असल में वो किस टाइप के बच्चे थे। किमनारी शॉक हुई और सोचने लगी कि उसके फ्रेंड्स कौन हैं। लेकिन रयाक को पता था कि अगर उसे हैंडबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट को क्लीन करना है तो उसे बाकी सभी बच्चों को बचाना होगा और किमनारी शायद उनके बारे में कुछ जानती हो, लेकिन वो पूरी बात ओपनली नहीं पूछ सकता था। इसलिए उसने ऐसा सवाल पूछा क्योंकि उसके समय में भी उसके 3 क्लोज फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट में थे। किमनारी ने सुना और तुरंत एक्सक्यूजेस बनाने लगी कि उसके पास कोई कोकोनट ट्राइब या फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन रयाक जानता था कि उसे लैब का लोकेशन स्पेसिफिकली पूछने की जरूरत नहीं की क्योंकि सजुन को तो पता ही था। तभी रयाक को याद आया कि उसने सजुन को एक टास्क दिया था और उसने सोचा कि क्या वो उसे ठीक से हैंडल कर रहा है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सजुन मिस्चीवियस हंसी के साथ मुस्कुरा रहा है। किसी का मुंह ढका हुआ था और उसे स्ट्रैंगल किया गया था। हम देखते हैं कि वही हेयर और एडवेंचरर था जो किमनारी और सजुन के पीछे आया था। सजुन ने तुरंत उसका मास्क हटा दिया ताकि वो बात कर सके और उसे अश्योर किया कि उसने इन लोगों के तरीके दबा दिए हैं ताकि वो कुछ देर के लिए यूज ना कर सके। मास्क हटाते ही हम देखते हैं कि सजुन हंटर को बार बार स्लैप कर रहा था, लेकिन हंटर कॉपरेट नहीं कर रहा था। तुरंत उसने सजुन से कहा कि रुक जाए ताकि वो डील कर सकें। हंटर हैरान था और सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। हंटर जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि अगर सजुन उन्हें ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाने दे तो वो उसे जितना चाहे रिवॉर्ड देंगे। उनके पास कुछ पैसे सेव्ड थे जो गोल्ड सिटी में घर खरीदने के लिए पर्याप्त थे और इसके बदले सजुन को बस उन्हें जाने देना होगा। ये सुनते ही सजुन अपने पॉकेट में हाथ डालता है और हंटर से कहता है कि डील भी उसके हिसाब से समझदारी से करनी होगी। हम देखते हैं कि पॉकेट में एक बड़ी चीज थी, ब्लैक कार्ड जो बैंक ने रिच इंडिविजुअल्स को दिया था। सजुन उसे हंटर के सामने फ्लैश करता है और कहता है कि वो इस तरह की पॉकेट ट्रिक में नहीं फंसने वाला। हंटर भी जानता था कि ये ब्लैक कार्ड अल्ट्रा एलीट के लिए है और सजुन जिसे वो कमजोर समझते थे उसके पास है। लेकिन सजुन तुरंत हंटर की अटेंशन खींचता है और कहता है कि अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है क्योंकि उसका रिवेंज प्रमोशन एग्जाम हॉल में अभी खत्म हो रहा है। जब सब कुछ पैसे पर वापस आया, हंटर तुरंत सजुन से माफी मांगता है और कहता है कि उन्होंने मिस्टेक की। लेकिन नेपाली उसे छोड़ने वाला नहीं था क्योंकि उन्होंने उसे बॉल्ड और शाइनी हेड कहा था। फिर भी सजुन हार नहीं मान रहा था। ये हंटर्स असल में नेबरहुड के रियल बैड गाइज थे जो सिर्फ पैसे के लिए गलत काम करते थे। सजुन तुरंत उनसे पूछता है कि उन्होंने फेलिंग में ऐसा क्यों किया और प्रमोशन एग्जाम में चीटिंग करना या फिर कमजोर लोगों को मारना क्योंकि वे स्ट्रांग थे और उनका पैसा छीनना, ये सब किसी भी चीज से ज्यादा बड़ा फॉल्ट था और यही कारण था कि हंटर्स लोगों को स्कैम कर रहे थे। लगता है कि स्यूजुन की पॉकेट में बहुत चीजें थी क्योंकि उसने फिर से रमेश करना शुरू किया। उसने 3 गोल्डन बॉल्स निकाली जिनके चारों तरफ डेविलिश ऑरा था। स्यूजुन मुस्कुराया और डेविल को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हंटर से कहा कि ये फॉरगेट मी नॉट फ्लावर का पोलन है जो रयाक ने उसे दिया था। ये सब पाउडर बनाकर उसने इतना प्रेस किया और कॉन्सेंट्रेट किया कि इफेक्ट कितना स्ट्रांग होगा उसे खुद भी नहीं पता था। हंटर ने जैसे ही इसे स्निफ किया उनकी मेमोरीज पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और वे खुद ही ब्रूटल क्राइम्स के विक्टिम बन गए जो उन्होंने कभी नहीं किए थे। लेकिन हंटर अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं था, तो स्यूजुन ने तय किया कि अब फॉरगेट मी नॉट फ्लावर का इस्तेमाल कर इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। उसने एक हंटर का जॉब फोर्सफुली ओपन किया और जैसे ही आदमी चिल्लाने लगा, सीन कट होकर अगले दिन में शिफ्ट हो गया। किमनारी और बर्डी इधर उधर दौड़ रहे थे और साशा किमनारी के शोल्डर्स पर बैठा था। बर्ड सोच रहा था कि चाइल्ड रेयरिंग कितना टायरिंग काम है। उसी समय रियाक और बयाम बात कर रहे थे कि लड़का कैसे हैंडबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्लीन करने वाला है और कैसे वो स्यूजुन और बर्डी को भी साथ ले जा रहा है ताकि काम आसान हो। रियाक चाहता था कि बयाम घर का ख्याल रखे जब वो बाहर होगा। ईगल ने अश्योर किया कि कुछ गलत नहीं होगा। तभी पीछे से कोई बुला रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि स्यूजुन था। उसने बताया कि सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट है। उन्होंने देखा कि उनका शेफ बहुत अच्छे मूड में है। स्यूजुन ने बताया कि रियाक ने उसे एक A+ ग्रेड अल्केमिस्ट से मिलाने का प्रॉमिस किया है जो शायद उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। बयाम समझ गया कि स्यूजुन की प्रॉब्लम कितनी सीरियस थी। इस बीच जिया उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि क्या रियाक सच में अपने रियल फेस के साथ इंस्टीट्यूट में जाकर सब कुछ रैक करने वाला है। उसने सोचा कि शायद डिस्गाइज होना अच्छा रहेगा। ये आइडिया गलत नहीं था। स्यूजुन ने सोचा कि क्या उन्हें भी अल्केमिस्ट से मिलने के लिए डिस्गाइज करना पड़ेगा। तभी जिया ने अपना हेड मास्क हटाया और हमेशा की तरह सुंदर लग रही थी। उसने रियाक से कहा कि स्कल ले जाएं ताकि डिस्गाइज में मदद मिले क्योंकि रियल फेस के साथ वांटेड होना अच्छा नहीं है। रियाक सोच रहा था कि मास्क उसे फिट होगा या नहीं। स्यूजुन का माइंड पूरी तरह ब्लोन था और वो गर्ल को स्टेयरिंग दे रहा था।
इधर बयाम जो करके बोला कि भले उसकी सिस्टर का फेस छोटा है, उसका हेड बहुत बड़ा है, इसलिए अगर मास्क उस पर फिट होगा तो रियाक पर भी फिट होगा। स्यूजुन का हार्ट जोर से धड़कने लगा और वो ब्लश करने लगा जैसे फर्स्ट साइट में प्यार हो गया हो। इधर बयाम जिया की कमेंट की वजह से पिट रहा था और चिल्ला रहा था। स्यूजुन तुरंत एक नी पर बैठा और जिया से कहा कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जो मन में आता है वो तुरंत करता है। फिर उसने अपने सबसे चार्मिंग फेस के साथ उससे पूछा कि उसका टाइप क्या है। बयाम और रियाक जो पानी पी रहे थे वे शॉक में पानी फेंक दिया और जिया भी थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो गई। रियाक और बयाम पॉपकॉर्न लेकर बैठ गए और बोले कि बहुत समय हो गया ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं देखा। बयाम ने बताया कि उसकी सिस्टर हमेशा हर क्वेश्चन सीरियसली लेती है और ऑनेस्टली आंसर करती है, चाहे क्वेश्चन कितना भी स्ट्रेंज क्यों ना हो। जिया ने थोड़ी सोचकर कहा कि फिलहाल उसे फ्लैशी चीजें और अच्छी डांसिंग वाली चीजें पसंद है। स्यूजुन ने सुना और सोचा कि शायद उसे ह्यूमन से ज्यादा पीकॉक्स पसंद है और उसे तब पूरी तरह क्रश कर दिया जब जिया ने कहा कि उसे लंबे हेयर वाले लोग भी पसंद है। स्यूजुन के लिए सबसे बड़ी कमी थी हेयर। नए डिटर्मिनेशन के साथ स्यूजुन ने रियाक की तरफ आग भरी नजरों से देखा और कहा कि उन्हें जितना जल्दी हो सके अल्केमिस्ट से मिलना होगा। रियाक ने पूछा कि रास्ते में कहाँ रुकना है, लेकिन स्यूजुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, कहीं भी चलेगा, बस हेयर का प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम रियल वर्ल्ड में पहुंचते हैं जहां एक ह्यूज गेट खुला और जो लोग इसे देख रहे थे वे डर गए। लोग सोचने लगे कि रिटर्न गेट इतना बड़ा क्यों है। अचानक एक जाइगेंटिक बीक निकला और उसके पीछे एक कोलोसल मॉन्स्टर बर्ड इनक्रेडिबल स्पीड से बर्स्ट हुआ। सबने तुरंत पहचान लिया कि ये पैरेट वल्चर है और उन्होंने एसोसिएशन को रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। कुछ लोगों ने देखा कि शायद कोई उस पर राइडिंग कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये समझ में नहीं आया उन्होंने पहले रिपोर्ट करने पर ध्यान दिया। ऊपर से हम देखते हैं कि 3 लोग पैरेट वल्चर पर राइडिंग कर रहे थे। स्यूजुन ने रोयाक से पूछा कि वे कहां जा रहे हैं और इतनी बड़ी बर्ड क्यों साथ ले जा रहे हैं। लोगों को शॉक होना तय था। रियाक ने बस कहा कि जब राइड अवेलेबल है तो वॉक करने की कोई जरूरत नहीं। कैमरा जूम इन होता है और हम देखते हैं कि स्यूजुन और बर्डी दोनों मास्क पहने हुए थे, जबकि रियाक अपने स्कल हेड के नीचे मुस्कुरा रहा था और ब्राइट स्काई का व्यू एंजॉय कर रहा था। उसने डिसाइड किया कि इस न्यू राइड का नाम ब्लू रखें ताकि उसका कलर मैच हो। स्यूजुन बार बार पूछ रहा था कि वे कहां जा रहे हैं, लेकिन रियाक ने आंसर नहीं दिया। इधर हैंडबिट इंस्टीट्यूट में हेड साइंटिस्ट को बताया जा रहा था कि इस बार भेजे गए सारे हंटर्स एमनीशिया में वापस आए हैं और उन्हें कुछ याद नहीं है। जब उसने ट्राइकिंग चाइमेरा के बारे में पूछा तो बताया गया कि वो डीमन रियल में लॉस्ट हो गया। फ्यूरियस होकर साइंटिस्ट रिपीटेडली टेबल पर मारता है और सबऑर्डिनेट्स को डराता है। उसे पता था कि मैकेनिकल क्रीचर का लॉस उनकी रेपुटेशन रूइन कर देगा और गवर्नमेंट फंडिंग भी खतरे में पड़ेगा। शॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिसने हेवीली इन्वेस्ट किया था इसे लाइटली नहीं लेगी। तभी एक असिस्टेंट आया और उसने हंटर के पाउच से कुछ निकाला, एक स्मॉल कंडेंस्ड ऑर्ब और नोट जिसमें लिखा था कि वो पर्सन जल्द ही हेड साइंटिस्ट से मिलेगा। साइंटिस्ट को देखकर वो गुस्से में चिल्लाया और इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन डिमांड की, लेकिन उसकी शाउटिंग खत्म होने से पहले ही पीछे का मिरर शैटर्ड हुआ क्योंकि पैरेट वल्चर वॉल से क्रैश करके हीरोइक एंट्री में आया। डस्ट और स्मोक चारों तरफ भर गया। कोलोसल बर्ड क्लमजीली लैंड हुआ और उसकी लेफ्ट टेल फेदर ऑकवर्डली बेल थी। रियाक सोच रहा था कि जॉब खत्म होने के बाद इसे फिक्स करेंगे। पैरेट वल्चर अनकॉन्शियस पड़ा था और स्यूजुन और बर्डी फ्लोर पर रोल कर रहे थे, डेज्ड, सोच रहे थे कि वे अभी अलाइव हैं या हेवन पहुंच गए। मीनवाइल रियाक कामली ऑफिस के टेरिफाइड एम्प्लॉय से पूछता है कि लैब डायरेक्टर कौन है। सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर पहले रेड से पहले, जहां हम देखते हैं कि रैक और सिडन बर्डी के साथ पैरेट वल्चर मॉन्स्टर में फ्लाइंग कर रहे थे। सिडन ने रैक को बताया कि हैंडबिट लैब माउंटेन्स में हाफवे है, स्लम्स और गोल्ड सिटी के बीच में, जो थोड़ी दूर था जहां वे थे। लेकिन स्यूजन सोच रहा था कि जो वे कर रहे हैं क्या वे सच में ठीक होगा, क्योंकि वो आउट ऑफ द लूप फील कर रहा था। हैंडबिट कोई ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं था। उन्होंने सक्सेसफुली मैकेनिकल ऑर्गेनिजम्स डेवलप किए थे लिक्विड मेटल का यूज करके, जिन्हें लिक्विड मेटल चिमे कहते थे। उन्होंने किम नारी को भी क्रिएट किया था, जो खुद एक मैकेनिकल ऑर्गेनिज्म थी लिक्विड मेटल से। इंस्टीट्यूट मीडिया में भी आई थी और अवार्ड्स लिए थे, जबकि सच में ये क्राइम माना जाना चाहिए था। स्यूजन को पता था कि किम नारी के साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ था, लेकिन उसने देखा कि रैक ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा कि शायद रैक के पास पहले से ही कोई प्लान है। सीजन ने मुड़कर पैरेट वल्चर मॉन्स्टर को देखा और महसूस किया कि उसके टेल फेदर बहुत अलग दिख रहे थे। रियाक ने समझाया कि मॉन्स्टर के लेफ्ट साइड की टेल फेदर ग्रो नहीं होंगी, यही उसे यूनिक बनाती है। रियाक ने इसे पहली बार देखा था जब उसने मॉन्स्टर को देखा। इसे उसके ही काइंड ने अटैक किया था उसके टेल फेदर्स की वजह से, और ये भाग रहा था क्योंकि वो डिफरेंट था। तभी रियाक ने मौका देखा और उसे बचाया। पैरेट वल्चर मॉन्स्टर भी खुश दिख रहा था, रियाक द्वारा रेस्क्यू होने के बाद, जैसे वो उसका धन्यवाद कर रहा हो। सीजन अभी भी क्यूरियस था और सोच रहा था कि टेल फेदर्स ग्रो न होना ही क्यों इतना बड़ा कारण था कि मॉन्स्टर्स ने अपने ही काइंड पर अटैक किया। रियाक ने बताया कि पैरेट वल्चर सुंदर टेल फेदर्स के ऑब्सेशन में रहते हैं और उनका इंस्टिंक्ट यही है कि जब वे किसी अलग को देखें तो तुरंत अटैक और देंगे। यही वजह थी कि ब्लू पैरेट वल्चर मॉन्स्टर को ग्रुप ने ऑस्ट्रोसाइज किया था। वे लगातार उसकी टेल अटैक करते थे। सीजन की आंखें भर आई क्योंकि उसने महसूस किया कि कोई चीज ग्रो करने की इच्छा रखना और वो जगह जहां वे कभी ग्रो नहीं हो सकी कैसा महसूस होता है। ये सिंबलाइज करता था उसके खुद के हेयर को जो बॉल्ड छोड़ गया था। तभी सेडन ने देखा कि हैंडबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट बिल्डिंग पास है और वे कुछ ही मोमेंट्स में पहुंचने वाले हैं। लेकिन जैसे ही रियाक ने बिल्डिंग देखा, उसने तुरंत ब्लू को कहा कि सीधे आगे जाए और तब तक न रुके जब तक क्रैश न हो जाए। सीजन सोच रहा था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मॉन्स्टर पहले ही फुल स्पीड पकड़ चुका था। बर्डी डर गया, ऑलमोस्ट रेडी था हाइट से थ्रो होने के लिए, और उसे लग रहा था कि सीजन किसी भी मोमेंट फेंक दिया जाएगा। रियाक ने चिल्लाया कि बर्ड को टाइट पकड़ो, क्योंकि मॉन्स्टर के अनइवन टेल फेदर्स की वजह से ये टेरिबल फ्लायर था, इतनी इंसेन स्पीड में ये बैलेंस नहीं कर सकता। सेडन जानता था कि ये इंपॉसिबल है, फिर भी उसने पैरेट वल्चर की फेदर्स को लाइफ के लिए क्लिंग किया और वे सीधे बिल्डिंग में क्रैश कर गए। प्रेजेंट में लौटे हैं जहां सारे साइंटिस्ट शॉक्ड हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। एक फीमेल साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि उसने क्रैश से पहले क्या देखा था, एक डेंजरस मॉन्स्टर एनॉर्मस साइज का। एक मेल साइंटिस्ट जो ग्लासेस पहनता था पास की चीज पकड़कर सपोर्ट लेने लगा क्योंकि डस्ट की वजह से कुछ भी नहीं देख पा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि वो क्या पकड़ रहा है तो तुरंत डर के मारे वेट हो गया। पैरेट वल्चर मॉन्स्टर हैंडबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर खड़ा था।
जैसे ही कोई प्रोसेस कर पाता कि क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग स्पाइडर वेब सडनली उन्हें रैप कर लेती हैं, टाइंग देम टुगेदर। ये सब रियाक ने किया था अपने मॉन्स्टर पावर्स का यूज करके। सीजन उठते हुए बर्डी के साथ रियाक से पूछता है कि मेन एंट्रेंस परफेक्टली सेफ है, फिर बैक एंट्रेंस क्यों यूज किया। रियाक ने बताया कि हेड रिसर्चर का ऑफिस यूजुअली टॉप फ्लोर में होता है, इसलिए ये रूट फॉलो करना पड़ा। हेड रिसर्चर कुछ प्लॉट कर रहा था क्या, ये सोचकर रियाक ने टाइड अप साइंटिस्ट से पूछा कि क्या ये सच में हैंडबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। साइंटिस्ट ने जवाब नहीं दिया, कंफ्यूज थे कि रियाक कौन है। रियाक ने खुद को किम नारी का गार्जियन बताया, लेकिन साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। इससे रियाक को गुस्सा आया और अचानक उसे लगा कि कुछ गलत है। स्ट्रेंज ऑमिनस फीलिंग हवा में फैल रही थी, काइमेरा की प्रेजेंस महसूस हुई। रियाक इंस्टेंटली रियलाइज किया कि कुछ सही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है गोल्ड सिटी और हंटर एसोसिएशन बिल्डिंग में, जहां एक ओल्ड मैन ने यंग बॉय से पूछा कि उसका बी रैंक एग्जाम प्रैप कैसा चल रहा है, वार्निंग देते हुए कि अगर वो फेल हुआ तो ओल्ड मैन उसे बाहर कर देगा हाउस में, इसलिए उसे अवेयर रहना चाहिए। हमें पता चलता है कि ये यंग मैन ली था, जो एक्चुअली सी क्लास इंडिविजुअल था, और ओल्ड मैन भी सी रैंक हंटर था, जो ली का दादा था और हंटर एसोसिएशन का हेड भी। ली सोच रहा था कि उसका दादा इतना ऑब्सेस्ड क्यों है कि वो जल्दी से लेवल अप करे, जबकि वो सिर्फ अपने अर्ली 20s में था। ये सब उसे थोड़ा फास्ट लग रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ली हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग ऑफिस में वापस आया था तो वो अपने दादा से कुछ पॉकेट मनी चाहता था। ओल्ड मैन ने साय किया इस बिहेवियर पर और बताया कि उसे केयर से रेस किया गया था क्योंकि वो उसका ओनली ग्रैंडसन था। लेकिन ओल्ड मैन पहले से 84 साल का था और अब समय था कि कोई हंटर एसोसिएशन का पोजीशन संभाले। ली को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो नर्वस हो गया, पूरे फेस पर स्वेट आ गया। ग्रैंडपा ने समझाया कि अपने यूथ में उसने अवेकन को देखा था, जो अपनी लाइफ रिस्क करके लोगों को बचाते थे। इसी वजह से ओल्ड मैन ने हंटर एसोसिएशन बनाया ताकि वो उनका हेल्प कर सके। वो चाहते थे कि वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन आज के अवेकन लॉन्ग डेंजरस जॉब्स लेने के लिए रेडी नहीं थे, ज्यादातर प्रॉफिटेबल वेंचर्स में ही इंटरेस्ट रखते थे और सिर्फ पैसे के पीछे भागते थे। ओल्ड मैन ये नहीं कह रहा था कि हंटर्स को डेथ फेस करनी चाहिए क्योंकि वे अवेकन्ड है। काइमेरा रिसर्च भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्टार्ट हुई थी, लेकिन काइमेरा हंटर हायर करने के लिए हंटर एसोसिएशन को ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता था ताकि काइमेरा रिसर्च इंस्टीट्यूट रन कर सके। इंस्टीट्यूट के एक्सपेरिमेंट्स गरीब एरियाज में रहने वाले लोगों की लाइव्स को अफेक्ट कर रहे थे, जो इनएविटेबली डेंजर में थे, चाहे ये सर्वाइवल के लिए ही क्यों ना हो। ओल्ड मैन दूसरे हंटर्स को ब्लेम करता था क्योंकि वो ओल्ड एरा के हीरोज को भूल नहीं पा रहा था, जिन्होंने रिच या पुअर किसी की भी मदद की थी। ओल्ड मैन को लगता था कि एक ऐसी दुनिया गलत है जहां लाइफ और डेथ पैसों से डिफाइड हो। ऐसे समय में हंटर एसोसिएशन को और स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन सब सिर्फ पैसे और हंटर एसोसिएशन के हेड पोजीशन के लिए फोकस थे। ओल्ड मैन जानता था कि अगर ली एसोसिएशन चेयरमैन बन गया तो वो एक सॉलिड फाउंडेशन बना सकता है और सही रास्ता दिखा सकता है। ओल्ड मैन के लिए अब देर हो चुकी थी क्योंकि उसने लेट अवेकन किया और अब वो पावरलेस एसोसिएशन चेयरमैन की तरह जी रहा था क्योंकि उसकी रैंक लो थी। लेकिन अगर ली ने यंग एज में अवेकन किया तो चीजें अलग हो सकती थीं। बॉय इरिटेट हो रहा था और ग्रैंडपा को स्नैप बैक करने वाला था, लेकिन तभी एक असिस्टेंट ऑफिस में आया और बताया कि स्लम्स में एक जायंट पैरेट वल्चर मॉन्स्टर दिखा है। ये सुनकर ली और उसका ग्रैंडपा शॉक थे, सोच रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है जब कोई नेचुरल गेट सिग्नल्स नहीं थे। असिस्टेंट ने हेजिटेशन में बताया कि सभी हंटर्स को कांटेक्ट किया गया, लेकिन कोई भी स्टेप अप नहीं कर रहा था, वे सभी कॉल्स इग्नोर कर रहे थे। हेड जानता था कि ये होगा क्योंकि इंसिडेंट स्लम में हुआ था और वहां लोग ऐसे हंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हेड ने डिसाइड किया कि वो खुद ही एक्शन लेगा और असिस्टेंट से कहा कि सभी काइमेरा लैब्स को कांटेक्ट करे जो इंसिडेंट के पास हों। ली भी खुद को कंटेन नहीं कर पाया और अपने ग्रैंडपा से कहा कि वो भी सपोर्ट के लिए आएगा। सीन फिर शिफ्ट होता है हैंडबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जहां रियाक ने हेड को बाइंड कर रखा था। रायाक ने रिसर्चर को स्पाइडर वेब से बाइंड किया, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रेंज था क्योंकि आदमी बोल ही नहीं रहा था और उससे पर्पल मयाजमा आ रहा था जो चिमेरा की तरफ इशारा कर रहा था। रायॉक ने समझ लिया कि कुछ गलत है और उसने स्पाइडर वेब इतनी टाइट कर दी कि रिसर्चर आधा हो गया। ये देखकर साजुन डर गया, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि वास्तव में हेड साइंटिस्ट खुद लिक्विड मेटल का चिमेरा था। बर्डी भी शॉक हो गया ये देखकर कि लिक्विड मेटल चिमेरा कितना पावरफुल हो सकता है। लैब में काम कर रहे बाकी साइंटिस्ट भी शॉक थे क्योंकि डायरेक्टर ने खुद को चिमेरा में बदल लिया था और उसका डिसफिगर्ड बॉडी और अगली फेस सबके सामने था। रायक को चिमेरा डायरेक्टर ने चैलेंज किया, पूछते हुए कि रायक ने इतनी सीक्रेट लैब में कैसे एंट्री की। चिमेरा डायरेक्टर तैयार था रायक को मारने के लिए अगर ये सीक्रेट्स प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी था। रायक ने तुरंत एनालाइज करना शुरू कर दिया कि ये डायरेक्टर भी लिक्विड मेटल चिमेरा में बदल चुका है, बिल्कुल किम नारी की तरह, लेकिन अभी पूरी तरह लिक्विड मेटल नहीं था। रायक ने सोचा कि शायद डायरेक्टर ने खुद पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे ताकि वो अपने बॉडी को एनहांस कर सके। तभी बर्डी ने टेलीपैथी से रायक को शॉकिंग बात बताई कि उसने चिमेरा डायरेक्टर की मेमोरीज हासिल कर ली हैं। फ्लैशबैक में पता चला कि ये डायरेक्टर पहले वाले साइंटिस्ट से भी ज्यादा क्रूअल और ईविल था, जो डिसीज्ड साइंटिस्ट से भी ज्यादा सक्सीड करना चाहता था। रायक का गुस्सा बढ़ गया और उसने साइंटिस्ट का डिफॉर्म्ड हेड पकड़ लिया और पूछा कि उसने बच्चों को किडनैप करने और उन पर हॉरिबल एक्सपेरिमेंट्स करने की हिम्मत कैसे की, सिर्फ पैसे और फेम के लिए। साइंटिस्ट ने कोई रिग्रेट नहीं दिखाया और रायक को बताया कि ये किड्स गटर रैट्स थे जो स्लम्स में रहते थे और उन्हें खुश होना चाहिए कि उन्हें मौका मिला। रायक इतना फ्यूरियस हुआ कि उसने चिमेरा साइंटिस्ट को लैब फ्लोर पर स्लैम कर दिया। साइंटिस्ट का हाइब्रिड बॉडी प्रॉपर्ली मूव नहीं कर पा रहा था और उसे तुरंत लिक्विफाई होना पड़ा, लेकिन रायक ने उसे बिना सजा के जाने नहीं दिया। उसने अपना डिमोनिक एनर्जी चैनल किया और साइंटिस्ट को चेंबर ऑफ पेन एंड टाइम में पनिश किया। साइंटिस्ट ने कभी इतना इमेंस डिमोनिक पावर नहीं देखा था। साइंटिस्ट अब वही टॉर्चर एक्सपीरियंस कर रहा था जो उसने इनोसेंट किड्स पर किया था। साइंटिस्ट का बॉडी स्लोली कंडेंस होकर रायक के हाथों में कॉम्पैक्ट हो गया। कुछ ही समय में पूरा साइंटिस्ट एक स्मॉल बीड लाइक बॉल में बदल गया। साजुन और बर्डी शॉक थे ये देखकर कि रायक ने क्या किया। क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लगा और रायक ने इसे उठाया और कहा कि उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स चाहिए।
फिर उसने बाकी साइंटिस्ट की तरफ देखा और पूछा कि क्या वे कोऑपरेट करेंगे या उन्हें भी क्रिस्टल बॉल ट्रीटमेंट चाहिए। साइंटिस्ट्स हेड से टो तक स्वेटिंग करने लगे डर के मारे। सीन शिफ्ट हुआ और रायक और बर्ड कहीं वॉक कर रहे थे। उन्हें पता चला कि साइंटिस्ट हैन और साइंटिस्ट बुक मास्टर और डिसाइपल थे। सब कुछ शुरू हुआ जब साइंटिस्ट बुक ने साइंटिस्ट हैंस का रिसर्च चुरा लिया और बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट डेटा लेकर भाग गया। उसने खुद को चिमेरा में बदल लिया ताकि वो जब चाहे यंग रह सके। ह्यूमन ग्रीड कभी खत्म नहीं होती ये साबित हो रहा था, लेकिन एग्जीक्यूटिव हैंड्स की मेमोरी में टीडीए लैब के बारे में कुछ भी नहीं था, जिससे रायक को आश्चर्य हुआ कि क्या ओल्ड मैन सच में इसके बारे में नहीं जानता। फिर भी रायक जानता था कि किम नारी का ट्रैकर हार्नबिट के इंटरनल प्रोग्राम का हिस्सा था और इसे प्रॉपर्ली डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जिससे अब उन्हें किम नारी को ट्रैक करना संभव नहीं था। रायक को यह भी भरोसा था कि साजुन क्लीनअप अच्छे से संभाल लेंगे क्योंकि जाइंट पैरेट वल्चर बर्ड ब्लू उनके साथ था। इंटेरोगेशन स्मूथली चल रहा था और अब बस डॉक्टर हान की लेगेसी और उसके इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को अनकवर करना बाकी था। बर्ड पहले ही टेलीपैथी से डॉक्टर के दिमाग में झांककर एक लोकेशन जान चुका था जो डीप अंडरग्राउंड थी। जल्द ही रायक और बर्ड उस मैसिव डोर के सामने खड़े थे। रायक ने बिना देर किए स्टील डोर किक किया और जो देखा उसने रायक और बर्ड दोनों को हिलाकर रख दिया। वहां जाइंट ग्रीन कैनिस्टर्स थे जिनमें बच्चों को जबरदस्ती चिमेराज में बदलने की कोशिश की जा रही थी। बर्ड को अब समझ में आया कि साइंटिस्ट सच में एक वाइल्ड मॉन्स्टर था जो डेड चिमेराज को डेटा के नाम पर प्रिजर्व करता था और उन्हें डेथ के बाद भी रेस्ट नहीं लेने देता था। बर्ड ने रायक से पूछा कि वो क्या करना चाहता है। रायक इंस्टेंटली फ्लैशबैक में गया जब उसे इलीगल डॉक्टर्स द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि सब्जेक्ट 17 को कोई साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं हुए। डॉक्टर्स सोचे कि उसे डाइसेक्ट करके एंडलेस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्योंकि उसकी हीलिंग पावर्स थी। एक डॉक्टर ने कहा कि उसे मारना ऐसा होगा जैसे गोल्डन एग्स देने वाली गूस को, क्योंकि सब्जेक्ट 17 लैब के लिए ह्यूज प्रॉफिट्स जनरेट कर रहा था। रायक को, जो चिमेरा और ह्यूमन दोनों था, नेचुरल अवेकनर के रूप में एक्सप्लॉइट किया गया था। सच में रायक की कभी केयर नहीं की गई। फ्लाइज उसके बॉडी के चारों ओर बज़ कर रही थीं और साइंटिस्ट्स उसकी डाइसेक्टिंग पर डिस्कशन कर रहे थे। प्रेजेंट में वापस आकर रायक को डीप सैडनेस महसूस हुई और उसने डिसाइड किया कि कम से कम इन बच्चों को पीस देनी चाहिए। लेकिन अचानक उसने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो वो एक बच्चा लग रहा था, लेकिन जैसे ही फिगर सामने आया वो एक फॉक्स निकला। क्रिएचर रायक की स्मेल से सरप्राइज्ड हुआ और कहा कि उसे ये स्मेल पता है। रायक ने कैसे रियलाइज किया कि ये फॉक्स कौन है, क्योंकि किम नारी ने पहले बताया था। फिर भी फॉक्स के बोलने पर वो सरप्राइज था। उसने बर्ड से विस्पर किया कि क्या फॉक्स ने किम नारी की सेंट उसके से पकड़ी। बर्ड ने तुरंत डिनाई किया और कहा कि ये रायक की सेंट हो सकती है क्योंकि बर्ड हाइजीनिक है और रोज नहाता है। रायक ने समय नहीं गवाया और फॉक्स से मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स के बारे में पूछा। फॉक्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और पूछा कि क्या उन्होंने किम नारी से मुलाकात की है। रायक ने बताया कि लड़की ठीक है और डीमन रेल में उनके साथ हैप्पीली रह रही है। ये सुनकर फॉक्स टेल वैग करने लगा और खुशी के आंसू रोने लगा, कहते हुए कि वो ये जानने के लिए इंतजार कर रहा था कि किम नारी अलाइव और ठीक है। रायक को याद आया कि किम नारी ने बताया था कि उसकी लैब में बेस्ट फ्रेंड एक फॉक्स था और ये वही फॉक्स था। रायक ने पूछा कि फॉक्स के अलावा और कोई है। क्रिएचर ने बाहर बुलाया, रिवीलिंग अ स्मॉल ट्री लाइक बीन एंड एंट और सेवरल म्यूटेटेड ग्राउंड स्क्विरल्स फ्यूज्ड विद मैंड्रा डीएनए। लैब में अब सिर्फ 7 क्रिएचर्स ही जीवित थे। ये सभी सर्वाइविंग चिमेराज थे क्योंकि सभी कॉम्बैट टाइप्स को मार दिया गया था या प्रॉफिट के लिए बेच दिया गया था। उनमें डिमोनिक एनर्जी के ट्रेसेस थे, तो रायक जानता था कि वे डीमन रेल में अच्छे से थ्राइव करेंगे। उसने तुरंत एक गेट खोला और क्रिएचर से कहा कि जैसे ही वे एंटर करेंगे वे सेफ हो जाएंगे। क्रिएचर शॉक थे, लेकिन उन्होंने रायक पर ट्रस्ट किया। शाम का वक्त था और हंड्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट में अचानक एक बड़ा आग का गोला फैल गया था। हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन और हंटर ली तुरंत वहां पहुंचे और समझ गए कि स्लम्स में जो ध्यान बटाया गया था वो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। असली टारगेट रिसर्च लैब था। फिर हंटर ली ने उस उड़ते हुए पैरेट वल्चर मॉन्स्टर को देखा और बूढ़े आदमी को बताया। चेयरमैन हैरान रह गए कि कोई इंसान उस बीस्ट पर इतनी आसानी से सवार है। ऊपर से सेडॉन ने रायक को बताया कि सभी रिसर्चर सुरक्षित हैं और इवैक्यूएट कर दिए गए हैं जैसे कि आदेश था। अब लैब के अंदर कोई भी खतरे में नहीं था। रायक को पता था कि हंबिट रिसर्च लैब टेक्निकली लीगल था, इसलिए कोई बाहर से साइंटिस्ट के क्राइम्स के बारे में शक नहीं कर सकता था। सजून ने सोचा कि क्या उन्हें साइंटिस्ट को मेमोरी इरेजिंग पिल्स दे देनी चाहिए थी क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया था। लेकिन रियैक बस मुस्कुराया और कहा कि यही वजह है कि वे छिप रहे नहीं थे। सजून को समझ नहीं आया, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। रियैक ने नीचे देखा और सॉन से पूछा कि क्या उसे पता है कि नीचे वाले 2 लोग कौन हैं। सॉन ने बताया कि बूढ़ा आदमी हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और छोटा आदमी उसका ग्रैंडसन है। नीचे प्रेसिडेंट हैरान रह गए कि एक इंसान पैरेट वल्चर मॉन्स्टर पर उड़ रहा है। रियैक ने समझा कि ये लोग फायर रिपोर्ट की वजह से आए हैं और उनके नाम कुछ फेमिलियर लग रहे थे। अचानक कुछ याद आया और रियैक मुस्कुराया, काइमेरा साइंटिस्ट से बनी क्रिस्टल बॉल उठाई और सीधे प्रेसिडेंट की तरफ फेंक दी। सज्जून शॉक में था, सोच रहा था रियैक क्या कर रहा है, लेकिन बूढ़ा आदमी हाई वेलोसिटी क्रिस्टल बॉल को आसानी से कैच कर लिया। उसे देखते ही प्रेसिडेंट को पसीना आने लगा और उसका ग्रैंडसन पूछने लगा क्या हो रहा है। बूढ़ा आदमी रेमरेस करते हुए सोच रहा था कि उसने कभी इतनी अनोखी क्रिस्टल नहीं देखी। ये मनेलिंग स्पेल था जिसे सिर्फ कोई अंडू कर सकता था जिसकी मैना कास्टर से बेटर हो। डायरेक्टर सोचने लगा कि आखिर किसने साइंटिस्ट के साथ ऐसा किया और क्यों। तभी कुछ हंटर्स चेयरमैन के पास दौड़े और बताया कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने अजीब टेस्टिमनी दी कि हेड साइंटिस्ट असल में काइमेरा था और अटैकर्स ने खुद फायर स्टार्ट करके उन्हें इवैक्यूएट करने में मदद की। बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि क्या वो बच्चा जिसे उसने कभी जाना था अभी भी जीवित है। सीन शिफ्ट हुआ, रियैक और बाकी लोग उड़ते हुए स्लम्स की तरफ जा रहे थे। रियॉक ने सज्जून को बताया कि अब उन्हें स्लम्स लौटना चाहिए। सिदान ने मजाक में पूछा कि क्या वे उस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जो उनके बालों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है।
रियाक ने समझाया कि वह ह्यूमन रेल में पीसफुली सब कुछ सेटल करना चाहता था, लेकिन अब एसोसिएशन उनके पीछे है तो मुश्किल हो जाएगी। रात में मिस्टर किम एल्केमी एसोसिएशन स्लम ब्रांच की नाइट ड्यूटी रूम में सो रहे थे कि अचानक कोई दरवाजे पर जोर से टकराया। वो जाग गए और सोते लगे, कौन इतनी रात में आ रहा है। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने सिडॉन खड़ा था, बैडली इंजर्ड और बहुत खराब हालत में। एल्केमिस्ट चिल्ला पड़ा, सोच करके कोई चोर है, लेकिन सिडॉन के पीछे रियाक खड़ा था। रियाक ने कहा कि रिलैक्स करो और अपना स्केलेटल हेलमेट हटा लिया। इवन काम होने के बाद भी एल्केमिस्ट चिल्ला रहा था और पूछ रहा था कि इतनी रात में उनका पर्पस क्या है। रियाक मुस्कुराते हुए बोले कि बस उसके साथ रेल में चलो, कोई सवाल नहीं। तुरंत सीन शिफ्ट हुआ। स्पैरो भाई अपने काम में लगे हुए थे और किम नारी के साथ बात कर रहे थे। वे क्वार्ट्स और लुमिनस स्टोन से फेंस बना रहे थे। उन्होंने बताया कि पहले क्वार्ट्स पीसेस में होल्स करने होंगे, फिर पॉलिश्ड लुमिनस स्टोन्स फिट करनी होंगी। जैसे ही स्टोन्स प्रेस किए, सरफेस पर लाइट ब्लूम हुई और किम नारी की आंखें चमक उठी। उसने बाल द स्पैरो अंकल को एक्साइटेड आवाज में कहा कि ये अमेजिंग लग रहा है। जिया हंसी और बोली कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना सुंदर लगेगा। कुछ ऐसा ही सोचा जा रहा था। साशा ने ग्लोइंग स्टोन कंट्रैप्शन को देखकर डर के मारे उस पर जंप कर दिया, सोचकर कि ये कोई एनिमी है। स्पैरो भाई ने कामली एक्सप्लेन किया कि अब बस उन्हें लंबा फेंस चाहिए और वंडर करने लगे कि कितने पीसेस की जरूरत होगी। किसी के जवाब देने से पहले ही पास में अचानक एक गेट मटेरियलाइज हो गया, जिससे जिया शॉक में रह गई और इमीडिएटली अज्यूम किया कि रियाक वापस आ गया है। लेकिन रियाक के बजाय एक ग्रुप ऑफ अडोरेबल लिटिल चीमास टेलीपोर्ट होकर बाहर आ गए। सिबलिंग सोच रहे थे कि क्या रियाक ने इन्हें भेजा, लेकिन किम नारी इंस्टेंटली क्रीचर्स को पहचान गई और पैनिक में घर के पीछे दौड़ पड़ी। जिया ने उसे दौड़ते देखा और समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन किम नारी की सरप्राइज इतनी बड़ी थी कि एक्सप्लेनेशन का कोई मौका नहीं था। एक और कॉर्नर में साचाची महराज से पूछताछ कर रहा था, जैसे वे क्रिमिनल्स हों, जबकि नए आए क्रीचर्स कंफ्यूज थे कि क्या प्रॉब्लम है। स्पैरो सिबलिंग्स इनिशियली सोचे कि शायद साचा स्ट्रेंजर से डर गया है, लेकिन जल्दी ही जिया समझ गई कि असल में क्या हो रहा है। साचा अपना डोमिनेंस दिखाना चाहता था इन नए चिमास के ऊपर। उसका पहला टारगेट था लीफी चिमरा, जिससे उसने बोल्डली कन्फ्रंट किया, लेकिन लीफी क्रीचर ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और बिना देखे आगे बढ़ गया। इंस्टिंक्ट की वजह से प्लांट लाइक चिमरा सीधे रियाक द्वारा बनाए लश वेजिटेबल पैच की तरफ चला गया, जो मैंड्रास के लिए कल्टीवेट किया गया था। जैसे ही लीफी चिमरा वहां पहुंचा, फ्यूरियस मैंड्रास की एक कोरस लाउड थर्ड के साथ बस्ट हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी टेरिटरी में इंट्रूडर देखा। फार्म पर सभी पहले से जानते थे कि वेजिटेबल पैच के ओनर्स हैं और वो हमेशा अग्रेसिव रिएक्ट करते हैं। अब उनके नंबर्स बढ़कर 5 हो गए थे और वो नए आए हुए आगंतुकों को सामना करते हुए और भी इंप्रेसिव दिख रहे थे। वहीं बीच में डीमन रेल में रियाक और बाकी लोग सेफली पहुंच गए। जायंट बर्ड ब्लू खुशी से अपने विंग स्ट्रेच कर रहा था, फेमिलियर एनवायरनमेंट एंजॉय कर रहा था, जबकि रियाक ने उसे ब्रेक लेने को कहा। साथ में सज्जून, मैनेजर किम और एल्केमिस्ट थे, जो फाइनली घर लौटने पर रिलीफ थे। मैनेजर किम चारों तरफ देख रहे थे और शॉक में थे कि रियाक ने ऐसे जगह में पूरा घर कैसे बना लिया। वो डिसबिलीफ में मटर कर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या ऐसे घर कह सकते हैं, क्योंकि डीमन रेल में कंस्ट्रक्ट किया गया घर प्रैक्टिकली प्राइसलेस था। उन्होंने स्ट्रक्चर एग्जामिन किया, रूम्स, फ्रंट डोर और विंडोज ढूंढी, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि रियाक ने ये कैसे अचीव किया। रियाक का फोकस कहीं और था। उसने किम नारी को अकेले ट्री के पास खड़ा देखा। समझते हुए कि उसने अभी तक अपने फ्रेंड से मेकअप नहीं किया, उसने इमीडिएटली मैनेजर किम और सज्जून को कहा कि अभी मूव मत करो और वहीं रुको। उन्होंने बिना सवाल किए अग्री किया। रियाक किम नारी के पास गया और उसे स्केलेटल मास्क ऑफर किया। उसने पहले हेजिटेट किया, सोच करके सब कुछ सही से हैंडल हुआ या नहीं, लेकिन रियाक ने अश्योर किया कि सब परफेक्ट हुआ है। जिया ने ऐड किया कि वो रियाक के लिए भी एक और स्केलेटल मास्क बनाने वाली है। रियाक रिप्लाई देने वाला था कि उसने देखा ग्रास चिमेराज और मैंड्रास एक दूसरे को घूर रहे हैं। जिया ने बताया कि सैपलिंग चिमरा की नजर वेजिटेबल पैच पर थी। अब दोनों साइड्स पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बैल ने नोटिस किया कि एंट जंप करने वाला था और अज्यूम किया कि उसने डेंजर सेंस किया, लेकिन जल्दी ही पता चला कि एंट एक्चुअली सैपलिंग चिमरा की मदद कर रहा था। उसके बैग से एक स्मॉल वाइन उठाकर शॉटपुट की तरह फेंक रहा था। वाइन पैच में रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ गई। सबसे छोटा मैंड्रे भी सिंक्रोनाइज्ड अटैक से स्टंट था, लेकिन मेटालिक मैंड्रा तुरंत रिटेलिएट कर गया। थॉर्न वाइन को असाइड स्वाट कर दिया और एंट को गुस्सा दिला दिया। और बस आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगला पार्ट देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो नेक्स्ट पार्ट और बताओ कि तुम चाहते हो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करें, और ये भी बताओ कि अगला कौन सा मनहवा या वेबटून तुम चाहते हो हम कवर करें। हम हर कमेंट पढ़ते हैं। अगर तुम्हें स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें ऐसे ही एपिक मनहवा रिकैप्स मिलते रहें। तुम्हारा फीडबैक तय करता है कि हम आगे क्या बनाएं, तो खुलकर बताओ। ये तुम्हारा चैनल है, तुम्हारी मनहवा की दुनिया, हम तो बस उसे जिंदा करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगली बार तक के लिए गुड बाय।